पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लेन कैप्टन एडविना को ढूंढते हुए गोल्डन ड्रीम जहाज पर पहुंचा। उसको पता चला कि एडविना एक मैजिकल बुक के अंदर फंस गई है, तो उसको रेस्क्यू करने क्लेन ने डैनिट्स और एंडरसन के साथ उस बुक की बर्फीली दुनिया में एंट्री मारी। वहां उनकी मुलाकात स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर्स जैसे एक जाइंट और एल्फ से हुई, और अब सब मिलकर स्टोरी के फाइनल बॉस एक डेंजरस फ्रॉस्ट ड्रैगन का सामना कर रहे हैं। तो वेलकम बैक गाइज, न्यू वीडियो आ चुकी है। और ये जो वीडियो है ना, ये 2 आवर 26 मिनट की कुछ तो है। बाकी थोड़ा बहुत और वॉइस ओवर रिकैप और जो एंड सॉन्ग होता है वो ऐड करके कुछ बढ़ जाएगी। तो या ये ऐसा कुछ होगा। तो जैसे कि तुम मुझे जानते हो, मैंने कहा था कि लास्ट सेकंड जो वीडियो आएगी वो 16 चैप्टर कवर करेगी, और जो एंड वीडियो आएगी वो मैं फुल अपलोड करूंगा। लेकिन थोड़ा इश्यू हो गया, मतलब नहीं हो पाया, मतलब ऐसे हो नहीं सकता था। तो मैं अपलोड तो कर सकता था, लेकिन संडे को वो फुल अपलोड नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे डिवाइड किया। और संडे को जो है जो कि आज है, उस पे 2 आवर की वीडियो आएगी। और जो बाकी बचा हुआ 2 आवर का कंटेंट है, मतलब 2 आवर मतलब 2 आवर यानी 22 चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर। तो या वो मैं मंडे को फुल वीडियो के साथ अपलोड करूंगा। और जो बच्चे, मतलब मैंने जैसे कि तुम जानते हो कि सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी नहीं डाला है अभी, वो डायरेक्ट पूरी वॉल्यूम के इसमें ही है। और सीजन 3 का भी ऐसा ही है। तो मैं जो छुट्टी लूंगा ना एग्जाम की, मतलब अभी मैं इसके बाद है ना, ये फुल वीडियो आएगी, उसके बाद आई थिंक 1-2 वीक की छुट्टी लूंगा। तो मैं उसमें अगर हो सका तो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा संडे तक। तो मैं इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा पोस्ट के जरिए। और अगर नहीं हो सका तो फिर मैं, मतलब वो तो मैं करूंगा ही। तो जो नहीं होगा ना, मतलब जो बचे हैं ना वीडियो जो मैंने अपलोड नहीं किए, वो मैं वो बीच में अपलोड कर दूंगा। और कुछ लोगों को बता नहीं कि वो जो एंड में सॉन्ग आता है ना, वो मैंने खुद बनाया है, उसका नाम विस्पर्स इन द फॉग है। तो या वो भी मैं सेपरेटली अपलोड करूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कुछ उसमें चेंजेस करने दे। तो वो जैसे ही हो जाएंगे मैं उसे अपलोड करूंगा, फिर उसकी टेंशन मत लो। बाकी अभी या इतनी मेन चीज कहनी थी। और सपोर्ट के लिए थैंक यू। अभी मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शंकर ZJ3XU भाई को दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड दिल से शाउट आउट, क्योंकि भाई ने अभी तक बहुत बार सुपर थैंक दिया है और सपोर्ट बना रहा है। और @रवि कुमार RY1CP भाई को भी दिल से थैंक यू और बिग शाउट आउट टू हिम टू। ये रवि कुमार भाई ने भी बहुत बार सपोर्ट दिखाया और सुपर थैंक्स दिया है। और @आकाश सिंह 77B60 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक एंड बिग शाउट आउट टू हिम टू। और @तेजस अग्रवाल 2 भाई को भी दिल से थैंक यू, क्योंकि भाई ने ना 500 रुपीज का सुपर थैंक्स किया है। तो या दिल से थैंक यू एंड बिग शाउट आउट टू हिम टू। और नेक्स्ट @MD रेहान K9R4G भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड बिग शाउट आउट टू हिम टू। और ये नाम थोड़ा कुछ ज्यादा ही लंबा और अलग है, तो अगर इसमें कुछ चुक जाएगा तो मुझे माफ कर देना। @तम खे आयता खेलम्ब आम 6617 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड बिग शाउट आउट टू हिम टू। और @सत्यम कश्यप 3279 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड बिग शाउट आउट टू हिम टू। तो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। और या आई थिंक मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं, और ऑफकोर्स उनका भी नाम लेना बनता है, तो मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। टीरियस नाइप या MyGDYNX भाई, गेमिंग FF जिन्होंने सीक्वेंस 9 दिया है, और नॉन ग्रेजुएट जिन्होंने भी सीक्वेंस 9 दिया है, और तम्फेल तखेलाबाम भाई जिन्होंने अभी सुपर थैंक्स दिया था, उन्होंने भी सीक्वेंस 9 लिया है। और या इतने लोगों ने मेंबरशिप लिया है। तो या अभी देखो, मुझे एक और चीज कहनी थी कि जिन्होंने मेंबरशिप लिया ना, उनके अभी 2 आवर की वीडियो जो आ जाएगी, और शाम तक है ना जो फुल वीडियो आएगी, शाम तक मतलब फुल वीडियो आ जाएगी। तो मेंबर्स के लिए मैं ये कर दूंगा, क्या कहते हैं उसे, अवेलेबल। तो मेंबर्स जो है ना उनको शाम तक आ जाएगी, और जो नई मेंबर्स है, मतलब जो सब्सक्राइबर्स है, उनको सुबह तक आ जाएगी। क्योंकि एल्गोरिथम को थोड़ा मैं ये देता हूँ, टाइम देता हूँ। तो आई थिंक रात से है ना, मतलब या नाइट से सुबह तक का टाइम इनफ हो जाता है एल्गोरिथम को समझने के लिए वीडियो किस बारे में। तो इसलिए मैं ना डायरेक्ट अपलोड नहीं करता, मतलब डायरेक्ट पब्लिक नहीं करता। तो उतने टाइम में हो जाएगा, और तब तक मेंबर्स का भी देख के हो जाएगा। तो या इतना ही कहना था। बाकी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सब कहना इम्पॉसिबल होता है। तो आई थिंक 5 मिनट और 5.5 मिनट का वॉइस ओवर हो चुका है। तो या एंजॉय द वीडियो। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 701 में आपका स्वागत है, और इस चैप्टर का नाम है जायंट्स नेवर रिट्रीट। और कसम से ये नाम इस चैप्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है।
कहानी शुरू होती है एकदम फुल ब्लास्ट एक्शन के साथ। फ्रॉस्ट ड्रैगन, किंग ऑफ द नॉर्थ यूलिसन, पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका है। वो एक जोरदार हमला करता है लेकिन निशाना चूक जाता है और जमीन पर एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। और इस पूरे केओस के बीच अपना क्लेन भाई अभी भी इनविजिबल होकर ड्रैगन के पैरों के पास ही चिपका हुआ है, बिल्कुल उसकी परछाई की तरह। सोचो, ड्रैगन को यह अंदाजा तक नहीं है कि उसकी मौत बस उससे 5 मीटर की दूरी पर उसका अगला मूव प्लान कर रही है। यहीं से सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि यूलिसन पलटकर अपनी मोटी ओवल पूंछ हमला करता है। उसका टारगेट थे सियाटास और मोबेट जो पास में ही खड़े थे। एक जोरदार हूश की आवाज आती है और मोबेट तो किसी तरह बचकर दूर जाता है, लेकिन सियाटास उतनी लकी नहीं थी। हालांकि हवा की पावर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, फिर भी वो जोरदार झटका उसे साइड में जाकर लगता है। उसकी बॉडी पर जो इल्यूजनरी स्केल्स का प्रोटेक्शन था वो चकनाचूर हो जाता है और उसकी पसलियां टूट जाती हैं। अगर सियाटास की जगह मोबेट या एंडरसन होते तो वो एक ही झटके में मारे जाते, लेकिन थैंकफुली स्टॉर्म पाथवे की पावर्स ने उसे बचा लिया। वो बस बुरी तरह घायल हुई थी। अब देखो, ड्रैगन एक के बाद एक सबको रास्ते से हटा रहा था। उसने घूमकर स्नोमैन की तरफ देखा और अपने मुंह से एक लाइट ब्लू बीम छोड़ी। वो बीम स्नोमैन को लगती है और वो पलक झपकते ही एक बर्फ के स्कल्पचर में बदल जाता है। एडविना और बाकी लोग ड्रैगन की विशाल बॉडी की वजह से कुछ कर ही नहीं पाते, वो बहुत दूर थे। तो सिचुएशन ये थी कि ड्रैगन खुद भी बुरी तरह से घायल था। उसके कंधे पर एक बहुत गहरा घाव था, उसका एक पंजा लगभग बेकार हो चुका था, लेकिन उसने अपने 3 दुश्मनों को बुरी तरह घायल के गेम को अपनी मोड़ लिया था। और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन जायंट ग्रोसेल भी बुरी तरह घायल था, तो वो अब खुलकर हमला कर सकता था। ये सीन देखकर एडविना की नीली आंखें गुस्से से काली हो जाती हैं। वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करती है। वो अपनी मुट्ठी भींचती है और यूलिसन दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। एडविना का प्लान एकदम क्लियर था। वो किसी भी तरह क्लेन के लिए टाइम खरीदना चाहती थी। उसे यकीन था कि क्लेन कोई बड़ा मूव प्लान कर रहा है। लेकिन जैसे ही एडविना अपना अगला हमला करने वाली थी, एक ऐसा सीन होता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता। वो जायंट ग्रोसेल जो खुद मौत के दरवाजे पर खड़ा था, जिसकी छाती अंदर धंस चुकी थी और हाथ में जो तलवार थी वो टूटने वाली थी, वो अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाकर ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है। वो अपनी जिंदगी को जलाकर रोशनी और गर्मी पैदा कर रहा था और उसके मुंह से एक दहाड़ निकलती है। जायंट्स कभी पीछे नहीं हटते। भाई साहब, ये सीन एपिक था। ये असली हीरोइज्म था, जब आपको पता हो कि आप मरने वाले हो लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों के लिए लड़ते हो। ग्रोसेल अकेले ही ड्रैगन के हमलों को रोकने लगता है और उसकी वजह से बाकी सबको मौका मिल जाता है। पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है। ये होता है परफेक्ट टीम वर्क। फ्रूनजियार चिल्लाता है, इम्प्रिजन, और ड्रैगन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ही ड्रैगन उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करता, एडविना फिर से उसके इमोशंस को ट्रिगर करके उसे दर्द में डाल दे, जिससे वो बंधन बना रहता। इस बीच एंडरसन जलते हुए भाले और फायरबॉल्स की बारिश कर रहा था और मोबेट ड्रैगन के थॉट्स और पावर्स को चुराकर उसके हमलों को रोक रहा था। ड्रैगन ने उड़कर भागने की भी कोशिश की, लेकिन फ्रूनजियार ने उस पर फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन भी है, जिससे वो उड़ नहीं पाया। और इस पूरी लड़ाई के दौरान क्लेन जो ड्रैगन के पैरों के पास था, वो लगातार उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा था। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि किंग ऑफ द नॉर्थ की स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। क्लेन को पूरा फोकस लगाना पड़ रहा था। लड़ाई चलती रहती है और तभी एक जोरदार आवाज आती है। ग्रोसेल की तलवार आखिर ड्रैगन के हमले से पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। तलवार के टुकड़े ग्रोसेल के सिर और छाती में घुस जाते हैं और पास में खड़े के फ्रूनजियार को भी चोट लगती है, लेकिन ग्रोसेल हार नहीं मानता। वो एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है। जायंट्स कभी पीछे नहीं हटते। उसके शरीर से डॉन की रोशनी निकलती है और उसके हाथ में प्योर लाइट से बनी एक नई तलवार आ जाती है। वो अपने चेहरे से बहते खून ड्रैगन का एक और हमला रोकता है और बस इसी पल का क्लेन को इंतजार था। उसे फाइनली ड्रैगन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर शुरुआती कंट्रोल मिल जाता है। 3 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, 1 सेकंड, ड्रैगन की बॉडी अचानक जम जाती है, जैसे उसके सारे जॉइंट्स पर जंग लग गया हो। ड्रैगन को खतरे का एहसास होता है और वो क्लेन को कुचलने के लिए नीचे बैठने की कोशिश करता है। वो जानता था कि खतरा उसके नीचे ही है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, मोबेट उसकी सोच को चुरा लेता है और ड्रैगन ये भूल जाता है कि वो क्या करने वाला था और अजीब तरह से बर्फ पर बैठ जाता है। क्लेन को मौका मिल जाता है। वो ड्रैगन के पीछे की तरफ जाता है और अब वो एक बहुत बड़े को कंट्रोल करने की तैयारी करता है। यूलिसन को जब तक याद आता कि उसे क्या करना था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लेन का कंट्रोल मजबूत हो चुका था, लेकिन ड्रैगन अपनी आखिरी और से खतरनाक पावर से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। एक ऐसी पावर जो पूरे एरिया को जमाकर एक बर्फीले नर्क में बदल सकती थी। अगर ये हमला हो जाता तो क्लेन और उसकी टीम का बचना नामुमकिन था। पर एडविना की नजरें बहुत तेज थीं। उसने खतरे को भांप लिया और तुरंत ड्रैगन के इमोशंस को एक्सप्लोड कर दिया। ड्रैगन का हमला बेकाबू होकर बिखर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। अब टीम के पास आखिरी मौका। सियाटा, जो अब तक थोड़ी रिकवर हो चुकी थी, दर्द को सहते हुए अपना धनुष उठाती है। वो 2 सिल्वर लाइटनिंग बोल्स को मिलाकर एक भयानक तीर बनाती है और ड्रैगन के सीने में मार देती है, जिससे एक बहुत बड़ा घाव हो जाता सन।
और फिर एंडरसन, जो अब तक का सबसे डेयरिंग मूव लेता है, वो खुद एक जलती हुई रोशनी में बदल जाता और सीधा उस घाव के अंदर घुस जाता है। ड्रैगन के पेट पर अंदर से काले निशान उभरने लगते हैं और वो दर्द से छटपटाने लगता है। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रुंजियार चिल्लाता है, यहाँ उड़ना मना है। किंग ऑफ नॉर्थ एक बार फिर जमीन पर गिरता है और इस बार उसका पेट फट जाता है और उसके अंदर के ऑर्गन्स झरने की तरह बाहर बहने लगते हैं। क्लेन को समझ आ गया था कि इस ड्रैगन को मैरियोनेट बनाने में 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे और उतना टाइम उनके पास नहीं था, इसलिए वो टीम को हमले जारी रखने देता है। आखिर में फ्रुंजियार अपनी पूरी ताकत लगाकर पुराने हर्मीज भाषा में एक शब्द बोलता है, डेथ। यूलिसन की विशाल बॉडी कांपती है और एक बर्फीले पहाड़ की तरह जमीन पर ढह जाती है। उसकी बॉडी से रोशनी निकलती है और वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसकी जगह पर बर्फ से ढका हुआ एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है, बाहर निकलने का रास्ता। सब लोग समझ जाते हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी थी। ग्रोसेल, वो बहादुर जायंट, जोर से हंसता है और फिर उसकी आवाज धीमी होती जाती है। उसका 4 मीटर लंबा शरीर आगे की तरफ गिरता है, उसके चारों ओर की रोशनी गायब हो जाती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। सियाटास और बाकी सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्रोसेल धीरे धीरे अपने चारों ओर देखता है, अपनी मुट्ठी भींचता है और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहता है, हम जीत गए। जायंट्स कभी पीछे नहीं हटते, और ये कहते ही उसका सिर नीचे लटक जाता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। एक हीरो ने अपनी टीम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और उसकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ग्रोसेल। सबसे पहले फ्रंजियार, जो जायंट के सबसे करीब था, वो उसकी तरफ भागा और उसने ग्रोसेल को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे लगा जैसे वो कोई कंफ्यूजिंग सपना देख रहा हो। दूसरी तरफ सिटास मोबिट की बाहों से निकलकर भागी। अपने पूरे शरीर के दर्द को इग्नोर करते हुए वो हवा की मदद से ग्रोसेल के पास पहुंची। वो नीचे झुकी और ध्यान से उसे देखने लगी। फिर उसने जायंट को हिलाया और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, उठो उठो, हमारे जाने का टाइम हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मोबेट साइड में खड़ा देख रहा था कि कैसे जायंट की बॉडी कांप रही थी और फिर थर्ड की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। ये सीन देखकर सब शॉक में थे। मतलब इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद ऐसा कुछ होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी मोमेटसन और एडविना स्नोमैन के पास भागे, जो फ्रॉस्ट ड्रैगन की वजह से जम गया था। एक ने फ्लेम्स का यूज किया, दूसरे ने होली लाइट की पावर से उसे जल्दी से डिफ्रॉस्ट किया। क्लेन के पास में ही था, वो सीधा ग्रोसेल के पास पहुंच गया और यहां पर क्लेन की जो स्पेशल एबिलिटी है ना, स्पिरिट बॉडी थ्रेट्स वाली, उससे उसे तुरंत पता चल गया कि जायंट की मौत हो चुकी है। उसकी सिर्फ आत्मा बची थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे बिखर रही थी। इसका मतलब था कि क्लेन की डैमेज ट्रांसफर वाली पावर भी अब किसी काम की नहीं थी। सच तो यह है कि जिस मोमेंट ग्रोसेल ने सुबह की रोशनी को जगाकर फ्रॉस्ट ड्रैगन से दूसरी बार लड़ाई शुरू की थी, वो शायद तभी मौत के लिए तैयार हो गया था। ये सोचकर क्लेन एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, क्योंकि ग्रोसेल एक बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त बन गया था। मोबेट ने क्लेन की तरफ देखा और एक उदास स्माइल के साथ बोला, सच कहूं तो मैंने ज्यादा जायंट्स नहीं देखे हैं। उनके बारे में जो भी सुना था वो बुक्स, टीचर्स और पेरेंट्स से ही सुना था। वो आगे कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि ये रेस बहुत क्रूर, वायलेंट और बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर्स की तरह होती है, लेकिन ग्रोसेल वैसा बिल्कुल नहीं था। वो ईमानदार और हमेशा पॉजिटिव रहने वाला था। भले ही वो थोड़ा बेवकूफ लगता हो, लेकिन उसे किसी से भी ज्यादा पता था कि क्या सही और क्या गलत। मोबेट फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताता है जो ग्रोसेल ने उसे बताई थी। ग्रोसेल ने मुझे बताया था कि वो पुराने जमाने के जायंट्स में से नहीं है, वो तो सेकंड या थर्ड जनरेशन का भी नहीं है। उसने बताया कि जो क्रूर और वायलेंट जायंट्स थे, उनमें भी बच्चे पैदा करने की एबिलिटी थी और उनकी आने वाली जनरेशन्स में टाइम टाइम पर कुछ समझदार जायंट्स पैदा होते थे और फिर ये समझदार जायंट्स आगे अपनी जनरेशन बढ़ते थे ताकि पूरी जायंट रेस मॉन्स्टर्स होने के टैग से बाहर निकल सके। ये बोलने के बाद मोबेट हंसा और बोला, हे मुझे नहीं पता कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके होने से ये पॉसिबिलिटी तो प्रूव हो गई है। ये कहते कहते मोबेट अचानक चुप हो गया, जैसे वो अपनी यादों में खो गया हो। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सीन बहुत पावरफुल था। ये दिखाता है कि किसी भी रेस के बारे में पहले से बनी बनाई सोच कितनी गलत हो सकती है। ग्रोसेल का कैरेक्टर स्टीरियोटाइप को तोड़ता है। इतने में एडविना और एंडरसन स्नोमैन को लेकर वहां आ गए, जिसकी बॉडी अभी भी थोड़ी अकड़ी हुई थी। स्नोमैन लड़खड़ाते हुए ग्रोसेल के पास पहुंचा। उसने जायंट की बंद आंख को देखा, अपनी छाती पर क्रॉस का साइन बनाया और अपनी आंखें आधी बंद करके धीरे धीरे प्रेयर करने लगा। फादर ऑफ ऑल थिंग्स, यहाँ एक ईमानदार और प्योर आत्मा है, उसे अपने किंगडम में आने दे और उसे हमेशा के लिए शांति दें। सिटास कुछ कहना चाहती थी, शायद ये कि ग्रोसेल तो जाएंगे और मीर को मानता था, लेकिन वो चुप रही। उसने स्नोमैन को शांति से प्रेयर पूरी करने दी। थोड़ी देर बाद सिटास ने चारों ओर देखकर कहा, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पता नहीं ये दरवाजा कितनी देर तक खुला रहेगा। उसका टोन थोड़ा गुस्से वाला था, क्योंकि वो दुख और दर्द में थी। उसने नीचे ग्रोसेल की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, हम ग्रोसेल की आत्मा को इस नकली दुनिया में बिखरने नहीं दे सकते। हमें उसे अपने साथ असली दुनिया में वापस ले जाना होगा, ठीक है? मोबेट तुरंत मान गया।
और क्लेन और बाकी लोगों ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एडविना ने बर्फ की गुफा की तरफ मुंह करके चिल्लाया, डेनिट्स अब तुम बाहर आ सकते हो। तभी सिएटास को कुछ याद आया। उसकी आंखें घूमी और उसने क्लेन से पूछा, तुम्हारे पास पेन और पेपर है? क्लेन ने तुरंत अपना फाउंटेन पेन और नोट्स निकाले। ये एक सीयर होने की प्रोफेशनल आदत थी। सिएटास ने पेन और पेपर लिया और उस पर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगी। वो तब भी नहीं रुकी जो डेनिट्स गुफा से बाहर भाग कर आया। डेनिट्स भी चुप था, उसका मूड भी खराब था। इस बुक वर्ल्ड से निकलने की कोई खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। फाइनली सिएटास ने लिखना बंद किया और पेपर पेन क्लेन को वापस दे दिए। तुम्हारा फॉर्मूला। क्लेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने मन में सोचा, ट्रेड तो बाहर जाने के बाद पूरा होना था ना। उसने पेन और ओशन सॉन्गस्टर पोशन का फॉर्मूला ले लिया। जैसे सिएटास ने उसकी कंफ्यूजन को सम लिया हो, उसने ग्रोसेल की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, अब हम साथी हैं। ओह, तो इस वजह से उसने फॉर्मूला अभी दे दिया। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था दोस्तों। मतलब उस दुनिया में मौत के मुंह से साथ निकलने के बाद वो अब सिर्फ एक बिजनेस डील वाले लोग नहीं, बल्कि सच्चे साथी बन चुके थे। क्लेन ने एटम स्टोर सिर हिलाया। मैं तुम्हें वाइन कप बाहर निकलने के बाद दे दूंगा। सिएटास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मोबेट को इशारा किया, ग्रोसेल को साथ ले चलो। मोबेट ने अपनी बॉडी को देखा जो बहुत मस्कुलर नहीं थी, और अपने लेदर बूट्स को देखकर एक बेबसी स्माइल दी। वो ग्रोसेल की जांग के पास गया। फ्रंजियार भी चुपचाप आया और जाइंट के बाएं कंधे को पकड़ने के लिए झुक गया। एंडरसन ने चारों ओर देखा और बोला, तुम सब या तो घायल हो या कमजोर हो, ये काम मुझे करने दो। और उसने ग्रोसेल का दूसरा कंधा उठा लिया। क्लेन जैसे ही दूसरी जांग उठाने में मदद करने वाला था, डेनिट्स फुर्ती से आगे आया और वो जगह ले ली। ये देखकर क्लेन रुक गया और चुपचाप उन लोगों को ग्रोसेल को उठाकर उस बर्फीले दरवाजे की तरफ जाते हुए देखने लगा। क्लेन बिना लड़खड़ती हुई सिएटास और स्नोमैन चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे, जब तक वो उस एग्जिट पर नहीं पहुंच गए जो किंग ऑफ द नॉर्थ यूलिसन की लाश से बना था। तभी क्लेन ने नोटिस किया कि किंग ऑफ द नॉर्थ का जो लाइट ब्लू खून जमीन पर फैला था वो गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये देखकर क्लेन समझ गया कि उसमें एक बनाया गया मॉन्स्टर था जो लगभग असली जैसा था। क्लेन सबसे पीछे चल रहा था। उसने देखा कि एडविना ने आगे बढ़कर दरवाजे पर अपने हाथ रखे। फिर वाइस एडमिरल आइसबर्न अपनी ताकत लगाई और उस बर्फीले दरवाजे को धकेल दिया। और फिर जो हुआ वो एकदम मैजिकल था। सब कुछ धीरे धीरे धुंधला और ट्रांसपेरेंट होने लगा। उनकी आंखों के सामने अचानक ब्राउन येलो कलर की बुक शेल्व्स दिखने लगी, साथ में ऑरेंज येलो सूरज जो अभी अभी डूबा था, और एक डेस्क जिस पर फाउंटेन पेन, इंक की बोत और पेपर रखे थे। ये वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना का केबिन था। लोग वापस आ गए थे। क्लेन ने फौरन टेबल के बीच में देखा। वहां एक बुक रखी थी जिसके पेज पीले भूरे बकरी के चमड़े के थे। अनदेखी हवा से बुक का आखिरी पेज खुला और उन सब ने एपिलॉग देखा। उसमें लिखा था, क्रेजी एडवेंचरर और सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर की मदद से ग्रोसेल ने अपना वादा पूरा। उसने अपने टीममेट्स के साथ किंग ऑफ द नॉर्थ को मार डाला, लेकिन वो खुद हमेशा के लिए नेशन ऑफ फ्रॉस्ट में सो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असली शॉकर तो आने वाला था। मोबेट ने ग्रोसेल की जांग को छोड़ा और सिएटास से पूछा, इस बुक ने तो हमारी एंडिंग बताई ही नहीं। सिएटास, तुम आगे कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? सिएटास की आंखें कुछ सेकंड के लिए खोई खोई सी लगी। फिर उसने मजबूती से कहा, मैं अपनी रेस को ढूंढूंगी। और जैसे ही उसने ये कहा, एक भयानक चीज होने लगी। उसने देखा कि मोबेट के भूरे बाल तेजी सफेद हो रहे हैं। उसके स्मूथ चेहरे पर साफ साफ झुर्रियां दिखने लगी थीं। सिर्फ एक सेकंड में मोबेट बूढ़ा होकर मरने की कगार पर पहुंच गया था। सिएटास का दिल बैठ गया। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने वाली थी, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में भी जान नहीं बची है। थड की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर गई और उसने देखा कि उसके हाथों पर बूढ़े लोगों जैसे धब्बे पड़ गए हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर रेंगते हुए मोबेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। मोबेट भी जमीन पर गिर चुका था और उसकी तरफ रेंग रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सिएटास ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उस झुर्रियों वाले पतले हाथ को पकड़ लिया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक दूसरे की परछाई थी। उनके होठों पर एक साथ मुस्कान आई और फिर कमजोरी से ढीली पड़ गई। उनकी पलकें झुकी और रोशनी हमेशा के लिए बंद हो गई। क्लेन, एडविना, एंडरसन और डेनिट्स, वो सब इतना तेजी से हुआ कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वो बेबसी से देखते रहे कि कैसे ग्रोसेल की लाश तेजी से सड़ने लगी। उसका मांस और खून भाप बन गया और सिर्फ उसका कंकाल और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बची। और मोबेट, सिएटास, स्नोमैन और फ्रंजियार के साथ हुई। वो सेकंड्स में बूढ़े हुए। उनकी आखिरी सांस निकली और उनकी बॉडी भी ग्रोसेल की तरह ही गायब हो गई। सब खत्म हो गया था। एडविना ने धीरे से कहा, इंसान इस बुक में सबसे कम समय के लिए रहा था, वो भी वह 165 साल से था। उसने उन हड्डियों की तरफ देखा जो समंदर और सूरज की तरफ मुंह करके बैठी थीं। वो डिसिप्लिनरी पैलाडिन फ्रंजियार था। वो एक कुर्सी पर बैठकर वेस्ट की तरफ देख रहा था जहां बैकलैंड था। स्नोमैन पास में ही प्रार्थना करने की मुद्रा में बैठा था और उसकी लाश उसी पोज में रह गई थी। और तब क्लेन को झटका लगा। उसे रिला, सही बात है, वो लोग उस बुक वर्ल्ड में सदियों या हजारों सालों से जी रहे थे। बाहरी दुनिया के नियमों के हिसाब से नॉन डेमिगॉड होने के नाते उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। क्लेन ने सोचा, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई? मैं इस पॉइंट को लेकर सावधान क्यों नहीं था? उसे लगा कि शायद उस बुक का कोई साइकोलॉजिकल असर था
जिसने उन्हें ये बात भुला दी थी। उसने फिर से उस बकरी के चमड़े वाली बुक को देखा। उसे यकीन हो गया कि इस किताब में और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये सीन वाकई में बहुत ट्रेजिक और शॉकिंग था। उनकी आज़ादी ही उनकी मौत बन गई। एंडरसन ने मोबेट की लाश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह बंदा काफी इंटरेस्टिंग था, ऐसे ही मर गया। उसका ये रिएक्शन थोड़ा अजीब था, लेकिन एंडर्स का कैरेक्टर ही ऐसा है। उस मोमेंट पर सभी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे कंडेंस हो चुकी थीं, लेकिन फ्रंजियार की बॉडी से ऐसा कुछ नहीं निकला। एडविना ने कुछ देर देखा और धीरे से कहा, उसने जो पोशन पिया था वो नकली था और जो ताकत उसे वो भी नकली थी, बिल्कुल उस फ्रॉस्ट ड्रैगन की तरह। तो इसका मतलब फ्रंजियार की पावर उस बुक वर्ल्ड में ही बनी थी और वहीं खत्म हो गई। अगले 10 मिनट तक गोल्डन ड्रीम के कैप्टन केबिन में कोई कुछ नहीं बोला, जब तक कि 4 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से बन नहीं गईं। उनमें से एक मुट्ठी के साइज का दिल जैसा था, जिसमें छेद थे और सुबह रोशनी की तरह चमक रहा था। दूसरा एक जेलीफिश जैसा था, जिसके अंदर नीला समंदर भरा हुआ था और उसमें तूफान और बिजली चमक रही थी। तीसरा एक प्योर चमकदार क्रिस्टल जिससे पवित्रता की फीलिंग आ रही थी। और आखिरी एक बच्चे की हथेली जैसा था जो माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल रहा था। आखिर एंडरसन ने चुप्पी तोड़ी। हम बस ऐसे देखते नहीं रह सकते। कुछ लोग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को बांट लेते हैं। जैसे ही एडविन आंखों में गुस्सा चमकने वाला था, उस हंटर ने कंधे उचकाए और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, मुझे यकीन है कि उनकी भी यही इच्छा होती, क्योंकि हम सब साथी थे जो एक साथ लड़े थे। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, बहुत ही भारी और इमोशनल नोट पर। तो भाई चैप्टर 703 शुरू होता है एक बहुत ही हैवी सीन के साथ। बैटल तो खत्म हो चुकी थी, फ्रॉस्ट ड्रैगन मार दिया गया था, लेकिन केबिन के अंदर 5 बॉडीज पड़ी हुई थीं। सियाटास, मोबेट, फ्रुंजियार, स्नोमैन और ग्रोसेल, ये सब लोग जिन्होंने इतना बड़ा खतरा फेस किया, अब जिंदा नहीं थे। सिचुएशन बहुत सीरियस और इमोशनल थी। तभी एंडरसन हमेशा थोड़ा लाइट मूड में रहता है, उनकी लास्ट विशेष के बारे में बात करना शुरू करता है। वो कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसका प्लान ये था कि सियाटास, जो एक एल्फ थी, उसे सोनिया आइलैंड के पास एल्फ के खंडरों में दफनाया जाए, और मोबेट, जो उसके साथ रहना चाहता था, उसे भी वहीं। फ्रुंजियार बैकलैंड वापस जाना चाहता था, तो उसकी एशेज को एक बॉक्स में डालकर बैकलैंड ले जाया जाए। स्नोमैन का कुछ क्लियर नहीं था, तो उसे ग्रोसेल के साथ दफनाने का प्लान बना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ग्रोसेल की। उसकी आखिरी इच्छा थी जायंट किंग्स कोर्ट वापस जाने की। अब सोचो, जायंट किंग्स कोर्ट तो सिर्फ मिथ्स और लेजेंड्स में एग्जिस्ट करता है। रियल वर्ल्ड में उसे ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मेरे दिमाग में तो यही आया कि अब क्या करेंगे। और ऐसी ही इम्पॉसिबल सिचुएशन में एंट्री होती है हमारे हीरो गेहरमन स्पैरो की। क्लेन आगे आता है और कहता है, ग्रोसेल, स्नोमैन और फ्रुंजियार की एशेज मुझे दे दो। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन हमें तो पता है भाई कि क्लेन के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसके पास टैरो क्लब है और उसमें है लिटिल सन यानी डेरिक, जो सिटी ऑफ सिल्वर से हैं, और सिटी ऑफ सिल्वर का मिशन ही है जायंट किंग्स कोर्ट को ढूंढना। देखा कैसे क्लेन ने फ्यूचर के डॉट्स कनेक्ट कर दिए। और बैकलैंड तो उसे वैसे भी जाना ही था, मतलब एक तीर से 2 निशाने। इसके बाद बारी आती है लूट, एके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करने की। एंडरसन कहता है कि ये उनकी लेगेसी है, हम सब एक एक रख लेते हैं। और यहाँ पर भी क्लेन का स्ट्रेटेजिक माइंड देखने को मिलता है। वो सियाटास का कैरेक्टरिस्टिक उठाता है। क्योंकि वो ओशन सॉन्गस्टर का मेन इंग्रेडिएंट था, और ये उसने द हैंग्ड मैन यानी अल्जेर को प्रॉमिस किया था। देखो अपने क्लब मेंबर्स का कितना ध्यान रखता है। एडविना स्नोमैन का कैरेक्टरिस्टिक ले लेती है, जो प्रीस्ट ऑफ लाइट का था। एंडरसन अपने अजीब टेस्ट के हिसाब से एक छोटे हाथ जैसा कैरेक्टरिस्टिक उठाता है, जोक करते हुए कि इससे मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो मुझसे बात करेगी, ताकि मैं अकेला फील ना करूं। मतलब बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग ही लेवल का है। अब बचा था ग्रोसेल का जायंट्स हार्ट, और क्लेन ये दे देता है डेनिट्स को। डेनिस बेचारा एकदम हैरान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्लेन उसको कहता है कि उसने स्काउटिंग करके रिस्क लिया था, पर असली रीजन कुछ और था। ये एक तरह से कॉम्पेंसेशन था, क्योंकि डेनिट्स ने द फूल का नाम लिया था और गेरमन का सीक्रेट जानता था, इसलिए क्लेन उसे द फूल के फेथ में लाना चाहता था। और ये इतना पावरफुल गिफ्ट द फूल की तरफ से एक बेस्टोमेंट जैसा फील होगा। क्या दिमाग है बॉस। सीन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब एडविना क्लेन को थैंक यू कहने के लिए उसे ग्रोसेल्स ट्रेवल्स नाम की बुक दे देती हैं। और भाई ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, ये एक सुपर पावरफुल मिस्टिकल आइटम था। एडविना कहती है, अगर तुम नहीं होते तो हम सब मर जाते। क्लेन पहले मना करता है, बट एडविना इंसिस्ट करती हैं। फाइनली क्लेन बुक ले लेता है और ये प्रॉमिस करता है कि अगर उसे इसके सीक्रेट्स पता चले तो वो उसे जरूर बताएगा। इस एक बुक के पीछे इतने राज छुपे, आगे जाकर पूरी स्टोरी में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। फिर आगे के प्लान्स डिस्कस होते हैं। क्लेन बताता है कि उसे बायाम जाना है और एडविना उसे अपनी शिप द गोल्डन ड्रीम पर फ्री राइड ऑफर करती है। अब फ्री की लिफ्ट कौन ही मना करेगा। इससे क्लेन का काम और आसान हो गया। चैप्टर के एंड में एक छोटा सा फिलोसॉफिकल मोमेंट आता है। सब लोग केबिन से बाहर आते हैं। शिप का क्रू उन्हें जिंदा देखकर खुश हो जाता है। तब एंडरसन अचानक कहता है, बस होगा, जिन लोगों के साथ हम आधे घंटे पहले लड़ रहे थे वो अचानक मर गए। उसके इस सवाल पर क्लेन का जवाब बहुत डीप था। वो कहता है, इस दुनिया ऐसी अजीब मौत आम बात है। ये लाइन सुनकर सच में गूज़बम्स आ जाते हैं।
ये इस नॉवल की डार्क रियलिटी को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। और फाइनली क्लेन अकेले में अपने बाथरूम में जाकर सीधा ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच जाता है। अब टाइम था टैरो क्लब के काम को पूरा करने का। सबसे पहले वोटसन यानी डेरिक को मैसेज भेजता है कि उसका नोटरी पोशन फॉर्मूला मिल गया है और प्रीस्ट ऑफ लाइट के इंग्रेडिएंट के क्लूज भी हैं। और बेस्ट पार्ट, पेमेंट बाद में कर देना। ये क्लेन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी। उसे पता था कि फ्यूचर में सीक्वेंस 4 के लिए उसे सिटी ऑफ सिल्वर की हेल्प लगेगी, तो अभी से उन पर क्रेडिट चढ़ाना आगे काम आएगा। उसके बाद वो द हैंग्ड मैन यानी अल्जेर को इन्फॉर्म करता है कि ओशन सॉन्गस्टर का पोशन फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट दोनों उसके पास हैं और नेक्स्ट गैदरिंग में मिल जाएंगे। इमेजिन करो अल्जेर का रिएक्शन, उसकी सालों की मेहनत का फल उसे मिलने वाला था। तो इस चैप्टर ने बेसिक आगे के कई आर्क्स के लिए स्टेज सेट कर दिया। क्लेन ने नए एलाइज बनाए, एक पावरफुल आर्टिफैक्ट हासिल किया और अपने टैरो क्लब मेंबर्स को आगे बढ़ने में हेल्प की। अब बायाम में क्या नया एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा है, ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। तो भाई चैप्टर 704 की शुरुआत होती है एक अंधेरे और पुराने सेलबोट से जो समुद्र की लहरों पर हिचकोले खा रही थी। और इस बोट के अंदर खड़ा था हमारा हैंगड मैन एल्गर विल्सन। वो खिड़की के पास खड़े होकर सोच रहा था कि पासू आइलैंड पहुंचने पर उसे क्या रिपोर्ट देनी है। सिचुएशन एकदम शांत थी, लेकिन अभी अचानक से उसके सामने एंडलेस ग्रे फॉग और उसके ऊपर बैठे द फूल का मैजेस्टिक फिगर आ जाता है। ये सीन हमेशा की तरह ग्रैंड था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे एक डार्क रेड कलर की चमक दिखाई देती है और उसमें से द वर्ल्ड की एक धुंधली सी इमेज भरती है और फिर उसे द वर्ल्ड की शांत लेकिन पावरफुल आवाज सुनाई देती है। और भाई साहब, जो कुछ भी द वर्ल्ड ने कहा उसे सुनकर एल्गर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक जबरदस्त शॉक और कंफ्यूजन भी था। मतलब सोचो, उसे याद था कि पिछली टैरो क्लब गैदरिंग में द वर्ल्ड ने दसन को सिर्फ 3 दिनों के अंदर नोटरी पोशन का फॉर्मूला दिलाने का वादा किया था। उसने ओशन सॉन्गस्टर पोशन फॉर्मूला के बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर इस बंदे ने न सिर्फ 6-5 का रेयर फॉर्मूला ढूंढ निकाला, बल्कि उसका मेन इंग्रेडिएंट भी हासिल कर लिया। ये तो नेक्स्ट लेवल बात हो गई थी। एल्गर मन ही मन में बुबुदाया, आखिर इसने किया क्या? और उसके दिमाग में गहरमन स्पैरो का वो ठंडा और खतरनाक चेहरा घूमने लगा। उसे वो आदम और भी ज्यादा अनहदोमेबल मतलब समझ से परे लगने लगा था। उसके मन में ख्यालों का तूफान आ गया। क्या यही एक ब्लेस्ड होने का फायदा है? उसे याद आया कि उसे कल ही खबर मिली थी कि गहरमन स्पैरो पिछले हफ्ते नास में फ्यूचर नाम के जहाज पर चढ़ा था। अब इसके 2 मतलब थे, एक कि एडमिरल ऑफ स्टार्सी द हर्मिट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, और दूसरा ये कि द वर्ल्ड ने पिछले हफ्ते जरूर कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम किया होगा, जैसे कि ईस्टर्न फ्रंट के खतरनाक पानी में जाकर कुछ हासिल करना, और इसीलिए उसे द हर्मिट की मदद लेनी पड़ी। और क्या इसी वजह से वो एडवांस होकर सीक्वेंस 5 का पावर हाउस बन गया? ये थ्योरी एल्गर को काफी सही लगी। इससे ये एक्सप्लेन हो जाता था कि उसे कुछ ही दिनों में ओशन सॉन्गस्टर पोशन का फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट कैसे मिल गया। लेकिन फिर भी एक सवाल तो था ही, उसने आखिर किया क्या होगा? एल्गर ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने चर्च के किसी मिडिल या अपर लेवल के बंदे को ही टपका दिया हो। ये सोचते ही उसका माथा ठनका, लेकिन उसने जल्दी से अपने दिल को शांत किया और दूसरी बात पर फोकस करने लगा। और वो दूसरी बात थी पेमेंट। हाँ, फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट का मिलना उसे बहुत खुश कर रहा था। उसे लग रहा था कि टैरो क्लब ज्वाइन करना उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन भाई, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, उसे इसकी कीमत चुकानी थी। एल्गर सोचने लगा, मैं द वर्ल्ड को बदले में क्या दे सकता हूँ? और ये सोचते ही वो डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास उतनी ही वैल्यू की कोई चीज या पैसा है ही नहीं। वो बेचैनी में अपनी खिड़की के पास इधर उधर टहलने लगा। मत एक तरफ इतनी बड़ी खुशी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी टेंशन। ये सीन एल्गर के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं ग्रे फॉग के ऊपर, जहां हमारा हीरो क्लेन बैठा था। द वर्ल्ड का बिजी अवतार गायब हो चुका था और क्लेन की नजरें अब ग्रोसेल्स ट्रेवल्स नाम की बुक पर थीं, जिसे वो अपने साथ ग्रे फॉग के ऊपर ले आया था। ये बुक पीले भूरे रंग के गोटस्किन से बनी थी और ब्रॉन्ज टेबल पर चुपचाप रखी हुई थी। देखने में बिल्कुल नॉर्मल, इतनी नॉर्मल कि सिर्फ कोई हिस्ट्री का फैन ही उस पर ध्यान देता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बुक कितनी खतरनाक है। क्लेन ने एक पेन और पेपर निकाला और बहुत सावधानी से अपना पहला डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। यह स्पेक्टर पाथवे की यूनिकनेस है। अब देखो, यूनिकनेस का मतलब होता है किसी भी पाथवे की सबसे पावरफुल और इकलौती चीज। अगर ये बुक वो होती तो क्लेन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इसका मतलब होता कि वो इस बुक को ग्रे फॉग के ऊपर सील नहीं कर सकता था और अपने साथ ले जाने पर वो कभी भी बुक के अंदर खिंच सकता था। ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन थी। उसने अपनी लेफ्ट कलाई से स्पिरिट पेंडुलम खोला, खुद को शिविनेशन शुरू किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो टोपाज पेंडेंट काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में घूम रहा था, जिसका मतलब था नेगेटिव रिजल्ट। क्लेन ने राहत की सांस ली। चचलो, कम से कम ये अजीब बुक स्पेक्टर पाथवे की यूनिकनेस तो नहीं है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर ये डिवाइन करने की कोशिश की कि क्या ये बुक स्पेक्टर पाथवे के सीक्वेंस 1 या 2 से रिलेटेड कोई आइटम है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार डिविनेशन फेल हो गया। ये थोड़ा अजीब था। क्लेन ने काफी देर सोचा और फिर एक नया डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। इसकी उत्पत्ति
मतलब ये बुक आखिर आई कहाँ से? क्लेन ऐसा डिविनेशन करने की हिम्मत इसलिए कर पाया क्योंकि उसे पता था कि स्पेक्टेटर पाथवे सीक्वेंस 0 गॉड बहुत पहले ही मर चुका था और यूनिकनेस शायद ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के पास थी। इसलिए किसी असली गॉड से सीधे पंगा लेने का चांस बहुत कम था। पेन नीचे रखकर उसने पेपर बुक को हाथ में पकड़ा, कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा और डिविनेशन स्टेटमेंट को दोहराते हुए एक सपने में चला गया। सपने में ग्रे और धुंधली दुनिया टूटकर खुली। आसमान एकदम काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवाएं काले बादलों को मथ रही हों और इस अंधेरे में होराइजन पर रोशनी की एक पतली सी लकीर दिखाई दी जो धीरे धीरे बड़ी और क्लियर होती गई। और जो चीज सामने आई वो दिमाग हिला देने वाली थी। वो एक तैरता हुआ कॉन्टिनेंट था, एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट जिस पर कई शहर बस सकते थे। कॉन्टिनेंट के किनारे ग्रे व्हाइट कलर के थे और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर दर्जनों 100 मीटर ऊंचे स्टोन कॉलम्स खड़े थे, कुछ अकेले तो कुछ शानदार पुराने महलों को सहारा दे रहे थे और उन महलों और उस शहर के ऊपर उड़ रहे थे ड्रैगन्स, अलग अलग रंगों के ड्रैगन्स, ग्रे व्हाइट लाल पीले ब्रॉन्ज के बने हुए के। वो कर कुछ तो बरसी स्टोन कॉलम पर बैठकर जमीन को देखते तो कभी किसी आलीशान महल के अंदर घुसकर गायब हो जाते। उनमें से छोटा ड्रैगन भी किंग ऑफ नॉर्थ यूलिसन के साइज का था और सबसे बड़ा तो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। ये विजुअल कितना एपिक रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते। सीन तेजी से जूम हुआ और 200 मीटर से भी ऊंचा एक महल क्लेन की नजरों के सामने आ गया। उसके अंदर भी स्टोन कॉलम्स थे जो एक डोम को सपोर्ट कर रहे थे। जगह इतनी बड़ी थी कि कोई भी ड्रैगन आजादी से अंदर घूम सकता था। कैमरा और अंदर गया और जल्द ही क्लेन ने पीले भूरे गोटस्किन से बनी वही बुक देखी। उसका कवर खाली था और वो हवा में तैर रही थी। अपने आसपास की चीजों के मुकाबले वो कमाल की छोटी थी। और फिर उस बुक के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी। जैसे ही उस परछाई का सिलहूट मतलब सिर्फ आउटलाइन बनी, क्लेन के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके कानों की जगह 2 काले छेद बन गए और उसके मुंह और नाक से खून से सने सफेद पदार्थ बाहर निकलने लगे। भाई की हालत बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन तभी ग्रे फॉग के ऊपर का मिस्टीरियस स्पेस हल्का सा कांपा और उसने सब कुछ शांत कर दिया। क्लेन जल्दी से रिकवर हो गया, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि उसने दांत भींच लिए और अपना सिर पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है, हद से ज्यादा दर्द हो रहा है, उसने सोचा। ये दर्द बिल्कुल वैसा ही था जैसा इटर्नल ब्लेजिंग सन का सामना करते हुआ था। और कमाल की बात यह है कि उसने उस चीज की शक्ल तक नहीं देखी थी, ना ही कोई जानकारी हासिल की थी। क्या वो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वेल्ड था? लिटिल सन की जानकारी के हिसाब से वो सेकंड एपोक के एंड में ही मर चुका था, मतलब हजारों साल पहले। सिर्फ उसके छोड़े हुए निशान को देखने की कोशिश करने से ही क्लेन की ये हालत हो गई। अगर ग्रे फॉग की प्रोटेक्शन ना होती तो वो तो तुरंत ही मर जाता। ये निशान कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है, क्लेन ने सोचा। उसने कंपेयर किया कि इटर्नल ब्लेजिंग सन से हुआ डैमेज ज्यादा था, लेकिन एक हजारों साल पहले मर चुका था और दूसरा अभी भी जिंदा था। इससे ये सवाल उठता है कि क्या पुराने देवता आज के असली देवताओं से ज्यादा मजबूत थे? लगभग 1 मिनट तक दर्द से उबरने के बाद क्लेन ने अपनी नजर वापस ग्रोसेल्स ट्रेवल्स पर डाली। उसने टेबल के किनारे पर टैप किया और धीरे से कहा, तो इस बुक का ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वेल्ड है, एक पुराने देवता द्वारा लिखी गई किताब, एक ऐसी स्टोरी बुक जो अपने आप एंडिंग तय कर सकती है। क्लेन के दिमाग में थ्योरीज आने लगी। उसका मकसद क्या था? जब ये बुक बनी होगी तब ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन शायद ठीक ठाक होगा। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या फिर ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ने भविष्य देख लिया था और उसने ये बुक खुगन्स को वापस जिंदा करने का एक मौका देने के लिए बनाई थी? लेकिन शायद उसने एंशिएंट सन गॉड की ताकत को कम आंका और पूरी तरह से मारा गया, जिससे ये बुक हजारों सालों तक बेकार पड़ी रही और बस कैरेक्टर्स को अपने अंदर खींचकर एक कहानी चलाती रही। क्लेन के पास थ्योरीज को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। उसने फैसला किया कि फ्यूचर में वो ग्रे फॉग के ऊपर से एक स्पिरिट बॉडी के रूप में इस बुक में एंटर करेगा ताकि कोई भी खतरा होने पर वो तुरंत वापस आ सके। उसने बुक को जंक पाइल में फेंक दिया और फिर हाथ हिलाकर एक गोल्डन वाइन कप को बुलाया जो गोड़ा चपटा हो गया था। ये वही कप था जो उसे क्वीन सियाटास की कब्र पर रखने के लिए मिला था। अब सीन वापस असल दुनिया में आता है। क्लेन ने पोलाइटली कैप्टन के केबिन का दरवाज खटखटाया। एडविना, जिसने अपने बाल खोल रखे थे, ने दरवाज खोला और पूछा, कुछ काम है? क्लेन ने उसे वो गोल्डन वाइन कप दिया और कहा, इसे सियाटास की कब्र में रख देना। एडविना 2 सेकंड चुप रही, फिर सिर हिलाकर कप ले लिया। उसने आदत के अनुसार कप पर बने सिंबल्स को स्टडी किया और फिर थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ अपनी नजरें हटा लीं। उसने खिड़की से बाहर देखकर कहा, वे लोग बोनफायर पार्टी कर रहे हैं, तुम हिस्सा लोगे? क्लेन ने नामे सिर हिलाया। एडविना ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी हिस्सा लेने का प्लान नहीं कर रही हूँ। और फिर दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। लगभग 10 सेकंड बाद क्लेन ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, क्या तुम वो चाबी बेच रही हो जो जायंट से ओरिजिनेट हुई है? एडविना ने सोचा और फिर बोली, हाँ, मैं तुम्हें इसे स्टडी करने के लिए उधार दे सकती हूँ। तुम जहाज छोड़ने से पहले तय कर सकते हो कि खरीदना है या नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें हमें एक बहुत बड़े रहस्य की झलक मिली और क्लेन के फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए एक नया रास्ता खुल गया है। तो भाई, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन यानी गेहरमन स्पैरो वाइस एडमिरल एडविना से जायंट्स की एक चाबी खरीद रहा है, पर डील अभी फाइनल नहीं हुई थी क्योंकि एडविना ने चाबी के बदले में पैसे नहीं बल्कि एक शर्त रखी थी।
अब सीन ये था कि इन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसको लगता है कि यार कहीं कोई मुश्किल शर्त ना रख दे। वो थोड़ा एम्बेरेस्ड भी था कि उसे ये बात खुद पूछनी पड़ रही है। फाइनली वो अपने गहरमन वाले एटीट्यूड में कहता है, मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाता। लेकिन भाई ये बोलते ही उसे तुरंत रिग्रेट होता है। उसे डर लगता है कि कहीं वाइस एडमिरल सच में अपना माइंड चेंज ना कर दे और पैसे मांग ले। पर एडविना तो एकदम चिल थी। उसकी लाइट ब्लू आंखें थोड़ी सी हिलती हैं और वो कहती है, मेरी बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हें इस चाबी से जो भी पता चलेगा उसका जवाब मुझे बताना होगा। ये सुनते ही क्लेन ने तो राहत की सांस ली। मतलब इतनी सिंपल डील। उसने फौरन सिर हिलाते ठीक है। और बस 1 मिनट बाद उसके हाथ में एक भारी लोहे की काली चाबी थी। अब जैसे ही क्लेन अपने रूम में वापस आता है, उसे बाहर डेक से गाने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। बाहर बोनफायर जल रहा था और गोल्डन ड्रीम के क्रू मेंबर्स, जिनके पास कोई काम नहीं था, पार्टी कर रहे थे। कोई मीट रोस्ट कर रहा था, कोई बियर पी रहा था और सब सिंगर ऑर्फियस के गाने पर कर नाच रहे थे। माहौल एकदम फेस्टिव था। क्लेन खिड़की से बाहर देखता है और नोटिस करता है कि एंडरसन हुड भी उन पायरेट्स के बीच में है। और भाई वो तो ऐसे घुल मिल गया था जैसे बरसों से इसी शिप का हिस्सा हो। खूब खा पी रहा था, जोक्स मार रहा था और कोई भी उसे अब अजनबी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मुझे लगा कि यार ये बंदा सच में एक कॉन्स्पिरेटर है। लोगों से नफरत को दूसरी जगह ट्रांसफर करने में एक्सपर्ट। उसने सारा हेटेड क्लेन पर डाल दिया और खुद सबका दोस्त बन गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरी पार्टी में कहीं भी डेनिट्स नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर क्लेन अपने मन में सोचता है, काश डेनिट्स भी इससे कुछ सीखे और खुद को इम्प्रूव करे, ताकि द फूल के फॉलोवर के नाम पे मेरे पास सिर्फ मैं ही ना रहूं। मतलब सोचो, बेचारा सीक्रेट भगवान बना बैठा है, लेकिन उसके पास ऑर्डर देने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, डेनिट्स। ये सिचुएशन थोड़ी फनी और थोड़ी दुखद भी थी। खैर क्लेन सब बातों को साइड में रखकर उस जाइंट की चाबी को ग्रे फॉग के ऊपर सैक्रिफाइस करने का रिचुअल तैयार करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो जाती है। वो अपनी स्पिरिट विजन ऑन करके साइड में देखता है और भाई सीन देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। सफेद हड्डियां हवा में जुड़ती हैं और मिस्टर एजिक का स्केलेटन मैसेंजर वहां मैटेरियलाइज हो जाता है। उसकी आंखों की जगह काली आग जल रही थी। उस मैसेंजर का आधा शरीर नीचे वाले डेक में था, ताकि वो छत तोड़े बिना क्लेन के लेवल पर खड़ा हो सके। लेकिन उसका हाथ, जिसमें लेटर था, अभी भी इतना बड़ा था कि वो क्लेन का पूरा सिर आसानी से पकड़ सकता था। क्लेन मन में सोचता है, मिस्टर एजिक ने इस बार तो बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया। वो पोलाइटली सिर हिलाता है, लेटर लेता है और उसे खोलता है। पर जैसे ही वो पढ़ने वाला होता है, वो नोटिस करता है कि स्केलेटन मैसेंजर तो गया ही नहीं, वहीं खड़ा है। क्लेन हैरान होकर पूछता है, कुछ काम है? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से कहता है, अगर मुझे रिप्लाई भेजना हुआ तो मैं तुम्हें फिर से समन कर लूंगा। स्केलेटन मैसेंजर अपना बड़ा सा सहलाता है और फिर हड्डियों के ढेर में बदलकर अंडरवर्ल्ड में वापस चला जाता है। यहाँ क्लेन को एक फनी बात रियलाइज होती है। पहले मैडम रेनेट भी रिप्लाई का वेट कर रही थी, अब ये मैसेंजर भी। क्या मैसेंजर वर्ल्ड में कोई नया रूल आया है क्या? मतलब सोचो, इनकी भी कोई यूनियन है क्या जो नए नए रेगुलेशन बनाती रहती है? खैर ये सब मजाक साइड में रखकर वो अपना ध्यान मिस्टर एजिक के लेटर पर लगाता है। और भाई इस लेटर में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस नॉवेल के वर्ल्ड बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा सीक्रेट खोलने वाली थी। मिस्टर एजिक ने लिखा था, सिंपल शब्दों में कहूं तो गॉडहुड यानी भगवान बनने का प्रोसेस सीक्वेंस 4 से ही शुरू हो जाता है। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें एक बियॉन्ड धीरे धीरे एक मिथिकल क्रीचर में इवॉल्व होता है और ये प्रोसेस सीक्वेंस 2 पर जाकर खत्म होता है। इसीलिए एक एंजल और एक सेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। पुराने जमाने में तो एंजल्स को सब्सिडियरी गॉड्स यानी छोटे भगवान तक कहा जाता था। अब यहाँ से बात और इंटेंस हो जाती है। हर डेमीगॉड, चाहे वो सेंट हो या एंजेल, उसका एक अपना मिथिकल स्टेट होता है, एक नॉन ह्यूमन फॉर्म। ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स नॉलेज, गॉडहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स और सीक्रेट सिंबल्स का एक मिक्सचर होता है। नॉर्मल इंसान अगर इस फॉर्म को सिर्फ एक नज़र देख ले तो उसे इतना डैमेज होगा कि वो अपना दिमाग खो सकता है, यानी पागल हो सकता है। और जैसे जैसे डेमीगॉड की पावर बढ़ती है, ये डैमेज और भी खतरनाक और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इसीलिए इस लेवल के क्रीचर्स को लगातार कंट्रोल में रखना पड़ता है, ताकि उनका वो असली फॉर्म बाहर ना आ जाए, वरना सिर्फ उनका होना ही आसपास के एरिया में तबाही ला सकता है। मतलब सोचो, किसी से फाइट करने की जरूरत ही नहीं, बस अपना असली रूप दिखा दो और सामने वाला खत्म। ये तो नेक्स्ट लेवल पावर है। और अगर कोई डेमीगॉड अपना कंट्रोल खो देता है तो वो अपने मिथिकल क्रीचर फॉर्म को रोक नहीं पाता और पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन जाता है। हालांकि एक सेंट का मिथिकल फॉर्म इनकम्प्लीट होता है, उसमें अभी भी उसकी ओरिजिनल रेस के निशान दिखते हैं। असली मिथिकल क्रीचर तो कोई सीक्वेंस 2 पर पहुंचने के बाद ही बनता है। ये सब पढ़ने के बाद क्लेन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे तुरंत मैडम हर्मिट की रिक्वेस्ट याद आती हैं, जिन्हें एक मिथिकल क्रीचर का ब्लड चाहिए था। वो सोचने लगता है, क्या उन्हें एक असली यानी सीक्वेंस 2 वाले क्रीचर का ब्लड चाहिए, या क्राइटेरिया थोड़ा कम भी चल सकता है? फिर उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। विल ऑसेप्टिन के जन्म के टाइम का प्लेसेंटा ब्लड, वो तो एक सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ फेट है, एक एब्सोल्यूट मिथिकल क्रीचर, बस अभी सही फॉर्म में नहीं है। बस ये सब प्लान करके क्लेन उस चाबी को ग्रे फॉग के ऊपर ले जाता है और डिविनेशन की तैयारी करता है। वो चाबी को हाथ में उठाकर नहीं ले जा सकता था,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी थी। ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचकर वो उस लोहे की काली चाबी को ब्रॉन्ज टेबल पर रखता है, उसे ध्यान से देखता है। जब उसे यकीन हो कि सब नॉर्मल है तो वो डिविनेशन स्टेटमेंट लिखता है, ये चाबी किस जगह से जुड़ी है। और फिर शुरू होती है विजन। सबसे पहले एक धुंधली डिस्टॉर्टेड स्क्रीन दिखाई देती है। जैसे ही सीन जूम इन होता है, क्लेन खुद को एक 10 मीटर ऊंचे दरवाजे के सामने पाता है। वो दरवाजा ग्रे और ब्लू कलर का था और उसके किनारों पर अजीब अजीब सिम्बल्स बने हुए थे जो उसे बहुत मिस्टीरियस लुक दे रहे थे। शाम के सूरज की ढलती हुई रोशनी उस दरवाजे पर पड़ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उस दुनिया का दिन खत्म हो चुका है और अब वहां सिर्फ हमेशा के लिए शाम रहेगी। तभी क्लेन नोटिस करता है कि दरवाजे के लेफ्ट साइड में लगभग 3-4 मीटर की ऊंचाई पर एक मुट्ठी के साइज का काला सॉक है जो बिल्कुल चाबी के लिए बना था। सीन यहीं खत्म हो जाता है। क्लेन अपनी आंखें खोलता है और सब कुछ समझ जाता है। ये दरवाजा जायंट किंग्स कोर्ट का है और जो पहली डिस्टॉर्टेड स्क्रीन दिखी थी वो जरूर फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड का बैरियर होगा। मतलब बिना ग्रे फॉग की मदद के कोई भी इस जगह को डिविनेशन से देख नहीं सकता था। अब क्लेन ने अपना फैसला कर लिया था, वो ये चाबी खरीद कर रहेगा। वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है, 5000 पाउंड्स कैश लेता है और सीधा कैप्टन के भी तरफ चल पड़ता है। वो वाइस एडमिरल एडविना का दरवाजा खटखटाता है। एडविना दरवाजा खोलती हैं और जैसे ही उसकी नजर क्लेन के हाथ में कैश पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट से पूछती हैं, तुम्हें कुछ रिजल्ट्स मिले? क्लेन बस सिर हिलाता है, मुझे पता चला है कि ये शायद जायंट किंग्स कोर्ट से रिलेटेड है। मिथ्स वाला जायंट किंग्स कोर्ट? एडविना की आवाज में हैरानी और खुशी साफ झलक रही थी। क्लेन फिर से सिर हिलाता है। एडविना कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन वो खुद को रोक लेती हैं और 5000 पाउंड्स कैश ले लेती हैं। फिर वो अपने केबिन में रखी बुकशेल्फ्स की तरफ देखती है और कुछ सेकंड बाद क्लेन से कहती है, और तुम्हें इन बुक्स में इंटरेस्ट है तो तुम दिन में कभी भी आकर इन्हें उधार ले सकते हो। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी तुम फ्री हो तो मेरे साथ हिस्ट्री के बारे में बात कर सको। क्लेन वहीं मन मुस्कुराता है। ये तो उसके लिए विन विन सिचुएशन थी। वो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। एडविना का चेहरा खिल उठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह उनकी डील फाइनल हो जाती है और एक नए एडवेंचर की शुरुआत होती है। तो भाई, आज का चैप्टर शुरू होता है हमारे फैशनेबल वैम्पायर एमलिन व्हाइट के साथ। सिचुएशन ये थी कि एमलिन एक बहुत ही भीड़ वाले बार में था और अपने जेंटलमैन वाले एटीट्यूड के साथ वो लोगों से बचता बचाता बार काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। मतलब उसका बैलेंस और जैसे वो भीखने लायक थी, बल्कि किसी डांस फ्लोर पर चल रहा हो, किसी से टच हुए बिना। खैर, वो काउंटर पर पहुंचकर बड़े स्टाइल में पूछता, यान कहाँ है? लेकिन बारटेंडर उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और अपने ग्लास साफ करने में लग जाता है। अब एमलिन बेचारा शॉक में खड़ा है कि यार, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। मन तो किया कि बारटेंडर को कॉलर से पकड़कर खींचे, लेकिन फिर सोचा, नहीं यार, ये जेंटलमैन वाली बात नहीं हुई। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और नोटिस किया कि बार में सब लोग कुछ न कुछ पी रहे थे, तो उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला, एक कप और में रेड वाइन देना। ये सुनते ही बारटेंडर ने उसे ऐसी अजीब शक्ल से देखा, वो कोई एलियन हो, और बोला, यहाँ नहीं मिलती। अब भाई, ये दुनिया की सबसे महंगी रेड वाइन में से एक थी और एमलिन ने उसे एक नॉर्मल से बार में मांग लिया था। मतलब कॉमन सेंस की थोड़ी कमी तो है हमारे भाई में। एमलिन को भी समझ आ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही हाई फाई चीज मांग ली है, तो उसने थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, एक ग्लास साउथले बियर दे दो। बारटेंडर ने बताया, 5 पेंस। एमलिन ने एक सोली का नोट निकाला और स्वैग में बोला, चेंज तुम रख लो। बस इतना सुनते ही बारटेंडर पिघल गया और बोला, शुक्रिया, इयान कार्ड रूम 1 में है। एमलिन के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। वो बियर को हाथ भी नहीं लगाता और सीधा कार्ड रूम 1 की तरफ चल देता है। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, प्लीज अंदर आ जाइए। एमलिन अपना कॉलर ठीक करते हुए अंदर जाता है, लेकिन अंदर का सीन देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। उसने सोचा था कि कार्ड रूम है तो लोग पत्ते खेल रहे होंगे, जैसे टेक्स होल्डम टाइप कुछ, लेकिन वहां 8 लोग तो थे, पर किसी के हाथ में कार्ड्स नहीं थे। सबके सामने एक एक कागज रखा था और वो कुछ लिख रहे थे। टेबल पर सिर्फ फाउंटेन पेन और कुछ अजीब से डाइस पड़े थे। ये देखकर मेरे दिमाग में तो सीधे डंजन्स एंड ड्रैगन्स घूमने लगा। मतलब ये लोग कोई टेबल टॉप एडवेंचर गेम खेल रहे थे। एमलिन की नजर सबसे यंग लड़के पर पड़ती है, जिसकी आंखें भी एमलिन की तरह लाल थीं और वो लगभग 16 साल का लग रहा था। एमलिन पूछता है। लड़का मुस्कुराकर सिर हिलाता है, हाँ मैं ही हूँ, बताइए क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, या आप हमारा गेम ज्वाइन करना चाहते हैं? यान बताता है कि उसे कार्ड्स या बिलियर्ड्स पसंद नहीं है, तो वो यहाँ दोस्तों के साथ बैठकर एक टेबल टॉप एडवेंचर गेम खेलता है। उसने बताया कि इस गेम में आप कोई भी बन सकते हो, एक डॉक्टर, एक एडवेंचरर या एक डिटेक्टिव, और सब मिलकर किसी पुराने केस में छिपे राज को ढूंढते हैं और मॉन्स्टर से लड़ते हैं। एमलिन को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसे फील हुआ कि ये गेम उसके लिए ही बना है। यान उसे और इनवाइट करते हुए कहता है, अभी हम एक बहुत पावरफुल पुराने वैम्पायर से लड़ रहे हैं। वो दिखने में बहुत हैंडसम है, लेकिन उसकी स्किन के नीचे उबलते हुए खून से फोड़े बन गए हैं। ये सुनते ही एमलिन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा हिल गया। मतलब एक सैंग्वाइन वैम्पायर को ही वैम्पायर का मजाक सुना रहे हो, थैंक यू वेरी मच। एमलिन टॉपिक बदलते हुए सीधे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है।
इयान ये सुनकर सीरियस हो जाता है और उसे पास वाले बिलियर्ड रूम में ले जाता है। कमरा खाली था। इयान ने दरवाजा बंद किया और एमलिन से पूछा, सर मैं आपको जानता नहीं हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको यहाँ किसने भेजा है? एमलिन अपनी ठुड्डी उखर स्माइल था के साथ शर्लॉक मोरियार्टी। ये नाम सुनते ही इयान के चेहरे पर रिलीफ आ जाता है। ओ डिटेक्टिव मोरियार्टी, तब तो ठीक है। वैसे वो तो डेसी बे में वेकेशन पर गए थे, वापस कब आएंगे? एमलिन बताता है कि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और नॉर्मली तो वेकेशन जनवरी में खत्म हो जाना चाहिए था और अब अप्रैल चल रहा है। इयान को थोड़ी चिंता होती है, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन एमलिन शर्लॉक मोरियार्टी की पावर्स को याद करके कहता है शायद वो किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में फंस गए होंगे। फिर एमलिन अपना मिशन बताता है। वो इयान को एक पेपर देता है जिसमें 5 लोगों को ढूंढने का काम था, एक तरह का बाउंड नोटिस। इयान कहता है एक इफेक्टिव क्लू के लिए 20 पाउंड्स और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए 150 पाउंड्स चलेगा। एमलिन को यह प्राइस बहुत ही सस्ता लगा, टैरो क्लब के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दी। इयान ने पूछा कि अगर कोई क्लू मिला तो कांटेक्ट कैसे करना है, तो एमलिन ने बताया हार्वेस्ट चर्च। ये सुनकर इयान उसे अजीब तरह से देखता है और पूछता है आप अर्थ मदर के बिलीवर हो? बैकलैंड में ये बहुत रेयर है। एमलिन तुरंत मना करता है, मैं नहीं, मैं तो बस वहां वॉलंटियर का काम करता हूं। बात खत्म होने से पहले एमलिन उससे पूछ ही लेता है तुम्हारी आंखें लाल कैसे हैं? क्योंकि लाल आंखें पुराने जमाने में सैंग्वाइन की निशानी होती थीं। इयान बताता है कि ये उसे अपने पिता से मिली हैं और उसे अपनी फैमिली ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि वो एक अनाथ था। एमलिन को यह सुनकर थोड़ी निराशा होती है। उसे लगा था कि शायद इयान का सैंग्वाइन से कोई कनेक्शन होगा। वो उसे 20 पाउंड्स का डिपॉजिट देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो एमलिन के जाने के बाद आता है। इयान दरवाजा बंद करता है और हवा में बोलता है डिटेक्टिव मोरियार्टी अभी तक बैकलैंड नहीं लौटे हैं, मुझे उनकी थोड़ी चिंता हो रही है। और अचानक कमरे में एक फिगर अहड़हेज होती है। ये कोई और नहीं बल्कि रेत शेरॉन थी। उसका चेहरा पीला था और उसने एक ब्लैक गॉथिक ड्रेस पहनी हुई थी। शेरॉन अपनी बिना इमोशन वाली आवाज में कहती है वो ठीक है और फिर गायब हो जाती है। ये सीन देखकर पता चलता है कि इयान अकेला नहीं है, उसके साथ शेरॉन जैसी पावरफुल बीइंग है और वो लोग शर्लॉक मोरियार्टी यानी क्लेन के कांटेक्ट में हैं। उधर बार से बाहर निकल केविन अपनी गाड़ी में बैठता है और उसे अचानक कुछ महसूस होता है। वो अपनी नाक पकड़कर धीरे से बोलता है एक रेत। उसे समझ आ जाता है कि उस आर्म्स डीलर यान के कनेक्शंस कितने गहरे हैं और वो अपने मिशन को लेकर और भी होपफुल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो क्लेन की तरफ, जो इस समय वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना के शिप गोल्डन ड्रीम पर है। एडविना और क्लेन कैप्टन के केबिन में बैठे हैं और हिस्ट्री पर डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स के बारे में। क्लेन इस समय बुक ऑफ द 3 वर्ल्ड्स नाम की एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड और रैशनैलिटी से परे की दुनिया के बारे में लिखा था। वो ये नॉलेज इसलिए गेन कर रहा था ताकि वो सी गॉड सेप्टर को और अच्छे से इस्तेमाल कर सके। बातचीत के बीच ही एडविना नोटिस करती है कि शिप की स्पीड कम हो रही है। वो खिड़की से बाहर देखती है और कहती हैं हम बायाम पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक नए शहर में एक नए एडवेंचर की शुरुआत के साथ। तो भाई चैप्टर शुरू होता है क्लेन के बायन पहुंचने से। गोल्डन ड्रीम शिप फाइनली अपने डेस्टिनेशन बायन पहुंच चुकी थी। और सुनो, एक्सपेक्टेड टाइम से 3 घंटे पहले क्लेन भी केबिन से बाहर आके देखता है और एकदम काम होके बोलता है सोचा था उससे जल्दी पहुंच गए, पर अंदर ही अंदर वो भी थोड़ा सरप्राइज था कि इतनी जल्दी कैसे। वाइस एडमिरल एडविना भी एग्री करती हैं कि हाँ सफर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इसके पीछे का रीजन बहुत फनी है जो आगे पता चलेगा। अब क्लेन अपना काम खत्म करता है। वो बुक ऑफ द 3 वर्ड्स जिसे वो पढ़ रहा था एडविना को वापस दे देता है। बेसिकली उनकी डिस्कशन यहीं खत्म हो जाती है। एडविना कुछ कहना चाहती थी पर वो चुप रह जाती है और रेस्पेक्टफुली बुक वापस ले लेती है। वो क्लेन को कहती है आपके साथ फ्यूचर में और डिस्कशंस करना चाहूंगी। एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी नॉलेज कमाल की है। इस पे अगर क्लेन होता तो थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाता, तारीफ करता, पर वो तो गेहरमन स्पैरो के कैरेक्टर में था, एकदम कोल्ड और रुथलेस एडवेंचर। तो उसने बस नोट किया और कहा हम कोलैबोरेटर्स हैं, जिसका सीधा सा मतलब था कि हाँ आगे मौके मिलेंगे। इतना बोल के वो वहां से निकल जाता है। कोई फालतू बात नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अब क्लेन अपने केबिन में जा अपना सूटकेस पैक करता के डेक की तरफ के चल पड़ता है और जैसे ही वहां का सीन देख के वो खुद शॉक हो जाता है। शिप के सारे बड़े बड़े क्रू मेंबर्स जैसे गोरमे ब्रू वॉल्स, सिंगर ऑर्फियस, सब के सब वहां आके उसको गुड बाय बोलने के लिए खड़े थे। और भाई इतने खुश थे, इतनी सच्ची स्माइल दे रहे थे और जोर जोर से गाने गा के उसको विदा कर रहे थे। क्लेन बेचारा मन ही मन सोच रहा था यार मेरा इनके साथ इतना अच्छा रिलेशन कब बन गया, यह तो अजीब ही सिचुएशन थी। तभी एंट्री होती है एंडरसन हुड की, जो क्लेन के पास आके सारा राज खोलता है। वो हंसते हुए इनका मतलब है अलविदा और उम्मीद है कि हम दोबारा कभी न मिलें। पता चला कि सारी क्रू उससे इतनी डरी हुई थी, वो बस चाहते थे कि घेरमन जल्दी से जल्दी शिप से उतर जाए। उनकी हालत ऐसी थी कि वो 5 मिनट में बायन पहुंचाने के लिए रेडी थे। एंडरसन बताता है कि क्लेन पूरे का पब्लिक एनिमी बनने वाला था, मतलब गेहरमन स्पैरो का खौफ ही नेक्स्ट लेवल का है भाई। लोग उसके जाने पर पार्टी कर रहे थे। अभी यह सब चल ही रहा था कि एंट्री होती है डेनिट्स की,
एक ब्लैक क्लॉक पहने हुए एकदम सीरियस लुक के साथ वो भाग कर आता है। उसको देखकर एक मोमेंट के लिए क्लेन को लगा कि डेनिड्स ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो गोल्डन ड्रीम छोड़ देगा और अकेले अपनी जर्नी शुरू करेगा। यह क्लेन के प्लान्स के लिए थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि क्लेन चाहता कि डेनिड्स वाइस एडमिरल एडविना और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज के आसपास ही रहे, ताकि द फूल के बिलीवर के तौर पे उसकी वैल्यू बढ़े। पर क्लेन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अगर डेनिड्स इससे ग्रो करेगा और स्ट्रांग बनेगा तो वो भी अच्छी ही बात है। तो वो शांति से डेनिड्स को देखता है कि देखे यह क्या कहता है। डेनिड्स पहले तो सीरियस होकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर फिर अजीब सी हंसी हंस के एंडरसन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कॉन्स्पिरेटर का पोशन फॉर्मूला है? एंडरसन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है, हंसते हुए जवाब देता है, हाँ है, को मैं तुझे बेचने नहीं वाला। और फिर वो डेनिड्स की एकदम अच्छे से क्लास लेता है। वो उसको समझाता है, अभी कॉन्स्पिरेटर फॉर्मूला लेके क्या करेगा, तू एडवांस होने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे एंडरसन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है, जो इस स्टोरी के मैजिक किस्म का कोर है, एक्टिंग। वो डेनिड्स को कहता है, दोस्त, पहले जाके हंटर की एक्टिंग अच्छे से कर, प्रोवोकर और फिर पायरोमैनियाक की। इसका मतलब यह है कि बेयंडर्स को अपनी पावर्स को कंट्रोल और डाइजेस्ट करने के लिए अपने सीक्वेंस के नाम के मुके रोल प्ले करना पड़ता है, उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। यह एडवाइस भले ही थोड़ी इंसल्ट करके दी गई थी, पर डेनिड्स के लिए गोल्ड थी। एंडरसन ने यह भी कहा कि कैप्टन के पास फॉर्मूला है, जब रेडी हो जाए तो उनसे ले लेना। डेनिड्स को बेइज्जती तो फील हुई, पर उसने एंडरसन की हर एक बात ध्यान से सुनी, क्योंकि वो जानता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है। इसके बाद डेनिड्स फाइनली गेहरमन स्पैरो की तरफ मुड़ता है। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और नर्वसली कहता है, मैंने कैप्टन से रिक्वेस्ट कर ली है, फ्यूचर में मैं रेजिस्टेंस के साथ कांटेक्ट में रहूंगा और अक्सर बायन आता रहूंगा। यह सुनते ही क्लेन को सब समझ आ गया। डेनिड्स शिप नहीं छोड़ रहा था, बस अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को होन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। और जिस तरह से वो रिपोर्ट कर रहा था, क्लेन को हंसी आ गई। लगा जैसे कोई एम्प्लॉई अपने बॉस को अपडेट दे रहा हो, और टेक्निकली देखा जाए तो फूल के पर्सपेक्टिव से क्लेन उसका बॉस ही तो था। क्लेन ने बस एक छोटा सा कोड सा हम में जवाब दिया और डेनिड्स बेचारा इतने में ही खुश हो गया, उसकी सारी टेंशन उतर गई। तो अब क्लेन और एंडरसन शिप से निकलकर बायन शहर की तरफ चल पड़ते हैं। वो लोग एक नए बने रास्ते से जाते हैं और एंडरसन नोटिस करता है कि गेहरमन को यह जगह काफी अच्छे से पता है, जबकि यह रास्ता तो नया है। मन स्मक फील करता है, क्योंकि वही रास्ता उसने ही एज द फूल अपने बिलीवर्स को आशीर्वाद देकर बनवाया था। देख रहे हो, द फूल का इन्फ्लुएंस हर जगह है, पर सामने से वो एकदम स्टोइक शांत गेहरमन बना रहता है। 1 घंटे बाद एंडरसन क्लेन को शहर के बाहर एक मैनर में ले जाता है। यह उसके एक पुराने दोस्त उफा कॉनक्रिस का घर था, जो पहले उनकी टीम का डॉक्टर हुआ करता था। उफा अब एक शांत पेस्टोरल लाइफ जी रहा था, खेती बाड़ी और अपने परिवार के साथ। उसका फेस काफी फ्रेंडली था और उसने आते ही एंडरसन से मजाक किया, एंडरसन, तुम अभी तक जिंदा हो। एंडरसन ने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया, मैं तुम्हारे फ्यूनरल का वेट कर रहा हूँ। एंडरसन फिर उक्फा को बताता है कि वो बिजनेस लेके आया है और गेहरमन स्पैरो की तरफ इशारा करता है। उक्फा पहले तो नाम सुन के थोड़ा हैरान होता है। गेहरमन स्पैरो, वो पावरफुल एडवेंचरर जिसने वर्मटंग मिथोर को मारा था, उसके लिए यह बड़ी बात थी, पर एंडरसन ने इसको और हाई किया। एंडरसन ने कहा, यह तो पुरानी खबर है, इस जेंटलमैन ने अभी अभी स्लॉटर किरचेस का शिकार किया है और अभी तक जिंदा। भाई, यह सुनते ही उक्फा का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। स्लॉटर किरचेस कोई मामूली आदमी नहीं था, वो किंग ऑफ इमॉर्टलिटी अग्लिटो का सेकंड मेट था, एक बहुत ही हाई बाउंटी पायरेट। यह सुनकर उक्फा को रियलाइज हो गया कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो आम एडवेंचर नहीं, एक लिविंग लेजेंड है। एंडरसन ने आग में घी डालते यह भी बोल दिया कि पायरेट्स की दुनिया में अब गेहरमन को ही स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता है। उक्फा ने घबराते हुए स्माइल की और क्लेन से कहा, मेरा मानना है कि आपके पास डेथ नेल खरीदने की एबिलिटी है। डेथ नेल नाम सुन के क्लेन का इंटरेस्ट जाग गया, पर उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। उक्फा ने एक्सप्लेन किया, डेथ नेल उस रिवॉल्वर का नाम है जो वो बेच रहा है। वो कहता है कि यह रिवॉल्वर उसके साथ 10 साल से है, पर अब उसके पास एक और मिस्टिकल आइटम है जिसका फंक्शन सेम है, इसलिए वो इसको बेच रहा है। बीच में एंडरसन फिर से उक्फा की टांग खींचता है और कहता है, पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें फार्मिंग टूल्स ज्यादा पसंद हैं। इस छोटी सी बात से क्लेन ने अनुमान लगा लिया कि उक्फा प्लांटर पाथवे से हैं, जिसका रिलेशन चर्च ऑफ अर्थ मदर से होता है। क्लेन कितनी छोटी छोटी डिटेल से कितना कुछ पता लगा लेता है। क्लेन ने फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम फ्रैंक ली को जानते हो? यह नाम सुनते ही एंडरसन का चेहरा अजीब सा हो गया, जैसे उसको कोई बुरा सपना याद आ गया हो। एंडरसन ने डरते हुए कहा, उस शैतान से मिलने का सोचना भी मत। उसका नाम सुनते ही मुझे वो दूध याद आ जाता है जो फेंकना पड़ा था। फाइनली इन सब बातों के बाद उक्फा अपने स्टडी के ड्रॉयर से एक काले रंग का आयरन ब्लैक रिवॉल्वर निकालता है, जो नॉर्मल रिवॉल्वर से थोड़ा लंबा था, और वो उसको इंट्रोड्यूस करता है डेथ नेल। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है एक क्लिफहैंगर के साथ कि आखिर इस डेथ नेल में ऐसी क्या खास बात है। तो भाई, कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लेन का अगला मूव क्या होता है। अब सीन यह है कि क्लेन यानी हमारा गेहरमन स्पैरो एक बहुत ही पावरफुल बियॉन्ड आइटम खरीदने आया है,
और साथ में है फॉक्सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन हुड, जिससे वो मिल रहे हैं। उसका नाम है उफा, जो पहले एक एडवेंचर था पर अब एक शांत जिंदगी जी रहा है। तो उफा अपने कलेक्शन से एक रिवॉल्वर निकालता है और उसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं, डेथ नेल, मतलब हर शॉट के साथ दुश्मन की मौत की घंटी बजाना। भाई साहब, क्या खतरनाक नाम है। क्लेन ने जब ये नाम सुना तो उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो एकदम काम और कंपोज होकर आगे बढ़ा और उस आयरन ब्लैक रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लिया, जिसकी बैरल थोड़ी लंबी थी। अब देखो, अंदर से तो क्लेन सुपर एक्साइटेड था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपनी एक्साइटमेंट दिखा दी तो उक्फा पक्का प्राइस बढ़ा देगा, जो किसी भी डील में कॉमन होता है। लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि अरे, वो गेहरमन स्पैरो है, जिसकी रेपुटेशन ही इतनी खतरनाक है कि कोई उससे पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं, और साथ में एंडरसन जैसा विटनेस भी है। तो उक्फा, भले ही वो सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर हो, वो गेहरमन को नाराज करने का रिस्क कभी नहीं लेगा। उसे भी पता था कि ये क्रेजी एडवेंचरर रात के अंधेरे में उसके घर में घुसकर बदला ले सकता है, इसलिए अपनी फैमिली और शांत जिंदगी के लिए वो कोई पंगा नहीं चाहेगा। तो क्लेन का जो ये शांत रहने का एक्ट था, वो अब सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए रह गया था। प्राइस की टेंशन खत्म हो चुकी थी। ये देखकर कि गेहरमन स्पारो उस डेथ नेल रिवॉल्वर को सीरियसली इंस्पेक्ट कर रहा है, उक्फा ने उसकी पावर्स के बारे में डिटेल में बताना शुरू किया। और यहीं से भाई, इस गन की असली खासियतें सामने आती हैं। सुनना जरा ध्यान से, उक्फा बताता है। इसकी पावर्स बहुत सीधी हैं, दूसरों की जान लेना। इसके 3 मेन मेथड्स है। पहला है वीकनेस अटैक। इसके लिए खास कंडीशन नहीं है, बस अपनी स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट करो और ट्रिगर दबा दो। ये गन तुम्हें मिस्टिसिज्म के एंगल से टारगेट के वीकनेसेस बता देगी, मतलब वो जगह जहां उसका डिफेंस सबसे कमजोर है, और तुम्हारी एक्यूरेसी को भी बढ़ा देगी। इसका रिजल्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भयानक डैमेज। सोचो, तुम्हें पहले से ही पता चल दुश्मन का वीकेस्ट पॉइंट कहां है। ये तो किसी भी फाइट में एक अनफेयर एडवांटेज है। दूसरा मेथड है लीथल अटैक। इसके लिए तुम्हें शूट करने से पहले हैमर को कॉक करना होगा। इसकी खासियत यह है कि तुम टारगेट को कहीं भी हिट करो, वो उसके वीक स्पॉट पर अटैक के बराबर माना जाएगा। और अगर तुमने सच में उसली वीक स्पॉट पर मार दिया तो बिना किसी खास डिफेंस वाले दुश्मन के लिए वो एक ही शॉट में मौत होगी। और जो बहुत ज्यादा डिफेंसिव टारगेट्स हैं, जैसे कि गार्डियन पाथवे वाले, उन्हें भी 3 शॉट्स में खत्म किया जा सकता है। बस एक कंडीशन है कि तीनों शॉट्स 5 सेकंड के अंदर लगने चाहिए। अब ये तो बिल्कुल ही ओवरपावर्ड है, मतलब 3 शॉट्स में एक गार्डियन डाउन। ये तो गेम चेंजर है यार। और तीसरा मेथड है स्लॉटरिंग। ये वीकनेस अटैक का अपग्रेडेड वर्जन है। अगर तुम वीकनेस अटैक में डबल से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी डालते हो तो नॉर्मल बुलेट्स में ग्रैप शॉट इफेक्ट्स आ जाएंगे, मतलब एक गोली कई हिस्सों में बंट जाएगी। और अगर तुम दुश्मनों के ग्रुप पर निशाना लगाते हो तो ये एक एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज देगा, मतलब एक साथ कई लोग घायल होंगे। और अगर तुम्हें इसका डैमेज और बढ़ाना है तो लीथल अटैक वाली कंडीशन पूरी करनी होगी और 3 गुना से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी देनी होगी। उक्फा ने वार्न किया कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, तो ये यूजर के लिए काफी बड़ा बर्डन हो सकता है। मतलब ये एक तरह का अल्टीमेट मूव है, जिसे हर सिचुएशन में यूज नहीं किया जा सकता। ये सुनने के बाद क्लेन को लगा कि ये पावर्स हंटर पाथवे के सीक्वेंस 5 रीपर से काफी मिलती जुलती हैं। उसने एंडरसन की तरह एक नजर डाली और फिर उक्फा से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। क्लेन ने पूछा, अगर टारगेट की फिजिकल कंडीशन सीक्वेंस 4 ड्रैगन जितनी हो तो लीथल अटैक के कितने शॉट्स में वो मरेगा? भाई साहब, ये सवाल सुनकर उक्फा का तो दिमाग ही घूम गया। उसने शौक में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी ड्रैगन नहीं देखा। डेमीगॉड लेवल के ड्रैगन की तो बात ही छोड़ दो। उक्फा मन में सोच रहा था, क्या ये गेहरमन स्पैरो इस गन से ड्रैगन को मारने का प्लान बना रहा है, और वो भी एक डेमीगॉड ड्रैगन? ये कितना ज्यादा क्रेजी है। उसे लगा कि आजकल के एडवेंचरर्स तो बिल्कुल ही अलग हैं, उन्हें मौत का जरा भी डर नहीं लगता। तभी एंडरसन ने खांसते हुए माहौल को संभाला और बोला, ये तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। सच में मेरा यकीन करो, लक बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा ड्रैगन मिल जाए जो पहले से ही मरणासन हालत में हो तो एक शॉट काफी होगा। मेरा सजेशन है कि भाग जाओ, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर वो डेमीगॉड ड्रैगन बिना किसी डिफेंस के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो लीथल अटैक के 5 शॉट्स उसे मारने के लिए काफी होने चाहिए। ये सुनकर उक्फा ने एंडरसन और गेहरमन को देखा और डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर और बात करना बेकार है। उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, एंडरसन ने तुम्हें डेथ नेल के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बताया है, राइट? तुम्हें एक ऐसी वीकनेस मिलेगी जो तुम में पहले नहीं थी, या तुम्हारी कोई मौजूदा वीकनेस और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। ये इफेक्ट 6 घंटों तक बना रहेगा। और फिर उक्फा ने अपना एक फनी किस्सा सुनाया। एक बार तो मैं बिल्लियों से बहुत ज्यादा डरने लगा था। मैंने एक फेमस पायरेट का शिकार किया ही था, और उसके तुरंत बाद एक जन्मी बिल्ली के बच्चे के सामने मेरे पैर कांपने लगे। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और रो रो को उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। ये सुनकर तो हंसी भी आती है और डर भी लगता है। सोचो किसी खतरनाक सिचुएशन में ऐसी कोई वीकनेस जाए तो हो गया। उक्फा ने आगे बताया, अगर तुम इसे बस साथ में रखते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस ज्यादा प्यास लगेगी। क्लेन ने सोचा कि ये एडिशनल वीकनेस वाली प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा ट्रबल दे सकती है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल थी। उसने सीधे कहा, प्राइस बताओ।
उक्फा बोला, 9,000 पाउंड्स तुम्हें बताया होगा, ये मेरा बॉटम लाइन है। उसने आगे कहा, ये पहले से ही बहुत सस्ता है। अगर मुझे अपनी शांत जिंदगी खराब होने का डर न होता तो मैं इसे आराम से 12,000 पाउंड्स में बेच सकता था। क्लेन को भी पता था कि इस लेवल के मिस्टिकल आइटम के लिए ये प्राइस बहुत अच्छा है, इसलिए उसने बार्गेन करने की कोशिश भी नहीं की। उसने कहा, ठीक है, मैं इसे एक बार टेस्ट करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो डील पक्की। बेशक उसने गन को सच में फायर करके टेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसे बिना वजह 6 घंटे की वीकनेस नहीं चाहिए थी। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी से गन को प्रोब किया और डिवाइनेशन के जरिए उक्फा की बातों की सच्चाई जांची। उसे पता था कि वो बाद में ग्रेफॉक के ऊपर जाकर इसे कंफर्म कर लेगा, और उक्फा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गेहरमन स्पैरो से झूठ बोले। उसे अपनी बीवी बच्चों वाली शांत जिंदगी प्यारी थी। तो क्लेन ने डेथ नेल को टेबल पर रखा, अपना सूटकेस उठाया और उसमें से 9,000 पाउंड्स कैश निकाले। ये देखकर उक्फा भी इंप्रेस हो गया और बोला, एक फेमस एडवेंचरर से यही उम्मीद थी, बहुत कम लोग एक साथ इतना कैश दे सकते हैं। क्लेन को यह सुनकर दिल में थोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उसने 5,000 पाउंड्स एक चाबी खरीदने में भी खर्च किए थे। उसने मन में सोचा, इतनी मेहनत से इतने पैसे बचाए और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गए। अब उसके पास सिर्फ 2,683 पाउंड्स और 6 गोल्ड कॉइन्स बचे थे। इतने में तो वो एक अच्छा सा मैनर भी नहीं खरीद सकता था। पैसे देने के बाद क्लेन ने अपनी पुरानी रिवॉल्वर निकाली, उसकी गोलियां निकालकर डेथ नेल में डाली और उसे अपने अंडरआर्म होल्स्टर में रख लिया। ये पूरी डील देखने के बाद एंडरसन ने उक्फा को छेड़ते हुए कहा, तुम बदल गए हो उक्फा, पहले तो तुम एक एक नोट चेक करते थे। उक्फा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो गेहरमन तुम्हें गोली मार देगा। क्या सही जवाब दिया था। क्लेन ने मन ही मन उसकी तारीफ की। डील खत्म होने के बाद उक्फा ने दरवाज दिखाते हुए कहा, थैंक्स, अब मैं इस मैटर से फ्री हो गया। एंडरसन ने फिर मजाक किया, क्या तुम हमें डिनर के लिए नहीं रोकोगे? उक्फा ने कहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बेस्ट रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। मैनर से बाहर निकलकर एंडरसन ने डूबते सूरज को देखा और कहा, जब मैं उक्फा को जानता था तब वो एक डॉक्टर था जो शिप पर अजीब अजीब पौधे उगाता था। मुझे लगा कि वो जल्दी मर जाएगा, पर उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रही। क्लेन ने जानबूझकर उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ, उसकी किस्मत अच्छी है। तुम्हारा साथी होने के नाते जिंदा रहने के लिए किस्मत की जरूरत तो पड़ती ही है। ये सुनकर एंडरसन हैरान हो गया, तुम मजाक करना भी जानते हो या मेरी संगत का असर है? खैर, एंडरसन ने कहा कि अब उसका काम हो गया है और उसे अपनी जर्नी पर निकलना चाहिए। क्लेन ने उसे उस डेमिगॉड के मिशन की याद दिलाई, जिसे सुनकर एंडरसन का चेहरा उतर गया। एंडरसन ने एक फीकी हाशी के साथ कहा, ठीक है, अलविदा की जरूरत नहीं, शायद हम सच में किसी दिन फिर मिलेंगे, और वो वहां से चला गया। एंडरसन के जाने के बाद क्लेन ने भी एक लंबी सांस ली और बयाम शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने एक नॉर्मल से होटल में कमरा लिया और अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगा। अब मैं फाइनली फ्री हूं, मुझे मैरियोनेटिस्ट के तौर पर एक्ट करना शुरू करना होगा। उसने सोचा कि इसके लिए उसे सच में एक मैरियोनेट बनाना होगा और उसे कंट्रोल करके देखना होगा। ये काम बैकलैंड लौटने से पहले करना ज्यादा सही था, क्योंकि वहां हर तरफ चर्च की नजर रहती है। समुद्र का एरिया इसके लिए बेस था। ये सोचकर क्लेंट उठा और पास के सीवीड बार की तरफ चल दिया, जहां अक्सर खतरनाक पायरेट्स आते जाते रहते थे। वो बार के दरवाजे पर पहुंचा, अपने कपड़े ठीक किए और भारी लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही लोगों की नजरें उस पड़ी और फिर किसी ने दबी हुई आवाज में चिल्लाया, गेहरमन स्पैरो। और भाई, अगले ही पल जो हुआ वो देखने लायक था। बार में बैठे कई लोग अपनी जगह से उठे और पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगे। इससे पहले कि क्लेन समझ पाता कि क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बार लगभग खाली हो चुका था। ये था गेहरमन स्पैरो का खौफ। तो भाई, आ गए हैं हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 709 पर, जिसका नाम है एलेंड्स वार्निंग। तो कहानी शुरू होती है क्लेन के साथ, जो जर्मन स्पैरो के अवतार में है, और वो सिटी ऑफ जेनेरोसिटी यानी बायाम के एक फेम सीवीड बार में एंट्री लेता है। और भाई, जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, पूरा बार एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में चला जाता है। मतलब इतनी शांति कि लोगों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। ये देखकर क्लेन भी एक सेकंड के लिए हैरान हो गया, पर उसने अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया और ऐसे चलने आ ही ना हो सीधा बार काउंटर की तरफ। मन ही मन वो सोच रहा था, यार, अगली बार मुझे अपना अपीयरेंस बदल कर आना पड़ेगा। असल में हुआ ये था कि क्लेन को लगा था कि स्लॉटर किर्चिस को मारने की खबर अभी तक बायाम नहीं पहुंची होगी, क्योंकि पिछली बार जब वो उक्फा से मिला था तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उक्फा एडवेंचरर सर्कल से थोड़ा दूर रहता था, इसलिए वो न्यूज में पीछे था। बाकी सारे पायरेट्स और एडवेंचरर्स के बीच तो जर्मन स्पैरो का खौफ पहले ही फैल चुका था। खैर, क्लेन काउंटर पर बैठता है और एक साउथविल बियर ऑर्डर करता है। बारटेंडर बेचारा डर के मारे बड़ी मुश्किल से थूक निगलता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, 6 पेंस। क्लेन शांति से पैसे निकाल कर रखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछता है, आजकल यहाँ क्या चल रहा है? अब देखो, सामने जर्मन स्पैरो बैठा हो तो कोई मना कैसे कर सकता है? बारटेंडर फटाफट बियर देता है और एक नकली स्माइल के साथ बताना शुरू करता है, एडमिरल एमरियस रिवेल्ट को वापस बैकलैंड ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह एडमिरल रॉबर्ट डेविस ने ले ली है, जो अब यहाँ के नेवी के सबसे बड़े कमांडर हैं। इस वजह से यहाँ सिचुएशन थोड़ी टेंस्ड है और बहुत सारे पायरेट क्रूज खबर इकट्ठा करने के लिए अपने बंदे भेज रहे हैं।
ये सुनकर क्लेन के दिमाग में तुरंत पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि एडमिरल एमिरियस अपने भाई की वजह से इस मुसीबत में फंसा था, जो बैकलैंड के एम्बेसडर वाले मामले में शामिल था। क्लेन सोचता है कि एक डेमीगॉड होने की वजह से एमिरियस का ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा, शायद बस पोस्ट चली गई, पर ट्रीटमेंट और फैमिली सेफ रहेगी। और क्या पता, मामला शांत होने के बाद उसे नेवी में फिर से कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए। ये सब सोचते हुए क्लेन बियर पीता है और पूछता है, ये रॉबर्ट डेविस किस फैमिली से हैं? बारटेंडर बताता है, नहीं, वो कोई नोबल नहीं है। वो उन कुछ रेयर ऑफिसर्स में से एक है जो धीरे धीरे अपनी मेहनत से एडमिरल की रैंक तक पहुंचा है। उसने बर्सर्क सी, सोनिया आइलैंड और ईस्ट बालम में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। हालांकि मैंने सुना है कि उसे कई बड़े नोबल्स का सपोर्ट हासिल है। क्लेन को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि लोम किंगडम की नेवी में 80% से ज्यादा एडमिरल्स या तो रॉयल फैमिली से होते हैं या फिर किसी बड़े खानदान से। इसके मुकाबले आर्मी की हालत फिर भी थोड़ी बेहतर थी। इसके बाद बारटेंडर एक और अपडेट दे, पिछले 3 महीनों में रेजिस्टेंस आर्मी बहुत एक्टिव हो गई हैं। वो लगातार रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या पब्लिक रोड्स पर ब्लॉकेड लगा रहे हैं। उन्होंने गवर्नर जनरल के ऑफिस को काफी परेशान कर रखा है, जिस वजह से ट्रैफिक संभालने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स को भेजना पड़ रहा है। ये सुनकर क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है। ये सब तो मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। असल में क्लेन ही सी गॉड के नाम पर रेजिस्टेंस को गाइड कर रहा था। उसने ही उन्हें समझाया था कि सीधे सीधे आर्मी से लड़ने की बेवकूफ़ी मत करो, जैसा वो पहले एडायांसी सरपेंट केल्वे के कहने पर करते थे। उसने उन्हें छोटे मोटे अटैक करके आर्मी को परेशान करने की स्ट्रेटेजी दी थी, और ये काम कर रही थी। क्लेन ने उन्हें यह भी वार्न किया था कि ज्यादा ओवर एक्टिव मत होना, वरना किंगडम किसी सीक्वेंस 5 के बेयोंडर या डेमीगॉड को भेज सकता है जो ट्रैकिंग में माहिर हो, और फिर रेजिस्टेंस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसका प्लान था कि अभी बस सिचुएशन को मेंटेन करो और दुनिया के हालात बदलने का इंतजार करो। और वो जानता था कि ये बदलाव ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लोएन किंगडम में जल्द ही एक बड़ा वॉर शुरू होने वाला था। ये सब सोचकर क्लेन अपनी बियर खत्म करता है, हैट पहनता है और बार से निकलकर अपने की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे देखने वाले लोग डर के मारे या तो नजरें झुकाकर रास्ता दे देते हैं या कोनों में छिप जाते हैं। क्लेन को ये देखकर थोड़ी हेल्पलेस वाली हंसी आती है। वो अपने रूम में पहुंचता है और सोचता है कि आज रात कोई भी पायरेट उसे ढूंढने नहीं हुए होंगे। तो वो ग्रॉसेल की ट्रैवल डायरी में घुसकर एक्सप्लोर करने का प्लान बनाई होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। क्लेन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो दरवाजे के नॉब को पकड़ता है, उसे पता चल जाता है कि बाहर कौन है। बाहर था व्हाइट अगेट शिप का कैप्टन जस्टेलैंड। क्लेन सोचता है, वाह क्या बात है, मेरे बायाम आने की खबर अभी अभी फैली और इसने मेरा पता भी लगा लिया। खैर, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने छिपने की कोशिश ही नहीं की और सीधे अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रूम बुक कर लिया। क्लेन दरवाजा खोलता है और पोलाइटली ग्रीट करता है। एलेंड अंदर आता है और हंसकर कहता है, क्या एक दोस्त से मिलना सबसे जरूरी काम नहीं होता? क्लेन मन ही मन सोचने, स्मूथ टॉकर हो, काश एंडरसन यहां होता, तुमसे कुछ सीख लेता। पर वो अपने जर्मन स्पैरो वाले कैरेक्टर में ही रहता है और कहता है, ठीक है, तुमने विजिट कर लिया। एलेंड को ऐसे जवाब की उम्मीद थी। वो मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हें डोना याद है? क्लेन को तुरंत वो प्यारी सी बच्ची और उसका भाई याद आ जाते हैं, जिन्हें उसने एक बार बचाया था। वो शांति से जवाब देता है, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। तब एलेंड बताता है कि डोना के फादर उर्दी ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, ठीक वैसा ही जैसा क्लेन उसे मदद मांगने के लिए कहा था, यानी डामिर का मीट खरीदने वाला एड। उसने हाल ही में ऐसा किया था। एलेंड कहता है, लेकिन तुम उस वक्त बायाम में नहीं थे। क्या हुआ था उसके बाद? क्लेन पूछ के बाहर। एलेंड बताता है, उर्दी का बहुत सारा कीमती सामान क्रेजी कैप्टन ने लूट लिया था, जिससे उसकी अकंट्रोल हालत बहुत खराब हो गई थी। इसलिए वो तुमसे मदद मांगना चाहता था ताकि तुम उसका सामान वापस ला सको। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ नहीं हो, तो मैंने अपने चैनल्स का इस्तेमाल करके उर्दी का सामान एक ठीक ठाक कीमत पर वापस दिलवा दिया। क्रेजी कैप्टन, ये नाम सुनते ही क्लेन का दिमाग अलर्ट हो जाता है। उसे याद आता है कि वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी इसी क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर के जरिए डिमोनिस सेक्ट के लिए स्लेव्स की डिलीवरी करवाता था, और ये मामला सीधा बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग और कॉलोनियों से लोगों के गायब होने के पीछे की सच्चाई से जुड़ा था। ये वही मिस्ट्री थी जिसे क्लेन कब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। क्लेन का चेहरा एकदम शांत रहता है, पर उसकी आंखें शार्प हो जाती हैं। वो पूछता है, क्रेजी कैप्टन अभी कहाँ है? एलेंड कहता है, मामला तो सुलझ गया है। पर क्लेन अपनी दोहराता है, कॉन्स विक्टर अभी कहाँ है? एलेंड सिर हिलाकर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कुछ आदमी अभी भी बायाम में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि उसका शिप आसपास के किसी आइलैंड के पास छिपा होगा, पर यह सिर्फ एक गेस है। क्लेन खामोशी से सुनता और फिर कहता है, थैंक यू। इसके बाद एलेंड का एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो जाता है। वो कहता है, मैं आज यहाँ तुम्हें एक वार्निंग देने आया हूँ। तुम बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहे हो। हाई यानी बड़े लोग तुम पर नजर रखने लगे हैं। कोई भी पावर हाउस जो किर्चिस जैसे बंदे को आसानी से मार दे, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरी सलाह है कि तुम इस आइडेंटिटी से चेक इन करना बंद कर दो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्लेन सीरियसली सिर हिलाता है, ठीक है।
वो कैप्टन एलेंड का शुक्रगुजार था, पर उसने ये अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। एलेंड के जाने के बाद क्लेन तुरंत अपना अपीयरेंस बदलता है, एक दूसरा इन करता है कि मिलिट्री उसे ट्रैक तो नहीं कर रही। सब कुछ सेट करने के बाद वो क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर को ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। दूसरों के लिए ये एक नामुमकिन काम हो सकता था, लेकिन क्लेन के पास एक तुरुप का इक्का था, सी गॉड सेप्टर। वो जानता था कि जब तक कॉनर्स विक्टर रोरस्टेड आर्किपेलागो के पानी में है, वो उससे छिप नहीं सकता, क्योंकि क्लेन आसपास के सभी समुद्री जीवों से बात कर सकता था और उसका पता लगा सकता था। तो भाई, कहानी शुरू होती है क्लेन के सीक्रेट ठिकाने से, जिसे वो ग्रेफॉग के ऊपर की दुनिया कहता है। ये बेसिकली उसका अपना पर्सनल डायमेंशन है, जहां को उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वहां पहुंचकर क्लेन ने कबाड़ के ढेर से सी गॉड सेप्टर को बाहर निकाला, जो एक सुपर पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट है। इस सेप्टर के चारों तरफ अनगिनत रोशनी के छोटे छोटे पॉइंट्स घूम रहे थे, जैसे कोई गैलेक्सी हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर एक लाइट पॉइंट उसके किसी न किसी बिलीवर की प्रेयर यानी प्रार्थना थी। मतलब सोचो, उसके फॉलोअर्स दुनिया में कहीं भी प्रेयर करते हैं और क्लेन को यहाँ उसकी खबर मिल जाती है। ये उसके लिए एक तरह का सुपरनैचुरल जीपीएस और सीसीटीवी नेटवर्क जैसा था। खैर, क्लेन ने सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की। उसका मेन फोकस जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के पानी वाले एरिया पर था, क्योंकि ग्रे फॉग के ऊपर से वो डायरेक्टली समंदर में कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने बिलीवर्स की प्रेयर्स को एक बेस बनाना पड़ता था। इन प्रेयर्स के थ्रू वो लगभग 5 नॉटिकल माइल्स के एरिया में समंदर के क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता था। तो क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी मतलब अपनी मैजिकल एनर्जी फैलाई और एक लाइट पॉइंट को टच किया। उसे एक नेटिव बंदा दिखा, जो अपनी फिशिंग बोट पर शाम की डेली प्रेयर कर रहा था। जैसे ही क्लेन ने अपना ध्यान बदला, सीन का एंगल तेजी से ऊपर उठने लगा। अब उसे गहरे काले बादल और ऊंची ऊंची लहरें दिखने लगी। उसे समझ आ गई कुछ घंटों में एक भयंकर तूफान आने वाला है। उसे याद आया, अरे हाँ, जब मैं बाहर था तो माहौल काफी अजीब और दबा हुआ सा लग रहा था। और तभी उसे अपने दोस्त एलेंड की बात याद आई। एलेंड ने कहा था कि क्रेजी कैप्टन कॉनर्स का जहाज शायद किसी आइलैंड के पीछे तूफान से बचने लिए छिपा होगा। ये बात सोचते ही क्लेन का काम बहुत आसान हो गया। अब उसे पूरा का पूरा समंदर छानने की जरूरत नहीं थी, उसे बस आसपास के आइलैंड्स पर फोकस करना था। ये सोचते ही क्लेन के हाथ सी गॉड सेप्टर था, उसके टिप पर लगा ब्लू जेम चमकने लगा। जिस समंदर में पहले फिशिंग बोट थी, वहां अब सिर्फ चांद की लाल रोशनी उछलती लहरों पर पड़ रही थी। अचानक बिना किसी आवाज के पानी में हलचल हुई और एक बहुत बड़ी अजीब सी आंख सह पर आ गई, जो सीधे आसमान में देख रही थी। उस आंख के नीचे एक विशाल सिलहूट था, शायद किसी बहुत बड़े समुद्री जीव का। उसी टाइम आसपास की हर तरह की मछलियां भी पानी की सतह पर आने लगीं। सेप्टर से निकल कल की रोशनी में वो सब एक साथ घूमने लगीं और फिर अलग अलग डायरेक्शंस में तैरकर चली गईं। ये सब क्लेन के नए जासूस थे। सिर्फ 10 सेकंड्स में 5 नॉटिकल माइल्स का वो पूरा एरिया वापस नॉर्मल हो गया। ये सब करने के बाद क्लेन ने एक गहरी सांस ली। ये थोड़ा थकाने वाला काम है। उसने अपना हाथ उठाकर अपने सिर को मला। देखो, वो सिर्फ समुद्री जीवों को कमांड नहीं दे रहा था, बल्कि उसने उन्हें अपनी थोड़ी सी बियॉन्डर स्पिरिचुअलिटी भी दी थी, ताकि जब भी उन्हें किसी आइलैंड के पास कोई छिपा हुआ शिप दिखे तो वो प्रेयर के जरिए उसे सीन भेज सकें। ये काम सी गॉड सेप्टर के लिए तो मुश्किल नहीं था, पर उसे कंट्रोल करने वाले क्लेन के लिए काफी थका देने वाला था। इसके बाद क्लेन ने अलग अलग आइलैंड्स पर मौजूद कुछ और बिलीवर्स को चुना और सेम मेथड से वहां के समुद्री जीवों को भी अपना जासूस बना दिया। ये सब करने के बाद वो सीधे रियल वर्ल्ड में लौट आया। उसने अपना कोट उतारा और सीधा बेड पर गिर गया। उसकी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसे लगा कि वो तुरंत सो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जिससे न तो वो आंखें खोल पा रहा था और न ही सो पा रहा था। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। उसकी स्किन पर अजीब से दाने उभर आए थे, जिनके नीचे मांस के टेंटिकल्स छिपे हुए थे। ये लूजिंग कंट्रोल का साइन था। उसे तुरंत मिस्टर हैंगमैन की वार्निंग याद आई कि अगर तुम लगातार 2 दिनों तक अपनी स्पिरिचुअलिटी को जीरो पर ले जाते हो तो तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगेंगी और तुम कंट्रोल खोने लगोगे। क्लेन ने सोचा, मेरी बॉडी सिर्फ एक बार लिमिट तक पहुंचने में ही एबनॉर्मल हो गई, जबकि मैं ज्यादा देर उस स्टेट में रहा भी नहीं। उसने समझा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अभी अभी एडवांस हुआ था और उसने अपनी पावर्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किया था। खैर, उसे अपनी थॉट्स को कंट्रोल किया और कोगिटेशन शुरू कर दिया, जो एक तरह का मेडिटेशन होता है, ताकि उसका दिमाग और बॉडी शांत हो सके। धीरे धीरे रिकवर होने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। जब क्लेन की आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और जोरों की बारिश हो रही थी। तूफान अपने पूरे जोर पर था। ये बायाम शहर के लिए कोई नई बात नहीं थी, वहां अक्सर ऐसा होता रहता था। क्लेन वॉशरूम गया और फिर उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 स्टेप्स लिए और वापस ग्रेफॉग के ऊपर पहुंच गया। उसने लंबे ब्रॉन्ज टेबल पर रखे सी गॉड सेप्टर को उठाया और अपने समुद्री जासूसों से मिले सीन्स को ब्राउज करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक के बाद एक शिप्स के सीन आने लगे, जो अलग अलग पोर्ट्स पर या आइलैंड्स के पीछे छिपे हुए थे। हालांकि क्लेन ने क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर को कभी देखा नहीं था, पर उसे उसके और उसके पायरेट क्रू के सिंबल्स के बारे में पता था, इसलिए उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। एक एक करके सीन फ्लैश हो रहे थे और वो बहुत पेशेंस के साथ हर शिप की डिटेल्स को चेक कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद
उसकी आंखों में एक छिपाई न जा सकने वाली खुशी दिखाई दी। उसने एक सीन पर जूम किया और एंगल को और करीब ले आया। उसे सस्पेक्टेड शिप मिल गया था। वो शिप सिमिम आइलैंड के पीछे खड़ा था, जो रॉर्स्टेड आर्किपेलागो से सबसे दूर का आइलैंड था। शिप के पीछे एक ऊंची चट्टान थी और नीचे लहरें उफान पर थीं। जहाज के झंडे और पाल नीचे कर दिए गए थे, लेकिन शिप के दोनों तरफ एक सफेद खोपड़ी का निशान था, जिसकी एक आंख पर पैच लगा हुआ था, और ये क्रेजी कैप्टन के पायरेट क्रू का ही एम्ब्लेम था। शक को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्लेन ने अपनी कलाई से स्पिरिट पेंडुलम निकाला और डिविनेशन से कंफर्मेशन किया। जवाब उसके फेवर में था। वो वाकई कॉनर्स विक्टर का ही शिप था, और क्रेजी कैप्टन के पास सिर्फ एक ही शिप था। क्लेन ने सोचा, अब समझ आया। ज्यादातर एडवेंचरर्स को पता है कि क्रेजी कैप्टन किंगडम के ह्यूमन ट्रैफिकर से कांटेक्ट में है, फिर भी चर्च ऑफ स्टॉर्म्स की इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम क्यों नहीं आया। उस पर सिर्फ 3,300 पाउंड्स का इनाम है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक शिप है, जिससे ये एक छोटा मोटा बिजनेस लगता है। एक शिप से वो बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ही नहीं सकता। मतलब ये सब एक दिखावा है। ये सब सोचने के बाद उसने सोचा, अब आगे क्या करना है। उसका पहला रिएक्शन था कि वो किसी बड़े समुद्री जीव जैसे व्हेल को समन करे और उस पर बैठकर तूफान में सीधे सिमिम आइलैंड पहुंच जाए, और फिर चुपके से शिप में घुसकर अपनी मैरियोनेटिस्ट पावर से क्रेज कैप्टन कॉनर्स को कंट्रोल कर ले। लेकिन फिर उसने गहराई से सोचा और उसे लगा कि यह फैसला अब जल्दबाजी वाला होगा। नॉर्मल पायरेट से निपटना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कॉनर्स बैक उनके ग्रेट स्मॉग जैसे भयानक मामले में शामिल था। इसका मतलब था कि उसका नॉर्मल बिहेवियर सिर्फ एक दिखावा था, एक डिस्गाइज। हो सकता है कि शिप के अंदर कोई ऐसा ट्रैप हो जो पायरेट एडमिरल लेवलदे को भी फंसा सके। अगर क्लेन ने जल्दबाजी में घुसपैठ की तो शायद वो जिंदा बाहर नहीं आ पाता। फिर उसने दूसरा ऑप्शन सोचा, क्या मैं खुद को समन करूं और स्पिरिट बॉडी के रूप में सी गॉड सेप्टर के साथ वहां जाऊं। इससे कुछ एक्सीडेंट से बचा जा सकता था, क्योंकि कुछ भी गलत होने पर वो तुरंत समनिंग खत्म कर सकता था। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी। सी गॉड सेप्टर असल में स्टॉर्म पाथवे के एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर का कैरेक्टरिस्टिक था। जैसे ही ये रियल वर्ल्ड में आता, ये सी किंग जहान कॉटमैन को अट्रैक्ट कर सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा प्लान बिगड़ जाता। क्लेन ने सीन में दिख रहे तूफान को देखा और उसके दिमाग में एक प्रिलिमिनरी प्लान आया। लेकिन उससे पहले उसने एक पेन और पेपर बनाया, और एक डिविनेशन स्टेटर से निपटना बहुत खतरनाक है। उसने पेंडुलम की चेन पकड़ी और अपना पूरा ध्यान डिविनेशन पर लगाया। जल्द ही उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पेंडुलम बहुत तेजी से और बड़े एम्पलीट्यूड में क्लॉकवाइज घूम रहा था। इसका मतलब था कि कॉनर्स विक्टर से निपटना वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। जैसा मैंने सोचा था, अच्छा हुआ मैं जल्दबाजी में वहां नहीं गया। क्लेन ने सी गॉड सेप्टर उठाया और अपने नए प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। प्लान ये था कि वो प्रेयर सीन का इस्तेमाल करके और तूफान की आड़ में दूर से ही सी गॉड सेप्टर से कॉर्ड्स विक्टर के शिप पर हमला करेगा। मकसद शिप को डुबाना नहीं, बल्कि छत्ते में पत्थर मारकर अंदर छिपे सीक्रेट्स को बाहर निकालना था। जैसे ही उसे सिचुएशन का अंदाजा हो जाता, वो सी किंग के आने या कुछ भी एबनॉर्मल महसूस करने से पहले अटैक रोक देता। और अगर क्रेजी कैप्टन बदकिस्मती से सी किंग के हाथों में पड़ जाता, तो भी क्लेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सच पता चलने के बाद उसे वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन तीनों चर्चेस को देनी ही थी। और अगर क्रेजी कैप्टन भागने में कामयाब हो जाता, तो भी क्लेन को उसके सीक्रेट्स का अंदाजा हो जाता, जिसके बाद वो एक नया प्लान बना सकता था। एक तीर से दो निशाने वाला प्लान था ये फ्यू। क्लेन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने शिप को अंधेरी लहरों में ऊपर नीचे होते देखा, और फिर उसने सी गॉड सेप्टर को हवा में ऊंचा उठाया। सेप्टर के टिप पर जो ब्लू जेम्स थे वो अब तेज रोशनी से चमकने लगे थे, एक नया तूफान लाने के लिए तैयार थे। तो भाई, नया चैप्टर शुरू होता है, एकदम तूफानी सीन के साथ। जगह है साइमिम आइलैंड, और वहां समंदर का पानी अंधेरे में पूरी तरह से उफान पर था। क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर के जहाज, जिसका नाम था सिंगल आइड स्कल, उस पर कुछ पायरेट्स अपने आप को बारिश हवा से बचाते हुए डेक पर इंस्पेक्शन कर रहे थे। अब आप सोचो, इतनी तेज हवा थी कि एक बच्चे को भी उड़ा ले जाए, और ये लोग बस ये चेक कर रहे थे कि जहाज में कोई एक्सीडेंट न हो जाए। ये जो पायरेट्स बात कर रहे थे, उनकी बातें सुनकर ही आपको हंसी आ जाएगी। एक बंदा कहता है, यार ऐसे मौसम में तो रेड थिएटर में होना चाहिए था, मस्त दारू पीते, वीड स्मोक करते, औरतें आसपास होती। उसका साथी भी पूरी फील लेकर कहता है, मैंने सुना है कि रेड थिएटर में कुछ नया माल आया है, सच में ट्राई करने का मन कर रहा है। मतलब इन लोगों को देखो, बाहर मौत का तूफान चल रहा है और इनको अपनी अय्याशी की पड़ी है। इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि इनका कैप्टन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसानों की तस्करी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। वो लोग एक पुरानी बात याद करते हैं कि कैसे एक बार उनके माल में एक अमीर घर की लड़की थी जो अपने घर से भाग गई थी। वो उसकी खूबसूरती को याद करके अफसोस जताते हैं कि बेचारी ने सुसाइड कर लिया था। और मुझे लगता है ये सीन जानबूझकर दिखाया गया है ताकि हमें पता चले कि ये पायरेट्स कितने बुरे लोग हैं, और इनके साथ जो होने वाला है वो ये डिजर्व करते हैं। तो भाई, जैसे ही ये लोग अपनी फालतू की बातें खत्म करते हैं, सिचुएशन एकदम पलट जाती है। अचानक आसमान में एक अजीब सी सिल्वर कलर की बिजली चमकती है जो अंधेरे बादलों को चीर देती है, और फिर बूम, एक बहुत बड़ी बिजली सीधा उनके जहाज सिंगर आइड स्कल की तरफ गिरती है। बिजली के गिरते ही का जहाज आग पकड़ लेता है, और एक जोरदार धमाका होता है जो पायरेट्स के कानों को सुन्न कर देता है।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। जैसे ही और भी बिजलियां जहाज को पूरी तरह से तबाह करने के लिए नीचे आती हैं, वो अचानक बीच हवा में ही अलग हो जाती हैं। मतलब फिजिक्स के सारे लॉज को तोड़ते हुए वो जहाज को हिट करने के बजाय उसके आसपास पानी में गिर जाती हैं। ये सीन देखकर ऊपर ग्रे फॉग में बैठा क्लेन, जो ये सब कर रहा था, तुरंत समझ जाता है कि बॉस यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसको यकीन हो जाता है कि इस जहाज पर जरूर कोई डेमीगॉड लेवल की पावर वाला बंदा या फिर कोई सील्ड आर्टिफैक्ट है। और सच कहूं तो अगर क्लेन ने जल्दबाजी में सीधा जहाज पर घुसपैठ कर दी होती तो उसका तो वहीं काम तमाम हो जाता। उसको खुद को बचाने का या सी गॉड सेप्टर यूज करने टाइम तक नहीं मिलता। तो अब क्लेन को पता चल गया था कि उसका सामना किसी छोटी मोटी हस्ती से नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सी गॉड सेप्टर की पूरी पावर को एक्टिवेट कर दिया। अब जहाज के आसपास दो तरह की आवाजें गूंजने लगी। एक इतनी तीखी थी कि कानों के पर्दे फाड़ दे, और दूसरी इतनी गहरी जैसे किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। ये आवाजें पायरेट्स के लिए एक टॉर्चर जैसी थीं। कईयों को तो खून की उल्टी करने का मन करने लगा। लेकिन भाई, ये तो बस शुरुआत थी। असली पिक्चर अभी बाकी थी। पानी के छलकने की आवाज तेज होती गई और अचानक समंदर से करीब 10 मीटर ऊंची एक लहर उठी। ये कोई नॉर्मल लहर नहीं थी, ये एक सुनामी थी जो क्लेन ने क्रिएट की थी। वो लहर एक विशाल दीवार की तरह सिंगल आइड स्कल की तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान अपने अदृश्य हाथ से धकेल रहा हो। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे कैलेमिटी कहा जा सकता है। जहाज पर मौजूद पायरेट्स की तो हालत ही खराब हो गई। उन्हें लगा कि जैसे कहानियों में सुना हुआ दुनिया का अंत, एपोकैलिप्स आ गया है। उन लोगों ने तो खुद को बचाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, फिर से वही अजीब चीज हुई। सुनामी की लहर के ठीक बीच में एक अजीब सा भंवर, एक वॉर्टेक्स बन गया, जो किसी भी लॉजिक या साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं था। उस भंवर ने पूरी की लहर को बीच से फाड़ दिया और वो भयानक सुनामी वहीं पर ढह गई। मतलब लिटरली सुनामी और गायब हो गई। ये देखकर क्लेन भी हैरान था कि जहाज के अंदर जो भी डेमगॉड या सिल्ड आर्टिफैक्ट है वो कितना पावरफुल है। अब यहाँ क्लेन का असली मकसद जहाज को डुबाना या कैप्टन कॉनर्स को पकड़ना नहीं था। उसका मेन गोल था कि जहाज के अंदर छिपी हुई उस डेमीगॉड लेवल की चीज को बाहर निकलने पर मजबूर करना। वो उसकी पहचान जानना चाहता था, क्योंकि दुनिया में इतने पावरफुल लोग या आइटम्स बहुत कम होते हैं। अगर एक बार उसकी शक्ल दिख जाए तो ये पता लगाना आसान हो जाता कि वो कौन है और किस ऑर्गेनाइजेशन से है। और यही चीज उसे बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग की इन्वेस्टिगेशन में आगे का रास्ता दिखाती। तो क्लेन ने एक और मूव चला। उसने एक जबरदस्त हरिकेन यानी बाउंडर बनाया और जहाज को हवा में उड़ा दिया। जहाज हवा में उड़ते हुए कई नॉटिकल माइल्स तक आगे बढ़ता रहा, जैसे वो कोई एयरशिप हो। क्लेन का प्लान था कि वो उस जहाज को अपनी रेंज में रखेगा और उस डेमीगॉड को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जैसे ही क्लेन एक और सुनामी लाने के लिए अपनी बची हुई स्पिरिचुअलिटी इकट्ठा कर रहा था, उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। ये एक भयानक सोनिक बूम था और ये आवाज थी सीकिंग यान कॉटमैन की। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का सीक्वेंस 3 सेंट था, जो एक एंजल के लेवल के करीब होता है। भले ही वो अभी भी दूर था, लेकिन विन वाटर्स का मास्टर था और वो दूर से ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। उस भयानक सोनिक बूम ने सिंगल आइड स्कल को और दूर फेंक दिया। सी किंग को पायरेट्स को मारने में कोई झिझक नहीं थी, आखिर वो थे तो क्रिमिनल्स ही। उसी वक्त क्लेन ने एक बहुत ही पावरफुल साइकिक एनर्जी को महसूस किया जो पूरे एरिया को स्कैन कर रही थी। ये देखकर क्लेन समझ गया कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है। उसने बहुत शांति से अपना कनेक्शन काटा और सी गॉड सेप्टर को वापस कबाड़ के ढेर में फेंक दिया। बाद में क्लेन सोचता है कि सी किंग के आए बिना उसमें उस डेमी गॉड को बाहर निकालने का कॉन्फिडेंस नहीं था। उसका सीक्वेंस अभी भी बहुत लो था, लेकिन इस पूरी घटना से उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिला। उसने महसूस किया कि डेमीगॉड की पावर्स में डिस्ट्रॉशन, कंफ्यूजन और नॉर्मेलिटी का उल्लंघन जैसे एलिमेंट्स थे, और ये सारी खासियतें ब्लैक एम्परर पाथवे की थीं, जिसके बारे में क्लेन को कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी से पता था। इससे क्लेन को शक हुआ कि रॉयल फैमिली का कोई गुट सिर्फ डिमोनिस सेक्ट के साथ ही नहीं, बल्कि ब्लैक एम्परर पाथवे वाली किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिला हुआ है। अब चैप्टर का एंडिंग सीन काफी फनी और अनएक्सपेक्टेड है। क्लेन अभी अभी इतनी बड़ी लड़ाई और इन्वेस्टिगेशन से थका हारा बैठा था और रात के लगभग 3 बज रहे थे। तभी उसे एक प्रेयर सुनाई देती है, और वो प्रेयर किसी और की नहीं बल्कि डैनिट्स की थी। वो फेमस पायरेट नशे में धुत होकर द फूल यानी क्लेन से प्रार्थना कर रहा था। क्लेन बेचारा अपना माथा पीट लेता है कि यार ये बंदा मुझे रात में सोने भी नहीं देगा क्या। उसे समझ आता है कि गोल्डन ड्रीम के क्रू मेंबर्स शायद गेरमैन स्पैरो के जाने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं और नशे में धूत होकर उसे परेशान कर रहे हैं। चैप्टर का बिल्कुल आखिरी सीन सी किंग यान कॉटमैन का है। वो फाइनली उस जगह पहुंचता है और उसे सिंगल आइड स्कल जहाज मिलता है, जो पूरी तरह से जला हुआ और लाशों से भरा हुआ था। और जहाज के मस्तूल के बीच में कैप्टन कॉनर्स विक्टर की लाश बंधी हुई थी। उसकी खुली हुई आंखों में खौफ साफ झलक रहा था और उसके सीने में एक लकड़ी का खंभा घुसा हुआ था, जिससे हर तरफ खून ही खून था। उसकी लाइफ और स्पिरिट बॉडी दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और इसी डार्क नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर शुरू होता है गोल्डन ड्रीम जहाज से, जो तूफान के उस पार खड़ा है। कमरे में हल्की हल्की लाल चांदनी आ रही थी, लेकिन पूरा कमरा एक डार्क और बिना लाइट के था। और वहां बेड के साइड में डैनिट्स एक स्टैच्यू की तरह बिना हिले डुले खड़ा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने मेड्यूसा को देख लिया हो और पत्थर का बन गया हो।
वो जोर जोर से अपने दांत पीस रहा था और उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे, जो किसी को पता भी नहीं चल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सीन बार बार घूम रहा था, एक धुंधला ग्रे फॉग और उसके ऊपर एक परछाई जो सबसे ऊपर खड़ी थी, और जो मेरा नाम लेते हैं वो मेरी नजर में रहते हैं। ये सुनते ही डेनिट्स की तो हालत ही खराब हो गई थी। उसे सच में रिस्पॉन्स मिल गया था। उसके होंठ कांप रहे थे और वो धीरे धीरे अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पैर पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। ये उसकी लाइफ में पहली बार था जबकि किसी प्रेयर का जवाब मिला था, और इसी वजह से वो बुरी तरह डर गया था। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई हो। उसे पहले से पता था कि फूल कोई अननोन ताकत है, वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए गेहरमन स्पैरो काम करता है, वो इसी हस्ती को मानता है। और उसे ये भी पता था कि उनका नाम लेने से उसका एक कनेक्शन बन गया है। अगर उसने जरा सी भी गद्दारी या धोखा देने की कोशिश की तो वो एक अजीब और मिस्टीरियस मौत मरेगा। लेकिन ये सारी नॉलेज उसे वाइस एडमिरल एडविना ने किताबों में सिखाई थी। उसने कभी असल में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी बड़ी अननोन हस्ती उसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगी। और जब अचानक वो परछाई और वो आवाज उसकी आंखों और कानों के सामने आई, तब उसे पहली बार पता चला कि पावरफुल हस्तियां अपने फॉलोअर्स को सीधे जवाब देती हैं। हाँ, कहीं न कहीं डेनिट्स के मन में वो अननोन हस्ती अब एक माइटी हस्ती बन चुकी थी, मतलब एक असली गॉड लेवल बीइंग। जैसे ही वो अपने शौक से थोड़ा बाहर आया, उसने जल्दी जल्दी गहरी सांसें लीं। उसने सोचा कि थोड़ा चलकर अपने दिल में बचे हुए डर को कम किया जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, उसे पता चला कि उसके पैर तो एकदम बेजान हो चुके हैं। वो सीधा अपने बेड पर गिर गया और बड़ी मुश्किल से घूमकर बैठने में कामयाब हुआ। ये सच में एक शानदार हस्ती है, ये रियल है। डेनिट्स धीरे धीरे बड़बड़ाया और अब उसे पूरी एहसास हो गया था कि वो किसी बहुत सीरियस मामले में फंस चुका है। मतलब आप सिचुएशन की ग्रेविटी समझो। बुक वर्ड में जब उसने सिर्फ नाम बोला था तब कुछ अजीब नहीं हुआ था, तो उसे सिर्फ पॉसिबल नतीजों का डर था। लेकिन अब वो एक ऐसे छिपे हुए खतरे का सामना कर रहा था जो फाइनली खुलकर सामने आ गया था, और उसका फ्यूचर आया था जिसे वो देख भी नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है, वो बहुत ज्यादा डर के एक ऐसे गड्ढे में गिर गया था जिससे निकलना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद डेनिट्स ने एक लंबी सांस छोड़ी और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ये इतनी बुरी बात भी नहीं है, कम से कम गेहरमन स्पैरो अभी भी जिंदा है और काफी अच्छी लाइफ जी रहा है। ये सोचकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अब मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं और फ्यूचर में एक माइटी हस्ती का आशीर्वाद पाने वाला इंसान। ये सब सोचते हुए डेनिट्स ने फैसला की कि वो हर सुबह उठकर प्रेयर करेगा। उसका मानना था कि कोई भी हस्ती अपने एक लॉयल फॉलोअर को नापसंद नहीं करेगी, और हाँ, वो उस कही गई बात को भी हमेशा ध्यान में रखेगा और मन ही मन प्रेयर करता रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह होती है। क्लिंट पिछली रात की थकान के बाद नॉर्मली उठता है। वो धीरे धीरे बेड से उतरता है और बाहर देखता है। आसमान नीला था और जमीन गीली थी। पूरी दुनिया ऐसी लग रही थी जैसे पानी से धुल गई हो, और एक अजीब सी फ्रेशनेस थी हवा में। लेकिन इधर उधर बिखरे पत्ते, टूटी हुई डालियां और हर तरह का कचरा ये बता रहा था कि पिछली रात शांतिपूर्ण नहीं थी। क्लिन एक नॉर्मल लोनीस चेहरे का मास्क पहनता है और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। उसने एक कप गर्नी सैप ऑर्डर किया जो सिमरीम आइलैंड की एक ड्रिंक थी, और साथ में एक हैवी ब्रेकफास्ट टियाटिवा, ताकि पिछली रात की एनर्जी वापस आ सके। वो लेमनेड जैसी ड्रिंक पीते हुए, जिसमें चीन और दूध भी था, मटन और फिश से बने फ्रेश और खुशबूदार मील को खा रहा था। तभी क्लिन ने होटल का न्यूज़पेपर उठाया और सोनिया मॉर्निंग पोस्ट से पढ़ना शुरू किया। ब्रेकफास्ट खत्म होते होते उसने स्ट्रेंज केसेस नाम का पेपर खोला जो एडवेंचर्स के बीच काफी पॉपुलर था, और तभी उसकी नजर एक चौंकाने वाली हेडलाइन पर पड़ी। तूफान के बीच खूनी लड़ाई, क्रेजी कैप्टन मारा गया। अंदर लिखा था कि क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर के जहाज सिंगलाइट स्कल पर जबरदस्त लड़ाई। पायरेट्स ने अपने ही क्रेजी कैप्टन को मार डाला और फिर एक दूसरे को भी खत्म कर दिया, और खबर यह थी कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सारा कांड पिछली रात के भयानक तूफान में छिप गया था। किसी को भी इस लड़ाई के बारे में पता नहीं चला जब तक कि सिंगल आइट स्कल जहाज सिमरीम हार्बर के पास लावारिस तैरता हुआ नहीं मिला। आर्टिकल के साथ एक धुंधली फोटो भी थी जो शायद हार्बर से चुपके से ली गई थी। फोटो में जहाज की हालत बहुत खराब दिख रही थी। वो बुरी तरह डैमेज था, कई जगहों पर जला हुआ था। सिर्फ एक मस्तूल ही सही सलामत बचा था, और बीच वाले मस्तूल पर एक तिकोनी हैट पहने हुए आदमी की बॉडी टंगी हुई थी। ये कॉन्स विक्टर है, वो ऐसे ही मर गया। क्लिन की आंखें सिकुड़ गईं और वो सीरियसली सोचने लगा। अब ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि पिछली रात उस जहाज पर एक डेमीगॉड था। जब उस डेमीगॉड ने देखा कि क्रेजी कैप्टन को टारगेट किया जा रहा है, या शायद सी किंग उसका पीछा कर रहा था, तो वो सिर्फ अपनी जान बचा सका। वो कॉनर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे चुप करा दिया जाए और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। जो क्रेजी कैप्टन का पीछा करने का प्लान बना रहा था थोड़ा निराश हो गया। उसे एहसास हुआ कि हालांकि क्लू का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब बहुत कम बचा है। इस समय उसे सिर्फ एक बात पता थी कि वो डेमीगॉड शायद ब्लैक एम्पर पाथवे का था। क्लिन सोचता है कि पिछली रात के तूफान की इंटेंसिटी को देखते हुए ये जहाज शायद सी किंग ने ही हार्बर तक भेजा होगा ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। पता नहीं कोई और सुराग मिलेगा या नहीं। हाँ, मैं इस काम के लिए मिस्टर हैंगमैन को बोल सकता हूं कि वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स में इस पर नजर रखें।
उसे अलग से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दोपहर में टैरो गैदरिंग तो है ही। द वर्ल्ड सीधे उसे ये कमीशन दे सकता है। क्लिन ने जल्दी से अपना मन बना लिया और बाकी बचा हुआ गरनी सैप पी गया। फिर वो अपने कमरे में वापस गया और उस रेडियो ट्रांस रिसीवर को वापस लाने का प्लान बनाया, जिसे उसने ग्रे फॉग के ऊपर काफी समय से रखा हुआ था। उससे एरोड से कांटेक्ट करना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या उसके पास बिजारो सॉर्सर पोशन फॉर्मूला के बारे में कोई और क्लू है। लेकिन क्लिन को यह भी पता था कि वो इसे बार बार और ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता, वरना ट्रू क्रिएटर के उसे डिटेक्ट करने का खतरा था। इसी वजह से और एरोड से सावधान रहने के कारण वो पहले खुद ही सब कुछ करने की प्लानिंग कर रहा था, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी क्वेश्चन आंसर गेम खेलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है ब्लू एवेंजर जहाज पर। एल्गर अपने जहाज पर आखिरी बार सप्लाई भरवाने का प्लान बना रहा था, इससे पहले कि वो पासू आइलैंड वापस जाए। अपने क्रू को खरीदने वाली चीजों के बारे में बताने के बाद उसने लोकल कपड़े पहने और सीधे बायाम शहर की ओर चला गया। कुछ चक्कर काटने के बाद वो कैथेड्रल ऑफ वेव्स पहुंचा। वहां वो बिशप चोगो को हाल के डेवलपमेंट्स के बारे में रिपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि वो पासू आइलैंड लौट रहा था और चर्च के हाई रैंक्स को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि उसका इमीडिएट सुपीरियर कौन है। वो सही तरीके से एक्ट करना चाहता था ताकि उसके सुपीरियर को ये न लगे कि वो चेन ऑफ कमांड को तोड़ रहा है। बिशप चोगो एल्गर की इस हरकत से बहुत खुश हो। उसने कहा, चिंता मत करो, ये बस एक रूटीन रिपोर्टिंग है। मैंने पहले ही हिज एमिनेंस स्कॉटमैन को बता दिया है कि तुम लॉर्ड के प्रति समर्पित हो और चर्च के लॉयल हो। तुम सबसे भरोसेमंद कैप्टन्स में से एक हो। चोगो रुका, लेकिन एल्गर को बोलने का टाइम दिए बिना उसके आगे कहा, एक और मिशन है। उन लोगों की जांच करो जो क्रेज कैप्टन कॉर्स विक्टर से करीब से जुड़े हुए हैं। ये मिशन सीधे हिज एमिनेंस स्कॉटमैन ने दिया है, तुम्हें इसे सीरियसली लेना होगा। क्रेजी कैप्टन से जुड़े लोगों की जांच। एल्गर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी बाई छाती पर मारी और कहा, यस योर एक्सीलेंसी। तभी चोगो ने 2 सेकंड सोचा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने एल्गर को हिलाकर रख दिया, क्या तुम गेहरमन स्पैरो को जानते हो? यह सवाल एक बिजली के झटके की तरह था। एल्गर की आंखें सिकुड़ गईं और वो लगभग मौके पर ही अपना कंट्रोल खोने वाला था, लेकिन शुक्र है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, जिससे वो किसी तरह नॉर्मल बना रहा। मैंने उनके बारे में सुना है, वो हाल ही में बहुत फेमस हुए हैं। उन्होंने वर्मटंग मिथोर का शिकार किया, ट्रेसी को बुरी तरह घायल किया और वो कैटलिया के फ्यूचर जहाज पर भी चढ़े थे। एल्गर ने अपने दिल की बेचैनी को छिपाने के लिए एक सांस में सब बोल दिया। चोगो ने सिर हिला में थे, इसलिए तुम समयूज में थोड़े पीछे हो। गेहरमन स्पैरो ने पिछले हफ्ते टॉस कार्टर में किर्चीज को मार डाला और उसका इनाम हासिल कर लिया है। वो पायरेट वाकई में एक डेविल था, एक सीक्वेंस 5 डेविल। किर्चीज अगालिटो का सेकंड मेट। एल्गर ने बहुत ही असली इमोशंस के साथ पूछा। उसे पता था कि किर्चीज के सीक्वेंस 5 होने का शक था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो डेविल पाथवे का था, और वो सीक्वेंस 5 और डेविल दोनों था। इसका मतलब था कि उसे मारना बहुत मुश्किल था, जिसका मतलब था कि गेहरमन स्पैरो ने शायद एक अचानक मुठभेड़ में किर्चीज को मार डाला था। इसका मतलब यह भी था कि गेहरमन स्पैरो पहले से ही सीक्वेंस 5 के टॉप पर था। यह सोचकर एल्गर अंदर से हिल गया था। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि एक हफ्ते में द वर्ल्ड ने सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर पोशन फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट हासिल कर लिया था। एक सीक्वेंस 5 डेविल को मार दिया था, और शायद उसके हाथ में सीक्वेंस 6 नोट्री पोशन फॉर्मूला भी था। उसने ये सब कैसे किया? एल्गर को एहसास हुआ कि वो द वर्ल्ड से थोड़ा डरने लगा है। बेशक ये उसके लिए कोई एक्सेप्टेबल बात नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि द वर्ल्ड मिस्टर फूल का ब्लेस्ड रिप्रेजेंटेटिव है और शायद मिस्टर फूल के एक से ज्यादा ब्लेस्ड हैं। ये भी हो सकता है कि एक नोटरी फॉर्मूला के लिए रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा ओशन सॉन्गस्टर के लिए तो गेहरमन ने शायद सिर्फ किर्चीज को मारा था। हालांकि ये भी काफी डरावना था, लेकिन ये किसी झूठी कहानी जैसा नहीं लग रहा था। चोगो ने सीरियसली से हिलाया, हाँ, और गाल्टो का कोई एक्शन देने कुछ इशारा करता है। गेहरमन स्पैरो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने पर फोकस करो। ठीक है योर एक्सीलेंसी, एल्गर ने सम्मान से झुककर कहा, और उसने पहले ही तय कर लिया कि वो इस मिशन को जितना हो सके बस नाम के लिए करेगा। और अब सीन वापस क्लिन के होटल रूम में आता है। क्लिन ने रेडियो ट्रांस रिसीवर को टेबल पर रखा और कुछ ही देर बाद तेज खटखट की आवाजें आने लगी। तो भाई, पिछले चैप्टर के इंटेंसेक्शन के बाद इस चैप्टर में सीन थोड़ा चिल है, लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन का ऐसा बॉम्ब फूटा है ना कि दिमाग हिल जाएगा। सीन शुरू होता है क्लेन के रूम से, जहां वो एक पुराने रेडियो ट्रांसीवर के सामने बैठा है। तभी खटखट की आवाज के साथ मशीन से एक इल्यूजन वाला पेपर बाहर निकलता है। उस पर लिखा था, ग्रेट मास्टर, आपका वफादार और विनम्र सर्वेंट एरोडेस आखिरकार आप तक पहुंच ही गया। अब ये एरोडेस कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिक मिरर है, एक सील्ड आर्टिफैक्ट, और इसका बात करने का स्टाइल एकदम नेक्स्ट लेवल है। देखो, इतने टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा कि मास्टर आप मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहे थे। उल्टा वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है कि मैं आप तक पहुंच नहीं पाया। यार, ऐसे सर्वेंट को देखकर तो किसी को भी थोड़ा गिल्टी फील होगा, है ना? लेकिन क्लेन अभी भी बहुत सावधान था। उसे पता था कि ये चीज बहुत पावरफुल और खतरनाक हो सकती है। तभी एरोडेस को पेपर निकालता है और इस बार उस पे मोटिकॉन बना था, एक छिपकर झांकने वाला चेहरा।
और फिर लिखता है, ग्रेट मास्टर स्पिरिट वर्ल्ड के रूलर, आपके सर्वेंट को महसूस हो रहा है कि आप अपने पवित्र सिंहासन पर लौटने के एक कदम और करीब आ गए हैं। क्या मैं सही हूं? ये बंदा तो बहुत जल्दी इवॉल्व हो गया है, अब कलर्ड टेक्स्ट से इमोटिकॉन भी बना रहा है। यहां से एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। एरोडेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेन एक असली गॉड है जो बस अपनी मेमोरी और पावर्स को वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भले ही क्लेन अभी सिर्फ सीक्वेंस 5 है, एरोडेस उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है। क्लेन समझ गया कि मेरा उससे एक सवाल पूछ रहा है, तो उसने सीधे सीधे हाँ में जवाब दिया। यस, एरोडेस ने तुरंत रिप्लाई किया, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, तो अब रूल्स के हिसाब से आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, और साथ में एक स्माइली फेस भी बनाया। क्लेन ने बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए अपना सबसे जरूरी सवाल पूछा, बिजारो सॉर्कर का पोषण फार्मूला कहाँ मिल सकता है? ये उसके सीक्वेंस 4 का फार्मूला था और इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन लग रहा था। एरोडेस ने जो जवाब दिया वो एक नहीं बल्कि 3 ऑप्शंस थे, और तीनों ही एक से बढ़कर एक खतरनाक थे। पहला ऑप्शन एक सीन में दिखाया गया, एक अंधेरा कैथेड्रल जहां कुछ अजीब सी धुंधली चीजें रेंग रही थीं, जैसे किसी पेंसिल ड्राइंग को इरेजर से मिटा दिया गया हो। और एरोडेस ने नीचे टेक्स्ट में समझाया, ये ज़राटुल है। ही अपने सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज में एडवांसमेंट के दौरान कंट्रोल खो बैठा और एक मॉन्स्टर बन गया। लेकिन ग्रेट मास्टर, आपको सावधान रहना होगा, ही बहुत चालाक है। हो सकता है ये सब सिर्फ एक एक्टिंग हो। भाई सोचो जरा, सीक्वेंस 1 ये सियर पाथवे का एंजल लेवल है, और वो बंदा अब एक मॉन्स्टर बन चुका है जिसे सीधे देखना भी खतरनाक है। मतलब पहला दरवाजा तो क्लेन के लिए ऑलमोस्ट बंद था। दूसरा ऑप्शन भी एक सीन में दिखाया गया, एक ऊंचा पहाड़ जिस पर टूटे फूटे महल थे और अंदर एक बहुत बड़ी पत्थर की कुर्सी थी। ये जगह क्लेन पहचानता था। ये हॉर्नासिस माउंटेन रेंज में एंटीगोनस फैमिली का छिपा हुआ खजाना था। यहां जाना भी मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि वहां भी एक बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। और फिर आता है तीसरा और सबसे शॉकिंग ऑप्शन। एरोडेस एक और सीन दिखाता है। इस बार सीन था बैकलैंड शहर का, जहां सेंट सैमुअल के दिखा, जो एवनाइट गॉडेस के चर्च का हेडक्वार्टर है। कैमरा कैथेड्रल के अंदर जाता है और एक भारी लोहे के काले दरवाजे पर रुकता है। यह था चैनिस गेट, चर्च की सबसे सिक्योर जगहों में से एक, और उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी ब्लैक कवर वाली नोटबुक एक बुकशेल्फ पर रखी हुई थी। ये वही एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक थी। हाँ भाई, वही नोटबुक जिसकी वजह से ओरिजिनल क्लेन की मौत हुई थी। कहानी घूम फिरकर वापस वहीं आ गई थी। ये एक जबरदस्त फुल सर्कल मोमेंट था। क्लेन को एहसास हुआ कि क्योंकि अब वो इस नोटबुक से जुड़ा हुआ है, तो शायद इस बार उसे पढ़ने पर उसे बिजारो सॉर्कर का फॉर्मूला मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे चर्च के सबसे सिक्योर वॉल्ट से चुराना था। ये ज़राटुल का सामना करने से कम मुश्किल काम नहीं था, लेकिन कम से कम क्लेन को एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया था। उसे वापस बैकलैंड जाना था और कोई मौका ढूंढना था। ये पार्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि इसने क्लेन के अगले बड़े मिशन की नींव रख दी थी। अब क्लेन ने अपना दूसरा सवाल पूछा, पिछली रात क्रेजी कैप्टन कॉनर स्विफ्टर के जहाज पर जो डेमीगॉड था वो कौन था? एरोडेस ने फिर से एक सीन दिखाया। सीन में क्रेजी कैप्टन कॉनर से एक आदमी के सामने झुका हुआ खड़ा था। वो आदमी एक लंबे काले लबादे में था और उसका चेहरा हुड के नीचे छिपे हुए अंधेरे में था, जैसे उसका कोई असली सिर ही न हो, बस एक डिस्टॉर्टेड अंधेरा हो। मतलब उस डेमीगॉड ने अपनी पहचान छिपाने और डिवाइनेशन से बचने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन क्लेन एक डिस्गाइज एक्सपर्ट था। उसने उस आदमी के बिल्ड को ध्यान से मेमोराइज कर लिया। उसकी हाइट, उसके लंबे हाथ जो घुटनों तक पहुंच रहे थे, उसके चौड़े कंधे, ये छोटी छोटी डिटेल्स भविष्य में उस डेमीगॉड को पहचानने में बहुत काम आ सकती थीं। बहुत अच्छे, अब तुम्हारी बारी है पूछने की, क्लेन ने कहा। वो बहुत क्यूरियस था कि एरोडेस इस बार क्या पूछेगा, लेकिन जो हुआ वो क्लेन ने सपने में भी नहीं सोचा था। एरोडेस ने थोड़ा हिचकिचाते हुए टाइप किया, ग्रेट मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? क्लेन ने हैरान होते हुए कहा, हाँ। और फिर जो लाइन पेपर पर आई, ये थोड़ा लेट है। आपके इस शरीर का जन्म 4 मार्च 2027 को हुआ था। मैं उस दिन आधी रात को ही आपको विश करना चाहता था, लेकिन मैं आप तक पहुंच नहीं पाया। ये सुनकर तो क्लेन भी एकदम चुप हो गया। उसे खुद अपना बर्थडे याद नहीं था। एक इंसान जो अकेला रहता है वो इन सब चीजों का हिसाब कहाँ रखता है? और ये पहली चीज थी जिसने उसे बर्थडे विश किया था। ये एक बहुत ही इमोशनल और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। इस एक लाइन ने एरोडेस को एक सिंपल मैजिक टूल से एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जिसके अंदर शायद फीलिंग्स भी थीं। क्लेन को अपने भाई बहन बेन्स और मेलिसा की याद आ गई, जो आज शायद दुखी होंगे। इस सीन ने क्लेन के दिल में एरोडेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद क्लेन ने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारा ओरिजिन क्या है? टाइपिंग की आवाज 2 सेकंड के लिए रुकी और फिर शुरू हुई। एरोडेस ने जो सीन दिखाया वो बहुत ही अजीब और क्रीपी था। जमीन सारा काला चिपचिपा लिक्विड बाहर निकल रहा था और वो लिक्विड अजीब अजीब मॉन्स्टर्स में बदल रहा था। और उसी प्रोसेस के दौरान उस काले लिक्विड से एक छोटी सी रोशनी निकली और एक पत्थर पर जा गिरी, और वो पत्थर तुरंत एक आईने में बदल गया, वही एरोडेस वाला आईना। ये सीन क्या था, ये तो क्लेन को भी समझ नहीं आया, लेकिन ये साफ था कि एरोडेस का ओरिजिन किसी बहुत ही डरावनी और कॉस्मिक चीज से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एरोडेस ने पूछा, ग्रेट मास्टर, क्या आपका कोई और सवाल है? क्लेन ने मना कर दिया, नहीं। और फिर एरोडेस ने बहुत ही प्यार से विदा ली।
ग्रेट मास्टर, आपका वफादार सर्वेंट एरोडेस फिर से आपकी सेवा करने का इंतजार करेगा, बाय। और आखिर में एक हाथ हिलाने वाला इमोटिकॉन भी बनाया। और इसके साथ ही ये अजीब लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातचीत खत्म हो गई। लेकिन क्लेन के लिए एक नया और बहुत ही खतरनाक रास्ता खुल चुका था। उसका अगला टारगेट सेट था बैकलैंड। तो पिछले चैप्टर के बाद क्लेन अपने इनके रूम में वापस आ जाता है। जो रेडियो ट्रांसीवर अभी तक इतना क्रीपी और ईरी लग रहा था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही क्लेन के आसपास का माहौल नॉर्मल हुआ, वो रेडियो भी अपनी असली हालत में लौट आया था। क्लेन ने आते ही सबसे पहले रिचुअल सेटअप किया और रेडियो को वापस ग्रेफॉक के ऊपर सैक्रिफाइस कर दिया। ये सब करने के बाद उसे फुर्सत मिली कि वो उन जवाबों के बारे में सोच सके जो उसे मिले थे। अब सोचो, सिचुएशन ये थी कि उसके पास एरोडेस, मिस्टर इजिक और वेलोसेप्टिन से मिले सारे क्लूज थे। इन सबको मिलाकर क्लेन ने अपने दिमाग में एक बेसिक आइडिया बना लिया था कि उसे आगे क्या करना है। उसका प्लान था कि वो बैकलैंड वापस जाएगा, लेकिन सिर्फ रेस्ट करने या रिग्रुप करने के लिए नहीं, बल्कि उसने बैकलैंड को अपना मेन बेस बनाने का सोचा था, जहां वो लंबे टाइम एक्टिव रहेगा। और वहां उसका एक बहुत बड़ा और मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्की मिशन था, एवरनाइट गॉडेस चर्च के सेंट सैमुअल कैथेड्रल से एंटीगोन्स फैमिली की नोटबुक चुराना। मतलब एक गॉडेस के मेन चर्च से चोरी। ये प्लान सुनने में ही कितना क्रेजी लगता है, और इसका रिस्क तो नेक्स्ट लेवल का था। अगर ये प्लान फेल हो जाता तो उसके पास बैक ऑप्शंस भी थे। पहला ऑप्शन था कि बियॉन्डर पाथवे में स्विच कर लेगा, और अगर वो भी इम्पॉसिबल हुआ तो आखिरी रास्ता था हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बैकलैंड में वो शर्लॉक मोरियार्टी बनकर खुलेआम नहीं घूम सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इन जैंगविल या रॉयल फैमिली के लोग जो अंधेरे में छिपे हैं, वो उसे ढूंढ निकालते। लेकिन जब उसे अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात करनी होती या चर्च ऑफ स्टीम के रिसोर्सेज यूज करने होते, तब वो कुछ देर के लिए शर्लॉक मोरियार्टी बन सकता था। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल था, एक नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। एक ऐसी आइडेंटिटी जिसका गेरमन स्पैरो से दूर दूर तक कोई लेना देना न हो। इस बार वो सीधा प्रिट्स हार्बर नहीं जाएगा, बल्कि देसी बे से घूम कर जाएगा, ताकि कोई भी उसका बैकग्राउंड ट्रेस ही न कर पाए। देख रहे हो क्लेन का दिमाग कितना तेज और कितना स्ट्रैटेजिकली काम करता है। अपना अगला प्लान फाइनल करने के बाद क्लेन ने सोचा कि वो थोड़ा ब्लड निकालकर ग्रे फॉग के ऊपर ग्रोसेल्स ट्रेवल्स को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि दोपहर में टैरो गैदरिंग है, तो उसने आराम करने का फैसला किया। अब सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर शिप पर। एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया अपनी खिड़की से समंदर को देख रही थी, और डेक पर से नीना के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो फ्रैंक ली पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसने फास्ट ग्रोइंग बीफ फ्लेवर्ड मशरूम्स उगा दिए थे जो मछलियां खाते थे। मतलब फ्रैंकली के एक्सपेरिमेंट्स भी हमेशा अजीब ही होते हैं, कुछ भी बना देता है वो। कैटलिया ये सब सुनकर एक गहरी सांस लेती हैं और अपने भारी चश्मे को ठीक करती हैं। तभी अचानक उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर होती है। उसने देखा कि उसके स्टडी डेस्क पर कुछ पीले पड़े हुए पेपर्स अचानक से अपीयर हो गए थे। एम्पर की डायरी एंट्रीज। फाइनली क्वीन मिस्टिक ने मैसेंजर भेज ही दिया। दोपहर के 3 बजे कैटलिया टैरो क्लब में एंटर करती हैं। जैसे ही वो वहां आती हैं, उसने नोटिस किया कि उसकी नाक पर उसका जाना पहचाना चश्मा अपने आप आ गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो रियल वर्ल्ड में पहनती है। वहां आते ही उसने देखा कि मिस जस्टिस बहुत ही ग्रेसफुली खड़ी हुई और मिस्टर फूल को ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। ऑड्रे आजकल काफी अच्छे मूड में थी। इसका रीजन ये था कि उसने अपनी फैमिली के कैसल में वापस आकर अपनी मदर लेडी केटलिन की कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की थी, और इससे उसे काफी अच्छा फीडबैक मिला था, जिससे वो साइकियाट्रिस्ट के एक्टिंग प्रिंसिपल्स को और बेहतर समझ पा रही थी। मतलब दूसरों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ही वो और स्ट्रांग बन सकती थी। यही इस पोर्शन का मेन पॉइंट था। क्लेन ने मिस जस्टिस का ग्रीटिंग एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया, लेकिन उसकी नजर मिस्टर हैंगडमैन पर गई। वो काफी परेशान लग रहा था, जैसे किसी दुविधा में फंसा हो। क्लेन ने अंदाजा लगाया कि मिस्टर हैंगमैन को ओशन सॉन्गस्टर पोशन का फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट मिल तो गया है, लेकिन उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद केटलिया आगे आई और बोली, ऑनरेबल मिस्टर फुल, मुझे रोजेल की डायरी के 3 पेजेस मिले हैं। ये सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि क्वीन मिस्टिक द्वारा चुने गए इन पेजेस में शायद सीर पाथवे के कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का कोई क्लू मिल जाए। ये उसके लिए एक और बैकअप प्लान बन सकता था। क्लेन ने बहुत ही शांत और नेचुरल तरीके से कहा, बहुत अच्छा, तुम एक रिक्वेस्ट के बारे में सोच सकती हो। इसी बीच ऑड्रे भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने सोचा कि ये पहली बार है जब मैम हर्मिट ने डायरी पेजेस दिए हैं। इसका मतलब साफ था, पिछले हफ्ते फूल से पनिशमेंट मिलने के बाद वो अब सच में टैरो क्लब का हिस्सा बन गई थी, सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रही थी। क्लेन ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और तीनों डायरी पेजेस उसके हाथों में आ गए। डेरिक और बाकी मेंबर्स चुप हो गए ताकि मिस्टर फूल की रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस न हो। पहली डायरी एंट्री 9 फरवरी की थी। आज बोर्नोवा का बर्थडे है। वो अब एक हेल्दी, स्ट्रांग, ईमानदार और दयालु नौजवान बन गया है। उसकी भक्ति ने चर्च का दिल जीत लिया है। हर कोई मुझे बधाई दे रहा है, कह रहा है कि बोर्नोवा निश्चित रूप से ब्लेस्ड एक सेंट बनेगा। वो उसकी तारीफ करते हैं कि उसका विश्वास कितना शुद्ध और बेदाग है। मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी निराशा छिपा नहीं पा रहा हूँ।
मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ज्यादा इंसान बने, उनमें ज्यादा इमोशंस हों। मैं उम्मीद करता हूं कि वे खुद बने, न कि सिर्फ एक देवता के भक्त। लेकिन लगभग हर कोई दिल से मानता है कि बोर्नोवा की प्रेजेंट स्टेट एक्सीलेंट है। मटिल्डा भी यही सोचती हैं। सीएल भी, मेरे ज्यादातर नोबल ऑफिशियल्स की भी यही फीलिंग्स हैं। सिर्फ बर्नाडेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझती है। ये पढ़कर पता चलता है कि रोजेल कितना अकेला फील कर रहा था। सिर्फ उसकी बेटी बर्नाडेट ही उसे समझती थी। डायरी में आगे लिखा था, जराटुला ने बोर्नोवा के जन्म के समय जो कहा था और डेमीगॉड बनने के बाद जो मुझे पूर्वाभास हुआ था, उसे याद करके मेरा दिल भारी हो रहा है। प्यारा एंजेल है, कितना प्यारा एंजेल है। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? क्या इस तरह तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, तुम शायद मेरे अंदर के घमंड को कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे लिए तो क्या हुआ अगर तुम्हें रिप्लेस कर सकता हो? भाई, ये लाइन पढ़कर तो गूज़बम्प्स आ गए। एक इंसान सीधा एक गॉड को चैलेंज कर रहा है कि वो उसे रिप्लेस कर देगा। ये रोजेल का असली एम्बिशन दिखाता है। क्लेन को भी रोजेल का दबा हुआ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा था। अगली एंट्री 11 फरवरी की थी। जराटुला से कांटेक्ट फिर से फेल हो गया जब से उसे वो एंटीगोनस नोटबुक मिली है। ये सीक्रेट ऑर्डर का लीडर बहुत कम दिखाई देता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या सीक्रेट प्लान बना रहा है। फिर 12 फरवरी की एंट्री थी। मैंने बर्नाडेट के लिए एक बहुत सूटेबल मिस्टिकल आइटम बनाया है। ये उसे हिडन सेज की आवाज से बचने में मदद कर सकता है जब तक कि वो खुद प्रेयर करके जवाब न मांगे। ये आइटम सेंट्स को सोनियासी के सबसे पूर्वी छोर में, जहां गॉड्स का बैटलफील्ड है, वहां एंटर करने में भी मदद कर सकता है। हाँ, मैं तो बस अपनी बेटी के लिए मजे मजे में एक प्रेजेंट बना रहा था। सोचा नहीं था कि इसके इतने पावरफुल इफेक्ट्स होंगे। बर्नाडेट, तुम्हारे डैड सच में दुनिया के बेस्ट आर्टिसन हैं। बेस्ट आर्टिसन, ये लाइन क्लेन को स्ट्राइक करती है क्योंकि इसका मतलब था कि डायरी लिखते वक्त रोजेल 7 पाथवे का सीक्वेंस 2 एंजल बन चुका था, और क्योंकि गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी पहले से मौजूद थे, ये एक आर्टिसन के लिए हाईएस्ट पॉसिबल रैंक थी। अब समझ आया कि मिस्टिक गॉड्स के बैटलफील्ड में इतनी आसानी से कैसे आ जा सकती है। ये सब उसके डैड के गिफ्ट की वजह से था। इसके बाद क्लेन पेज पलटता है और अब कंटेंट बिल्कुल नया था। 5 अक्टूबर की एंट्री में रोजेल प्रिमोर्डियल मून के बिलीवर्स के बारे में लिखता है। आज मेरे बनाए मेन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रिमोर्डियल मून बिलीवर्स को पकड़ा। उनकी हरकतें मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उनकी ताकत सीधे क्रिम्सन मून से आती हुई लगती है। लेकिन डेटा ये कंफर्म करता है कि क्रिम्सन मून सच में एक सैटेलाइट है जो हमारे प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। तो फिर ये फिजिक्स और मिस्ट्री को एक साथ कैसे फ्यूज कर रहा है? और फिर आती है आखिरी और 17 शॉकिंग अक्टूबर की। मैंने आखिरकार फैसला कर लिया है। मैं पड़ोसी मिस्ट्री प्रायर पाथवे में स्विच करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ ऐसा करके ही मैं सीक्वेंस 1 बन सकता हूं। मुझे हमेशा से शक था कि हिडन सेज सिर्फ एक कॉन्सेप्चुलाइज यूनिकनेस है जो किसी एक्सीडेंट की वजह से जिंदा हो गया है। इसलिए इस पाथवे की सीक्वेंस 1 पोजीशन शायद अभी भी खाली है। ये तो बहुत बड़ा रिवील था। शायद यही वो डिसीजन था जिसकी वजह से आगे जाकर रोजेल पूरी दुनिया का दुश्मन बना। एक गॉड के पाथवे में घुसने की कोशिश करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो भाई, कहानी आगे बढ़ती है और क्लेन को मिलती है रोजेल की डायरी के 3 और पेजेस। अब देखो, इन डायरी पेजेस में जो लिखा था ना, उसने पूरी कहानी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि आखिर रोजेल ने क्या राज खोले थे। पहला पेज उठाते ही क्लेन को पता चलता है रोजी एक बहुत ही पावरफुल पोशन बनाने की तैयारी कर रहा था जिसका नाम था नॉलेज एम्परर। ये सीक्वेंस 1 का पोशन था, मतलब समझ रहे हो, एंजल लेवल की पावर। रोजेल लिखता है कि उसे फॉर्मूला तो मिल गया है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके हिसाब से वो इंग्रेडिएंट्स या तो किसी एंजल के पास हो सकते हैं या किसी चीज के साथ फ्यूज होकर एक खतरनाक मॉन्स्टर या सील्ड आर्टिफैक्ट बन चुके होंगे। फैक्टर बहुत हाई था, मतलब उसे इस काम के लिए एक भरोसेमंद हेल्पर की जरूरत थी। मुझे ये पढ़कर लगा कि यार, इस लेवल पर आकर भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता। मतलब पावर जितनी प्रॉब्लम्स उतनी ही खतरनाक। अब जो इंटरेस्टिंग बात रोजेल ने लिखी वो थी बियॉन्डर पाथवेज के बारे में। ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिटेंस से सुनना। तो ध्योजेल ने कहा कि नॉलेज एम्परर नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये रीडर पाथवे का हिस्सा होगा जो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के चर्च का है। लेकिन ऐसा था नहीं, और ये दोनों पाथवेज आपस में स्विचेबल भी नहीं थे। यहीं से रोजेल अपनी थ्योरी बताता है जो उसने मिस्टीरियस लीडर और मिस्टर हर्मिस के साथ डिस्कस की थी। उनके हिसाब से रीडर पाथवे ऑमनिसिएंट वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सब कुछ जानने वाला। वहीं मिस्ट्री प्रायर और सवांट पाथवे नॉलेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके दो अलग अलग एस्पेक्ट्स को, एक मिस्ट्री की तरफ और दूसरा रियलिटी की तरफ। ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मतलब बियॉन्डर वर्ल्ड का पूरा सिस्टम कितना डीप और कॉम्प्लिकेटेड है, ये यहाँ समझ आता है। रोजेल ने यह भी मजाक में लिखा कि जब वो नॉलेज एम्परर बन जाएगा तो उसकी बेटी बर्नाडेट को हिडन सेज से आने वाले फाल के नॉलेज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटा सा पर्सनल टच था जो दिखाता है कि वो अपनी फैमिली की कितनी परवाह करता था। अब क्लेन ये सब पढ़कर सोच में पड़ जाता है। वो अंदाजा लगाता है कि रोजेल शायद इसीलिए मिस्ट्री प्रायर पाथवे पर स्विच कर गया था ताकि वो नॉलेज एम्परर बन सके,
और शायद इसी वजह से चॉप्स टीम के साथ उसके रिश्ते पूरी तरह खराब हो गए और वो पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया। अकेले पड़ जाने पर उसके पास ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। क्लेन को रोजेल की ये थ्योरी बहुत फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि इससे उसे बियॉन्डर पाथवेज के इंटरचेंजेबिलिटी के रूल्स में हेल्प मिल सकती थी। वो सोचने लगता है कि अगर रीडर ओमनिसिएंट है तो क्या शेफर्ड पाथवे ओमनीपोटेंट यानी सब कुछ कर सकने वाला है, और क्या इसीलिए वो दोनों इंटरचेंजेबल हैं। फिर वो स्टॉर्म, सन और स्पेक्टर पाथवेज के बारे में भी सोचने लगता है। मतलब एक छोटी सी डायरी एंट्री ने क्लेन के दिमाग में सवालों का तूफान ला दिया था। लेकिन भाई असली शौक तो अभी बाकी था। जब क्लेन ने तीसरा डायरी पेज देखा तो उसके होश उड़ गए। उस पेज पर कोई डेट नहीं थी और शब्द बहुत अजीब तरह से बहुत ज्यादा जोर देकर लिखे गए थे, जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से या पैनिक में हो। पेज पर लिखा था, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। रोजेल ने आगे लिखा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा, और वो चीजें भी जो उसने खुद बनाई हैं। वो इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसे खुद को बचाने के लिए मेहनत करनी होगी। वो 7 डीटीज पर भरोसा नहीं कर सकता। उसका मकसद था सीक्वेंस 0 के थ्रोन पर बैठना, तभी वो और उसकी कीमती चीज बच पाएंगी। उसने मिस्टर डोर को रियल वर्ल्ड में वापस लाने का भी सोचा, लेकिन उसे डर था कि वो अपने साथ एक अनएक्सपेक्टेड तबाही लेकर आएगा। ये पढ़ते ही क्लेन का सिर दर्द से फटने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि ये पेज कितना ज्यादा खतरनाक है। जब रोजेल ने ये लिखा था तब वो शायद एक सीक्वेंस 1 नॉलेज एम्परर था, और उसके शब्दों में इतनी ज्यादा पावर और इमोशन थे कि अगर क्लेन ने इसे रियल वर्ल्ड में पढ़ा होता तो वो ऑन द स्पॉट अपना मेंटल कंट्रोल खो देता या पागल हो जाता। उसे खुशी होती है कि मैम हर्मिट को चाइनीज नहीं आती, वरना इस पेज को याद करते करते ही उनके साथ कोई म्यूटेशन हो जाता। क्लेन सोचता है कि रोजेल का गुस्सा और जल्दबाजी एक एंजेल के लेवल से मैच नहीं करती। उसे शक होता है कि या तो किसी ने उसे इन्फ्लुएंस किया था या किसी चीज ने उसके थॉट्स को करप्ट कर दिया था। और वो लाइन, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, क्लेन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या रोजेल ट्रांसमाइग्रेशन की बात कर रहा था। मतलब क्या उसके अलावा और भी लोग हैं जो दूसरी दुनिया से आए हैं, जैसे कि खुद क्लेन। ये सब सोचने के बाद क्लेन वापस टैरो क्लब के सीन में आता है। वो तीनों डायरी पेजेस को गायब कर देता है और मैम हर्मिट यानी कैटलिया तरफ देखकर पूछता है, अपनी रिक्ट सोच ली है। और भाई साहब, कैटलिया जो सवाल पूछती है उससे पूरे क्लब में सन्नाटा छा जाता है। वो कहती है, मैं जानना चाहती हूं कि एम्परर रोजेल अपने आखिरी दिनों में पागल क्यों हो गए थे। ऑड्रे तो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मैम हर्मिट ने इतना भारी और डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। उसे लगता है कि सिर्फ 3 पेजेस के बदले में इतना बड़ा सीक्रेट पूछना इक्विवेलेंट एक्सचेंज के प्रिंसिपल के खिलाफ है। लेकिन बाकी सब की तरह वो भी चुपचाप मिस्टर फूल के जवाब का इंतजार करने लगती हैं। अब क्लेन मिस्टर फूल के अपने कैरेक्टर में हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है। वो कहता ले, हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। मैं न तो ओमनिसिएंट हूं और न ही ओमनीपोटेंट हूं। भाई क्या स्टाइल था जवाब देने का। उसने इतने आराम से ये बात कही कि किसी को बुरा भी नहीं लगा, बल्कि सब और ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगे। फिर वो आगे कहता है, मैं भी जानना चाहता हूं कि रोजेल के साथ उसके आखिरी दिनों में क्या हुआ था, लेकिन कन्फर्म है कि किसी अनजान वजह से रोजेल ने अपनी नजरें सीक्वेंस 0 पर टिका दी थीं। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि सीक्वेंस 0 क्या है, क्योंकि क्लब में ज्यादातर लोगों को पता था कि इसका मतलब है एक सच्चा गॉड बनना। ये सुनते ही ऑड्रे और एल्गर जैसे लोग समझ जाते हैं कि मामला कितना सीरियस था। वहीं एमलिन और फॉर्स जैसे नए मेंबर्स को पहली बार पता चलता है कि सीक्वेंस 1 के ऊपर भी एक लेवल होता है। इसके बाद क्लब की नॉर्मल प्रोसीडिंग शुरू होती हैं। द वर्ल्ड यानी क्लेन का पपेट लिटिल सन यानी डेरिक को नोटरी पोशन का फॉर्मूला देता है, और फिर वो द हैंगमैन यानी एल्गर की तरफ देखकर कहता है, जैसा कि तुम जानते हो मेरे पास तुम्हारा ओशन सॉन्गस्टर पोशन का फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट दोनों हैं। ये सुनते ही सब फिर से शॉक हो जाते हैं। उसे याद कैट था कि गेरमन स्पैरो ने सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही स्लॉटर किर्चिस का शिकार किया था, तो इतनी जल्दी एक और सीक्वेंस 5 का पोशन और इंग्रेडिएंट कहां से आती है। वो सोचने लगती है, कहीं इसने एक और ओशन सॉन्गस्टर को तो नहीं मार दिया, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के एक हाई रैंकिंग मेंबर को, सिर्फ 1 हफ्ते में। उसे ये बात बिल्कुल अनरियल लगती है और इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सवाल छोड़कर कि आखिर गेरमन स्पैरो की असली पावर और लिमिट्स क्या हैं। तो भाई टैरो क्लब की सीक्रेट मीटिंग चल रही है और माहौल एकदम गर्म हो चुका है। मिस्टर वर्ल्ड यानी हमारे क्लेन ने ओशन सॉन्गस्टर पोशन का फार्मूला और मेन इंग्रेडिएंट हासिल कर लिया है, और ये बात सुनकर सब लोग शॉक में हैं। सबसे पहले तो बेचारा डेरिक दसन, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने हाथ में रखे गोटस्किन से नजर हटाकर मिस्टर वर्ल्ड को ऐसे देख रहा था जैसे कोई एलियन देख लिया हो। उसके दिमाग में तो मिस्टर वर्ल्ड की इमेज अब एक नए ही लेवल पर पहुंच गई थी। वो सोच रहा था कि यार ये बंदा तो सिटी ऑफ सिल्वर के 6 मेंबर काउंसिल के कुछ मेंबर्स जितना पावरफुल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब डेरिक के लिए काउंसिल मेंबर्स गॉड लेवल के लोग थे, और सिर्फ डेरिक ही नहीं, अपनी मैजिशियन फॉर्स भी उतनी ही हैरान थी और साथ में थोड़ी उदास भी। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार टैरो क्लब ज्वाइन किया था
तो मिस्टर वर्ल्ड उसे बस एक शांत और चुपचाप रहने वाला बंदा लगा था। उसके अलावा उसको कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन फिर धीरे धीरे मीटिंग्स में उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसकी कमाल की एबिलिटीज सामने आने लगी। देखते ही देखते फॉर्स की नज़र में वो एक सीनियर बियॉन्डर बन गया, जो शायद सिर्फ मिस्टर हैंग्ड मैन से ही थोड़ा कम था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तो मिस्टर वर्ल्ड ने फॉर्स को बार बार सरप्राइज किया था। पहले तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाने लगा, फिर उसने थोड़े ही टाइम में ढेरों बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बेची। फॉर्स तो मन ही मन ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं मिस्टर वर्ल्ड कोई बियॉन्डर असैसिन तो नहीं है जो मिस्टीरियस दुनिया में छिपकर काम करता है। उसके दिल में मिस्टर वर्ल्ड के लिए डर बैठ गया था, लेकिन साथ में एक खुशी भी थी। खुशी इसलिए क्योंकि अब उसे पता था कि अगर कोई मुश्किल काम है तो वो मिस्टर वर्ल्ड को दे सकती है और उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जब नई मेंबर द हर्मिट आई थी तो फॉर्स को लगा था कि अब मिस्टर वर्ल्ड का जलवा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मिस्टर वर्ल्ड ने तो सारी लाइमलाइट ही छीन ली और अपनी पावर से सबकी आंखें चौंधिया दी। ओशन सॉन्गस्टर का फार्मूला, उसका मेन इंग्रेडिएंट और साथ में नोटरी का फार्मूला, ये सब हासिल करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं थी। उधर वैम्पायर व्हाइट भी मन ही मन सोच रहा था, यार ये बंदा सच में इंप्रेसिव है। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कैपेबल होते हैं। लेकिन फिर उसका ध्यान तुरंत खुद पर चला गया। छोड़ो ये सब, मैं कब एक विस्काउंट बनूंगा। इस हंटिंग कंपटीशन के बाद विनर को जो प्राइज मिलेगा उससे शायगुई और स्ट्रांग बन सकते हैं। मतलब अपना भाई हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। अब आती है हमारी लेडी ऑड्रे द जस्टिस। वो भी मिस्टर वर्ल्ड की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल घूम रहा था। वो सोच रही थी कि इतना कैपेबल मिस्टर वर्ल्ड एम्परर रॉसेल की डायरी के क्यों नहीं ढूंढ रहा। ये तो मिस्टर फूल को खुश करके उनसे फेवर लेने का सबसे आसान तरीका है। वो हर्मिट मैम की तरह नई भी नहीं है कि उसे अभी सब ऑब्जर्व करना हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है जिसके लिए मिस्टर फूल की हेल्प चाहिए हो। तो फिर वो डायरी क्यों नहीं खोज रहा? कहीं वो चुपके से डायरी सबमिट तो नहीं कर रहा? लेकिन क्यों? अनजाने में ही सही, ऑड्रे को लगने लगा था कि मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर फूल के बीच कोई गहरा कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो इसे कंफर्म नहीं कर पा रही थी। और सच कहूं तो यहाँ पर ऑड्रे ने जो पॉइंट पकड़ा है वो इस कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तभी कुछ सेकंड की शांति के बाद एल्गर यानी द हैंगमैन मिस्टर फूल की तरफ मुड़ता है। ऑनरेबल मिस्टर फूल, मैं द वर्ल्ड के साथ प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। और क्लेन को तो इसी का इंतजार था। उसने मन में सोचा, लो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, और उसने तुरंत बाकी सब केसेस को आइसोलेट कर दिया। अब सिर्फ एल्गर और द वर्ल्ड ही एक दूसरे से बात कर सकते थे। एल्गर ने 2 सेकंड इंतजार किया और फिर द वर्ल्ड यानी गहरमन स्पैरो की तरफ देखा। मैं तुम्हें एक अननोन प्रिमिटिव आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स दूंगा। उसके बदले में उस आइलैंड पर न सिर्फ ऐसे बियॉन्डर क्रिएचर्स हैं जो अब नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट पर नहीं मिलते, बल्कि वहां एक बहुत पुराने खंडहर भी जो उम्र किसी को नहीं पता। एल्गर ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, उसे मैंने और किलांगस ने मिलकर खोजा था। उस टाइम हम दोनों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसके अंदर तक जा पाते, लेकिन किलांगस को कुछ ऐसे सुराग मिले थे जिससे उसे शक था कि उन खंडहरों में कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छिपी है। उसका मानना था कि उसकी वैल्यू एम्परर रॉसेल के बनाए कार्ड से कम नहीं होगी। मेरी ताकत किलांगस से कम थी, इसलिए मैं उतना अंदर नहीं गया जितना वो गया था। मुझे नहीं पता उसने क्या देखा था, मैं बस उसकी बातों से अंदाजा लगा सकता था। अब क्लेन का दिमाग तेजी से चल रहा था। हैंगर्ड मैन की बातों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसका मतलब वो वाइस एडमिरल हरिकेन किलागस को बहुत पहले से जानता था। उन लोगों ने साथ में एडवेंचर भी किया था और पहले इसी ने उस पायरेट एडमिरल को मारने का प्लान बनाया था। साफ था कि हैंग्ड मैन चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कोई मामूली मेंबर नहीं है। उसका पास्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसने बहुत सारे राज छिपा रखे हैं। क्लेन ने सोचा, एक प्रिमिटिव आइलैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये उसके मेंबर्स को ग्रो करने का फाउंडेशन बन सकता है। तो क्लेन ने द वर्ल्ड को ऐसा दिखाया जैसे वो सोच रहा हो, ताकि वो हैंगमैन से और जानकारी निकलवा सके। द वर्ल्ड को चुप देखकर एल्गर ने शांति से कहा, उस आइलैंड पर डेमी गॉड लेवल के बियॉन्डर क्रिएचर्स के निशान भी हैं। तुम्हारे लिए वो एक कीमती चीज होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं मिस्टर फूल के नाम की कसम खा सकता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनते ही क्लेन का दिमाग क्लियर हो गया। उसने सोचा, बिजारो सॉर्सरर का पोशन फार्मूला मिलने के बाद मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए होंगे। डेमीगॉड लेवल पर पैसा किसी काम का नहीं रहता, ट्रेडिंग ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। डेमीगॉड लेवल बियॉन्डर क्रिएचर्स की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो खंडहर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो द वर्ल्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के हंसते हुए कहा, डील। लेकिन एल्गर ने तुरंत फार्मूला नहीं लिया। उसने अपनी एक शर्त रखी, मेरी एक कंडीशन है। मैं चाहता हूं कि जब पहली बार उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाओ तो मेरे साथ जाओ। मिस्टर फूल ये सब देख रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं कोई गड़बड़ करूंगा। क्लेन ने एक पल सोचा और द वर्ल्ड से सिर हिलाकर हाँ कहलवा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, खतरनाक जगहों पर जाने के लिए मुझे वैसे भी साथियों की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि तक तुम्हारे पास जरूरी ताकत होगी। द वर्ल्ड के टोन से एल्गर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने राहत की सांस ली। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा पहला एक्सप्लोरेशन मेरे एडवांसमेंट के बाद हो।
हाँ, अगर मैं पोषण की वजह से कंट्रोल खो देता हूँ तो ये एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, द वर्ड ने शांति से जवाब दिया। इसके बाद एल्गर ने मिस्टर फूल की परमिशन से एक गोटस्किन पर उस प्रिमिटिव आइलैंड की सारी डिटेल्स बना दी। वो रोस्टेड सी के बाहरी इलाके में था और काफी बड़ा आइलैंड था, लगभग ब्लू माउंटेन आइलैंड जितना। क्लेन ने गोटस्किन लेकर जल्दी से उसे पढ़ा और सारी जानकारी समझ ली। फिर उसने ऊपर देखकर कहा, पोषण फार्मूला और मेन इंग्रेडिएंट में गैदरिंग खत्म होने के बाद दूंगा। ठीक है, एल्गर ने भी शांति से जवाब दिया। हालांकि उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। जैसे ही उन दोनों की प्राइवेट बात खत्म हुई, कैटलिया द हर्मिट ने द वर्ल्ड पर से अपनी नजर हटाई और फॉर्स को देखा। मीटियोराइट क्रिस्टल मिल गया है, 60 ग्राम्स के लिए 600 पाउंड्स। अरे वाह, इतनी जल्दी। मैम हर्मिट सच में बहुत एफिशिएंट है। फॉर्स खुश हो गई, लेकिन फिर उसे पैसे की टेंशन हो गई। पिछले हफ्ते ही उसने 600 पाउंड्स देकर लाओ स्क्विड का क्रिस्टलाइज्ड ब्लड खरीदा था, जिससे उसके पास सिर्फ 230 पाउंड्स बचे थे। इस हफ्ते की रॉयल्टी से उसे 150 पाउंड्स और मिले, फिर भी वो अभी 220 पाउंड्स कम थी। उसने मन में सोचा, पहले जियो से उधार ले लूंगी, एडवांसमेंट के बाद जल्दी से जल्दी पैसे कमाने पड़ेंगे। उसने हर्मिट से कहा, ठीक है, हम कल इसी टाइम पर ट्रांजैक्शन करेंगे। इसके बाद हर्मिट ने ऑड्रे की तरफ देखा। ब्लैक हंटिंग जाइंट लिजर्ड का स्पाइनल फ्लूइड कंफर्म हो गया है, 1800 पाउंड्स। इल्यूजरी चाइम्स ट्री के फ्रूट का अभी कोई सुराग नहीं मिला है। ये भी बहुत अच्छा है, मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर। थैंक यू मैम हर्मिट। ऑड्रे ने ईमानदारी से शुक्रिया कहा। उसे कीमत की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन था, जिससे वो अपने पैसे चुपचाप यूज कर सकती थी। दोनों ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के बाद कैटलिया ने सबसे पूछा, मिथिकल क्रिएचर के ब्लड का कोई सुराग है? ये सुनते ही क्लेन ने तुरंत द वर्ल्ड को कंट्रोल किया और एक भारी आवाज में हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मतलब एक प्योर मिथिकल क्रिएचर से है? प्योर मिथिकल क्रिएचर मतलब इम्प्योर भी होते हैं? ये सुनकर ऑड्रे और बाकी सब हैरान और इंटरेस्टेड हो गए। कैटलिया भी एक पल के लिए चौंक गई और फिर बोली, और एक प्योर मतलब एक एंजेल का ब्लड, एक बूंद ही काफी है। उसने पहले डिटेल में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे लगा था कि इतनी हाई लेवल चीज टैरो क्लब में मिलना मुश्किल है जब तक कि मिस्टर फुल खुद हेल्प न करें। मेरे पास कुछ सुराग हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे हासिल कर पाऊंगा, और इसमें कम से कम 3 महीने और लग सकते हैं। क्लेन ने द वर्ल्ड से कहलवाया। ये सुनते ही पूरे टैरो क्लब में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि द वर्ल्ड के पास एक एंजेल के ब्लड का भी सुराग है। ये बंदा क्या नहीं कर सकता। ऑड्रे, फॉर्स और बाकी सबके दिमाग में मिस्टर वर्ल्ड की इमेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो गई। एल्गर को तो ये शक होने लगा था कि द वर्ल्ड शायद मिस्टर फूल के एंजेल से ही एक बूंद खून मांगने वाला है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एमलिन, जिसे अचानक लगा कि उसका एडवांसमेंट बाकी मेंबर्स जितना खास नहीं लग रहा, उसने धीरे से पूछा, मेरे पिछले कमीशन का कोई सुराग है? और जिसके ऊपर अब कर्ज था, तुरंत बोली, कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं, मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। ट्रेडिंग सेगमेंट के एंड में डेरिक ने ट्री ऑफ एल्डर्स की क्रिस्टलाइज रूट्स खरीदने की रिक्वेस्ट की और साथ ही गोल्डन एज्ड सनफ्लावर जैसे कुछ सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स भी मांगे, जो बाहर की दुनिया में तो कॉमन थे लेकिन फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में नहीं मिलते थे। एमलिन का ध्यान इस पर गया और उसने कहा, और ट्री ऑफ एल्डर्स की रूट्स और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स मिलना मुश्किल नहीं है। बदले में तुम क्या दे सकते हो? डेरिक ने सोचकर कहा, एक सीक्वेंस 5 वैम्पायर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। ये सुनते ही एमलिन दांत पीसते हुए बोला, सेंगुई जल्दी नहीं है, जब मुझे फैसला करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वो नहीं चाहता था कि ट्रांजैक्शन से मिली चीज और हंटिंग कॉम्पिटिशन का प्राइस सेम हो जाए। ठीक है, डेरिक ने आराम से कहा, क्योंकि वो पहले से ही द वर्ल्ड का कर्जदार था और इसके साथ ही फ्री एक्सचेंज का सेगमेंट शुरू हो गया। तो टैरो क्लब की गैदरिंग एक बार फिर से शुरू होती है और एंशिएंट पैलेस के अंदर का माहौल हमेशा की तरह मिस्टीरियस है। एल्गर यानी मिस्टर हैंगमैन क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर वाले मैटर को उठाने में कोई जल्दी नहीं करता, बल्कि वो सबसे पहले दसन यानी डेरिक की तरफ देखता है। वो पूछता है, क्या तुम लोग अभी भी आफ्टरनून टाउन में ही हो? डेरिक बहुत ही ईमानदारी से सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ, हमें कैंप सेट करने में काफी टाइम लग गया। वो आगे बताता है कि कैसे वो लोग छोटी छोटी टीम्स बनाकर बचे खुचे मॉन्स को एक एक गली करके खत्म कर रहे हैं ताकि कोई पुराने रूइंस या खजाने मिल सकें, और ये प्रोसेस भले ही स्लो है पर काफी सेफ है। मतलब डेरिक ने इतना डिटेल में जवाब दिया कि अगर मिस्टर हैंगमैन और भी कुछ जानना चाहते तो पूछ सकते थे। ये सब सुनकर ऑड्रे को काफी इंटरेस्ट आता है और वो अपना हाथ उठाकर पूछती हैं, तुम लोग इतने लंबे टाइम से आफ्टरनून टाउन में हो, तो खाने का जुगाड़ कैसे करते हो? क्या वहां आसपास कोई ब्लैक फेस्ट ग्रास है? उसे याद था कि लिटिलसन ने बताया था कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग यही घास उगाकर अपना गुजारा करते हैं। इस पर डेरिक सीरियस होकर जवाब देता है, हम अपने साथ उस घास का पाउडर तो लाए थे, लेकिन हमारा मेन फूड सोर्स उन मॉन्स्टर्स का शिकार करना है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक बार जब मॉन्स्टर में से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक निकल जाती हैं तो उसका मीट पकाने के बाद खाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, उस मीट में थोड़ा करप्शन होता है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए वो लोग उसे लगातार नहीं खा सकते, थोड़ा गैप देना पड़ता है।
यार सोच कर ही कितना अजीब लगता है, सर्वाइवल के लिए मॉन्स्टर्स को खाना पड़ रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर की लाइफ सच में बहुत मुश्किल थी। ये सुनकर ऑड्रे को उन डरावने मॉन्स्टर्स की याद आ जाती है जिनके बारे में लिटिल सन ने बताया था, और वो थोड़ी हिचकिचाहट से पूछती हैं, क्या वो बहुत डिस्गस्टिंग नहीं होता? अब ये सवाल सुनकर हमारी राइटर मिस मैजिशियन यानी कि फोर्स को एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर एमलिन की तरफ देखे बिना डेरिक से पूछती है, मुझे याद है तुमने बताया था कि डार्कनेस में वैम्पायर्स जैसे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जिनकी बॉडी से पस निकलता है और वो बहुत अगली दिखते हैं, तो उन्हें मारने के बाद तुम लोग कैसे खाते होगे? फोर्स का ये सवाल सुनकर एमलिन, जो कि एक सेंगुइन है, ये बताना ही भूल गया कि सेंगुइन वैम्पायर्स नहीं होते। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। डेरिक 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, कुछ मॉन्स्टर्स वाकई में बहुत डिस्गस्टिंग होते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जो भी खाने लायक होता है हम उसे खा लेते हैं। उसकी आवाज में एक भारीपन आ जाता है, जैसे उसे सिटी ऑफ सिल्वर पर लगे उस कर्ज का दर्द एक बार फिर से महसूस हो रहा हो। ये सुनते ही पूरे पैलेस में एक खामोशी छा जाती है। यहाँ तक कि एमलिन भी, जो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता था, कुछ नहीं बोल पाता। और इसी साइलेंस को तोड़ता यानी हमारा क्लेन, जो एक हल्की सी हंसी के साथ कहता है, चलो अब समुद्र की बात करते हैं। वो बताता है कि क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर का जहाज, जिसका नाम सिंगल आइड स्कल था, एक तूफान के बाद पास के एक बंदरगाह पर बहकर आ गया है। जहाज के मस्तूल टूटे हुए थे और उस पर जलने के निशान थे और कैप्टन समेत पूरा क्रू मारा गया था। कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब ऑड्रे और बाकी लोगों को तो पता नहीं था कि ये क्रेजी कैप्टन कौन है, इसलिए उन्हें इस न्यूज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, सिवाय इसके कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन एल्गर के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। वो मन ही मन सोचता है, अगर द वर्ल्ड इस मैटर पर ध्यान दे रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। तभी तो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के हिज एमिनेंस स्कॉटमैन ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। एल्गर थोड़ा सोचकर बोलता है, बयान में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर से जुड़े लोगों और मामलों की एक्टिवली जांच कर रहा है। क्लेन मन ही मन हंसता है, ही मुझे तो कमीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़े। और द वर्ल्ड के जरिए सीधे पूछता है, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पास क्या क्लूज हैं? एल्गर ईमानदारी से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिचुएशन को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ऑड्रे, जो ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसे रियलाइज होता कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। वो पूछती है, मिस्टर वर्ल्ड, क्या ये पायरेट्स के बीच की कोई आम लड़ाई नहीं है? यहाँ पर क्लेन एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलता है। वो ऑड्रे के सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय इस मौके का इस्तेमाल करता है ताकि वो ऑड्रे की सोच को थोड़ा बदल सके। वो जानता था कि ऑड्रे एक नोबल है और रॉयल फैमिली की तरफ झुकाव रखती है, इसलिए क्लेन उसे धीरे धीरे ये दिखाना चाहता था कि रॉयल फैमिली और मिलिट्री में भी बहुत बुरे लोग हैं। तो द वर्ल्ड एक रिलैक्स्ड लेकिन मजाक उड़ाने वाले टोन में कहता है, क्रेजी कैप्टन का कनेक्शन उन कॉलोनियल स्लेव्स के गायब होने से है जिनकी जांच मिस्टर हैंगडमैन पहले कर रहे थे। और फिर क्लेन सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करता है। वो बताता है, डिमोनिस सेक्ट लोगों को किडनैप करके वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी को सौंप देती है और वो उन्हें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचाती है। और फिर क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विट इस काम का लास्ट माइल पूरा करता है। ये पायरेट लोयन के कई ह्यूमन ट्रैफिकर्स और स्लेव मर्चेंट्स से जुड़ा हुआ था। और जब मैंने जनवरी में मिस्टर हैंगमैन को ये खबर दी थी तो किसी ने कहा कि इस केस में शामिल एक बंदा जिसका नाम बेलिन था, वो रॉयल फैमिली के वफादार MI9 के एक मेंबर के साथ था। यही नहीं, बैकलैंड का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर कैपिम उसके गार्ड्स आर्बिटर पाथवे के बियॉन्डर्स थे। अब इतनी सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि क्रेजी कैप्टन की मौत सिर्फ पायरेट्स की आपसी लड़ाई का नतीजा है? और फिर वो मजाक में कहता है, ही मैं तो हमेशा से सोचता रहा हूं कि इन सब के पीछे जो भी है उसे इतने सारे स्लेव्स की जरूरत क्यों है? ये सारे क्लूज जब ऑड्रे और एल्गर के सामने आते हैं तो उनके दिमाग की बत्ती जलाती हैं। ऑड्रे सोचती है, तो मिस्टर वर्ल्ड बैकलैंड छोड़कर समुद्र में इसीलिए गए थे ताकि वो ग्रेट स्मॉग और प्रिंस एडेसाक की मौत के पीछे का सच पता लगा सकें। और उनके दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से असली कातिल अभी भी रॉयल फैमिली में छिपा हुआ है और मिलिट्री का एक हिस्सा उसके लिए काम कर रहा है। कितने घटिया होगी, लोगों तो हेल में फेंक देना चाहिए। और तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, मिस्टर वर्ल्ड को कैसे पता कि कैपिम के गार्ड्स आर्बिटर पाथवे से थे? क्या उन्होंने उनसे लड़ाई की थी? और अचानक उसके दिमाग में सब कुछ जुड़ जाता है। कैपिम को हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर ने मारा था, तो उसे जरूर पता होगा कि कैपिम के गार्ड्स किस पाथवे के थे। हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर मिस्टर फूल का ब्लेस्ड है। मिस्टर वर्ल्ड का भी मिस्टर फूल से कनेक्शन है और उन्होंने कभी भी रॉसेल एम्परर की डायरी के पेजेस नहीं मांगे। इसका मतलब मिस्टर वर्ल्ड ही हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर है और वो मिस्टर फूल के ब्लेस्ड भी हैं। वो डायरी के पन्ने इसलिए नहीं जमा करते क्योंकि वो उन्हें प्राइवेट में देते होंगे। ये रियलाइजेशन ऑड्रे के लिए एक शॉक जैसा था और वो सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर वर्ल्ड रियल लाइफ में कैसे इंसान होंगे। भाई साहब, ये रिवलेशन एकदम नेक्स्ट लेवल था। ऑड्रे ने अकेले ही इतना बड़ा राज सुलझा लिया था। उधर एल्गर और कैटलिया को भी समझ आ जाता है कि गेहरमन स्पैरो ने ट्रेसी पर हमला क्यों किया था, क्योंकि वो बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग का सच जानने की कोशिश कर रहा था और इस सच में मिस्टर फूल इंटरेस्टेड थे।
फोर्स और एमलिन भी कैपिम का नाम सुनकर थोड़े बहुत समझ जाते हैं, क्योंकि हीरो बैंडिट ब्लैक एम्पर की कहानियां पिछले कुछ महीनों में बैकलैंड में बहुत फेमस हो गई थीं। उन्हें रियलाइज होता है कि बैकलैंड का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 2 सेकंड की खामोशी के बाद एल्गर सीरियस होकर कहता है, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। कैटलिया भी सिर हिलाकर कहती है, मैं भी इससे जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगी। फिर क्लेन द वर्ल्ड के जरिए एक और बड़ा खुलासा करता है। जिस रात क्रेजी कैप्टन की मौत हुई, उसके जहाज पर ब्लैक एम्परर पाथवे का एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर शायद डेमिगॉड मौजूद था, लेकिन वो जॉन कॉटमैन के पहुंचने से पहले ही भाग गया। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि टैरो क्लब अब सीधे सीधे डेमिगॉड से जुड़े मामलों पर डिस्कस कर रहा है। इसके बाद कैटलिया द वर्ल्ड की तरफ देखकर एक और खबर देती है, समुद्र में एक और घटना हुई है। पिछले हफ्ते क्रेजी एडवेंचरर गेरमन स्पैरो ने किंग ऑफ इमोर्टेलिटी के सेकंड मेट स्लॉटर किरचेस का शिकार किया, जो कि एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर था। कितना इंप्रेसिव है। फोर्स, जो खुद सिर्फ सीक्वेंस 8 पर थी, दिल से कहती है, हाँ वो सच में एक लेजेंडरी एडवेंचरर है। ऑड्रे भी हामी भरती है। एल्गर बिना किसी हैरानी के कहता है, इसी वजह से गेहरमन स्पैरो के ओरिजिन का पता लगाना सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जरूरी मिशन बन गया है। क्लेन तुरंत समझ जाता है कि एल्गा उसे हिंट दे रहा है कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने उसे गेहरमन की जांच करने के लिए कहा है। तो द वर्ल्ड हंसते हुए कहता है, मैं ये कमीशन कहां से क्लेम कर सकता हूं? मैं कुछ अनइम्पोर्टेंट जानकारी के बदले पैसे कमाना चाहता हूं। मैं गेहरमन स्पैरो के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। ये सुनकर एल्गर समझ जाता है कि मिस्टर वर्ल्ड उसे इशारा कर रहे हैं कि वो गेहरमन स्पैरो के बारे में ऐसी जानकारी चर्च को दे सकता है जो जरूरी लगे पर असल में मीनिंगलेस हो, और इसके बदले में इनाम और भरोसा हासिल कर ले। इसके बाद थोड़ी देर और फ्री एक्सचेंज चलता है और फिर ये गैदरिंग खत्म हो जाती है। तो भाई, चैप्टर 718 में क्लेन आखिरकार उस मिस्टीरियस बुक ग्रोसेल्स ट्रैवल्स के अंदर जाने का फाइनल डिसीजन ले लेता है। उसका प्लान सिंपल था, अपने स्पिरिट बॉडी का यूज करके उस बुक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। लेकिन हाँ, ऐसी किसी जगह जाने से एक्सेप्शन तो बनती हैं। उसने बुक के कवर पर ब्लड लगाने से पहले अपनी सारी इंपॉर्टेंट आइटम चेक किया। वो ब्लैक एम्परर वाला कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी अपने साथ नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि वो कार्ड बहुत ज्यादा आई कैचिंग था और क्लेन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बुक के अंदर का माहौल कैसा होगा। उसके बदले उसने एजिक का कॉपर व्हिसल यूज किया। इससे उसका स्पिरिट बॉडी अचानक से बहुत स्ट्रांग और सॉलिड हो गया। बेसिकली एक स्पिरिचुअल आर्मर पहन लिया ताकि अंदर जाते ही उसकी इंस्टेंट डेथ ना हो जाए। स्मार्ट मूव है ना? उसके बाद उसने क्रीपिंग हंगर पहना, हाथ में डेथ नेल पकड़ा और नाइटमेयर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर छुपा लिया। ये कैरेक्टरिस्टिक उसका ट्रम्प कार्ड था ताकि वो बुक वर्ल्ड के लोगों के सपनों में घुसकर इन्फॉर्मेशन निकाल सके। पूरी तैयारी के साथ उसने अपने खून की कुछ बूंदें बुक के कवर पर डालीं और बस जिसकी आंखों के सामने सब उसे ही विजन क्लियर हुआ, वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था। वहां ना कोई बर्फ थी, ना कोई सर्दी। सामने नीला आसमान था, सफेद बादल और एक पुराना सा शहर। क्लेन एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा हो गया और वहां के लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। उनका स्टाइल लोएन किंगडम के सदियों पुराने टाइम जैसा लग रहा था। अपने आप को देखा तो वो एक फॉर्मल टेलकोट में था जो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, तो एकदम मास्टर ऑफ डिस्गाइज की तरह। उसने झट से अपने कपड़े वहां के लोगों जैसे चेंज कर लिए। फिर वो शहर के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर एक सोल्जर ने उसे रोका और बोला, एंट्रेंस फीस 1 लिडल। अब क्लेन बेचारा सोचे, यार मुझे तो यह भी नहीं पता कि लिडल होता क्या है। तो उसने आगे आर्ग्यू करने के बजाय अपनी क्वासीरेथ वाली पावर का इस्तेमाल किया। बस एक छोटा सा माइंड ट्रिक और सोल्जर का ध्यान पीछे आ रहे एक मर्चेंट कैरवान पर चला गया और क्लेन आराम से शहर के अंदर एंटर कर गया। शहर के अंदर घूमते हुए वो काफी अलर्ट था। उसने नोटिस किया कि शहर काफी साफ सुथरा था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह दुनिया बिल्कुल असली लग रही थी। हर इंसान के पास स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स थे। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी स्टोन बिल्डिंग पर पड़ी जिसके बाहर लिखा था पैसोटे ब्लैकस्मिथ गिल्ड। वो यह सब सोच ही रहा था कि गिल्ड का दरवाज खुला और अंदर से एक विशाल जायंट बाहर निकला। उस जायंट की स्किन ग्रेश ब्लू थी और माथे पर एक ही आंख थी। अजीब बात यह थी कि सड़क पर चल रहे लोग उससे बिल्कुल नहीं डर रहे थे, बल्कि उसे ग्रीट कर रहे थे। एक आदमी ने बोला, गुड आफ्टरनून ग्रोसेल। ग्रोसेल, यह नाम सुनते ही क्लेन के होश उड़ गए। मतलब एकदम से प्लॉट ट्विस्ट आ गया। जिस ग्रोसेल की स्टोरी वो पढ़ रहा था, जो आखिरी चैप्टर में मर गया था, वो उसके सामने जिंदा खड़ा था। इससे पहले कि वो उसके पीछे जाता, ग्रोसेल एक दूसरी गली में मुड़कर गायब हो गया। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो पास के एक बार में घुस गया। बार के अंदर अंधेरा था। क्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसकी निगाहें एक जगह जम गईं। वहां काउंटर पर एक आदमी बैठा था जिसके सर पर काली नोकीली टोपी थी। वो कोई और नहीं, मोबेट ज़ोरोआस्ट्र था, द ड्रीम स्टीलर। क्लेन को वो सीन याद आ गया जब मोबेट मरते हुए सियट्स का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आज मोबेट उसके सामने आराम से बैठा था। क्लेन चुपचाप जाकर मोबेट के बगल में बैठ गया। वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था कि मोबेट खुद ही बात शुरू करेगा, और वैसा ही हुआ। मोबेट ने कहा, अजबी पेसोटे में पहली बार आए हैं। क्लेन ने झूठ बोल दिया, मैं नेशन ऑफ फ्रॉस्ट से आया हूं। यह सुनकर मोबेट जोर से हंसने लगा। बड़े मज़किया हो, यह जगह ही नेशन ऑफ फ्रॉस्ट है, या कह लो पहले थी। जब से किंग ऑफ द नॉर्थ को कुछ हीरोज ने मार गिराया,
यहाँ से बर्फ हमेशा के लिए चली गई है। फिर मोबेट ने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करनी शुरू कर दी। यार, मर्दों को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो गुस्से में भी मुझे मारती है, खुश होती है तब भी मारती है। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। क्लेन को समझ आ गया कि मोबेट ने सेठ से शादी कर ली है। तभी बार का दरवाज खुला और एक खूबसूरत आवाज आई, मोबेट बाहर आओ। सीएट्स थी। मैं 10 तक गिनती और नहीं आए तो कभी वापस मत आना। 10, 9। मोबेट ये सुनते ही उछल पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। भागते हुए बोला, मुझे पता है तुम 8 के बाद सीधा 2 गिनती हो। यह देखकर क्लेन को सब कुछ क्लियर हो गया। असली मोबेट और सीएट्स तो मर चुके थे। यह लोग बस उस किताब के कैरेक्टर्स हैं, उनकी आत्माएं नहीं, बस उनके वर्जन हैं जो एक अलग, शायद हैप्पी एंडिंग वाली जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद क्लेन ने उस दुनिया के स्पिरिट वर्ल्ड को चेक किया और जैसा उसने सोचा था वो नकली था। वहां 7 डिवाइन लाइट्स नहीं थीं। आखिर में वो ग्रोसेल के घर पहुंचा जो एक ब्लैकस्मिथ शॉप चला रहा था। जायंट आराम से सो रहा था। क्लेन सीधा उसके पास गया और अपने नाइटमेयर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करके उसके सपने में एंटर कर गया। उसके सपने के अंदर अजीब से सीन्स आने लगे और आखिर में एक सीन पर रुक गए। वहां एक जंगल था और उसके पार एक पहाड़ पर एक विशाल महल बना हुआ था। वो महल जायंट किंग्स कोर्ट था। क्लेन ने उसे पहले भी एक सपने में देखा था, लेकिन इस बार एंगल बिल्कुल अलग था। इस बार वो महल को सामने से नहीं बल्कि पीछे से देख रहा था। इस नए पर्सपेक्टिव का क्या मतलब था? यह एक नया राज था, इस बुक के अंदर दफन था। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि क्लेन एक बुक वर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ है और अब कहानी और भी इंटेंस हो जाती है क्योंकि वो एक जाइंट यानी एक दैत्य के सपने में एंटर कर चुका है जिसका नाम है ग्रोसेल। तो सीन की शुरुआत होती है और क्लेन अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक घने जंगल के सामने पाता है। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। ये जगह थी वेनिंग फॉरेस्ट, वही जंगल जिसकी रखवाली ग्रोसेल उस जमाने में करता था जब वो जाइंट किंग के दरबार का गार्ड था। मतलब क्लेन सीधा ग्रोसेल की यादों के सेंटर में पहुंच गया था। और ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ दसियों मीटर ऊंचे थे और इतने मोटे कि कई जाइंट्स मिलकर भी उन्हें गले नहीं लगा सकते थे। लेकिन पेड़ों की छाल पर सड़न के निशान थे और पत्तियां सूखी और मुरझाई हुई थीं, जो मिलकर एक काले बादल जैसा डरावना सीन बना रही थीं। क्लेन देखता है कि ग्रोसेल और उसके जैसे दूसरे जाइंट्स हाथ में कुल्हाड़ी या बड़ी तलवारें लेकर जंगल के बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोसेल ने क्लेन को बताया था कि इस वेनिंग फॉरेस्ट में जाइंट किंग ऑर्मिर के माता की बॉडीज दफन हैं और किंग के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि इन गार्ड्स को भी नहीं। मतलब ये एक बहुत ही पवित्र और सीक्रेट जगह थी। और किंग के पेरेंट्स कोई नॉर्मल जाइंट्स नहीं थे, वो ओरिजिनल जाइंट्स थे जो सबसे क्रेजी, सबसे क्रूर और खूंखार माने जाते थे। ये सब सोचते सोचते क्लेन को अचानक अजीब बात महसूस होती है। उसे याद आता है कि जिस ग्रोसेल से वो बुक वर्ल्ड में मिला था वो तो एक नॉर्मल जाइंट था जिसका जाइंट किंग के कोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर उसे ऐसा सपना क्यों आ रहा है? यहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ध्यान से सुनना। क्लेन को साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की एक थ्योरी याद आती है जिसके बारे में जस्टिस और मैम डेली ने बात की थी। थ्योरी ये थी कि जब ये बुक वर्ल्ड किसी कैरेक्टर को बनाता है तो वो शायद ओरिजिनल कैरेक्टर के सबकॉन्शियस या कलेक्टिव सबकॉन्शियस को कॉपी कर लेता है और फिर उसमें छोटे मोटे बदलाव करके उसे बुक की कहानी के हिसाब से फिट कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि बुक वाले ग्रोसेल का सपना उसके असली सबकॉन्शियस से प्रभावित था और इसीलिए वो जाइंट किंग के कोर्ट वाली लाइफ को फिर से जी रहा था। मेरे हिसाब से ये बुक का ऑथर सच में बहुत क्रूअल था। कैरेक्टर्स को कॉपी करके उन्हें एक नई फेक लाइफ में डाल देना, ये तो एक तरह का टॉर्चर ही हुआ। लेकिन जैसे ही क्लेन के दिमाग में ये बात आती है उसे रियलाइज होता है कि ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जाइंट किंग के कोर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक सुनहरा मौका था। वो पहले तो असली ग्रोसेल से ये सब पूछने वाला था, लेकिन बेचारा ग्रोसेल नॉर्थ के किंग यूलिसन से लड़ते हुए मारा गया था और उसकी आत्मा बुक वर्ल्ड से निकलते ही इतनी जल्दी गायब हो गई कि क्लेन को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। पर अब उसके पास एक दूसरा रास्ता था, ग्रोसेल का सपना एक्सप्लोर करना। क्लेन जानता था कि सपने में कुछ चीजें बढ़ा चढ़ाकर या अजीब हो सकती हैं, लेकिन काफी हिस्सा तो असलियत पर ही बेस्ड होगा। बस से ध्यान से सच और कल्पना के बीच का फर्क समझना था। उसे पता था कि ग्रोसेल कभी वेनिंग फॉरेस्ट के अंदर गया ही नहीं था, तो उसके अंदर के सीन तो पक्का उसकी कल्पना ही होंगे, इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। तो क्लेन अपनी नजर उस पहाड़ पर डालता है जहां किंग का कोर्ट था। वो पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, जिसका मतलब था कि जंगल और कोर्ट काफी पास पास थे। अब क्लेन टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधा ग्रोसेल के पास जाता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो और बड़े ही रिलैक्स टोन में पूछता है किंग के कोर्ट में वापस कैसे जाना है। वो जानता था कि ग्रोसेल एक ईमानदार जाइंट है और अपने सपने में तो वो और भी ज्यादा ईमानदार और सीधा साधा होगा। ग्रोसेल अपने सिर के पीछे खुजलाता है और कंफ्यूज होकर नीचे देखते हुए कहता है, बैरन टनल से ही तो जाते हैं। उसने आगे इशारा करते हुए कहा, उस बड़े से पत्थर के चारों ओर घूमकर जाओगे तो दिख जाएगी। थैंक यू, क्लेन ने झुककर कहा। जैसे ही क्लेन वहां से जाने लगता है, ग्रोसेल फिर से अपना सिर खुजलाता है और कंफ्यूजन में खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन था? मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उस पत्थर के पीछे घूमने के बाद क्लेन के सामने का नजारा एकदम खुल जाता है।
वहां कम से कम 30 मीटर्स ऊंची एक विशाल गुफा थी और गुफा के बाहर एक पत्थर का स्टीले यानी एक खंभा खड़ा था। उस पर एक सीधी आंख, एक ऊंची नाक और मोटे होंठ खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जाइंट का सिर पत्थर में घुस गया हो और सिर्फ सामने का चेहरा दिख रहा हो। जैसे ही क्लेन पास पहुंचता है, स्टीले पर बना मुंह खुल जाता है। एक भारी आवाज आती है, तुम समय से पहले किंग के कोर्ट में वापस क्यों आ रहे हो? हिज मैजेस्टी के आदेश से, क्लेन ने बिना घबराए जवाब दिया। आखिर इस सपने में मौजूद सभी लोगों का इंटेलिजेंस लेवल सपने के मालिक यानी ग्रोसेल के बराबर ही था, जो ज्यादा स्मार्ट तो नहीं था। स्टीले पर बन होने एक गुनगुनाने की आवाज आई, एक सवाल का जवाब दो वरना तुम आगे नहीं जा सकते। काश मैं अपने साथ एरोडेस को लाया होता, उसे यहां देखकर बहुत मजा आता। क्लेन ने मन ही मन सोचा और शांति से सिर हिलाया। ठीक है। स्टीले के होंठ 3 सेकंड के लिए बंद और फिर खुले। अगर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी और एक ऐसी औरत जिसे तुम पसंद करते हो तुमसे पूछे कि उन तीनों में सबसे सुंदर कौन है, तो तुम किसे चुनोगे? भाई साहब, ये सवाल सुनकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। ये तो मैजिक मिरर के स्टाइल से बिल्कुल अलग था। ये तो सीधा सीधा एक डेथ ट्रैप वाला सवाल था। क्लेन के होंठ कांप गए और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। लगभग 10 सेकंड सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मेरी इंटेलिजेंस इस मामले को तय करने के लिए काफी नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ये काम सौंपूंगा जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं ऐसा सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं जो मुझे मरवा दे? उसने मन ही मन सोचा, ये ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? स्टीले पर बना जाइंट का चेहरा कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। क्लेन ने बहुत ही सीरियस होकर जवाब दिया, बेशक हमारे किंग। भाई, क्लेन का जवाब सुनकर तो वो पत्थर का चेहरा भी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुमने सवाल का जवाब दे दिया, तुम जा सकते हो। क्लेन तुरंत उस अजीब से स्टीले को पार करके गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का फर्श बड़े बड़े पत्थर के पैनल से बना जो काफी पुराने लग रहे थे। दीवारों और छत पर म्यूरल्स यानी पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जिनमें जाइंट्स और ड्रैगन्स की लड़ियों की कहानियां थीं। वो लोग डेमोनिक वुल्फ्स, म्यूटेंट्स और फीनिक्स से लड़ रहे थे। ड्राइंग का स्टाइल थोड़ा कच्चा था और कलर चॉइस भी डार्क थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा विविड यानी जीवंत लग रही थी। क्लेन आगे बढ़ते हुए इन म्यूरल्स को देखने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसे सूखे हुए खरपतवार और कंकड़ पत्थर भी दिख रहे थे, और जितना अंदर वो जाता, पानी की कमी और लाइफ का डिक्लाइन उतना ही साफ नजर आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद क्लेन को एक बहुत ग्रे ब्लू कलर का खुला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के दोनों तरफ 4 से 5 मीटर ऊंचे जाइंट्स खड़े थे। ये गार्ड्स ग्रोसेल और बाकी लोगों से अलग थे। उन्होंने सॉलिड और सुंदर काले लोहे का कवच और हेलमेट पहना हुआ था, और वो 2 विशाल मूर्तियों की तरह लग रहे थे। उन्होंने क्लेन को नहीं रोका और उसे दरवाजे से गुजरकर अंदर हॉल में जाने दिया। हॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना कि उसमें मुश्किल से 5-6 जाइंट्स ही आ सकते थे। क्लेन अभी अपने आसपास देख ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे पूरे हॉल को किसी अदृश्य हाथ ने ऊपर खींच लिया हो और हॉल तेजी से ऊपर उठने लगा। ये तो जाइंट किंग के कोर्ट का एलिवेटर था। करीब 10 सेकंड में एक धड़ाम की आवाज हुई और हॉल रुक गया। अब दरवाजे के बाहर गुफा की टनल नहीं, बल्कि पत्थर के खंभों पर टिका एक शानदार महल था। क्लेन उस एलिवेटर से बाहर निकला और बड़े इंटरेस्ट के साथ चारों ओर देखने लगा। बाहर इंसानों से भी ऊंची एक लंबी टेबल और बहुत बड़ी कुर्सियां रखी थीं। दोनों तरफ कमरे थे, जिनके अंदर बिस्तर बड़े करीने से लगे हुए थे, मतलब ये गार्ड्स के रहने की जगह थी। क्लेन की नजर एक म्यूरल पर जाकर रुकी। उस पेंटिंग का मेन कैरेक्टर एक जाइंट था। इसने पूरे शरीर पर सिल्वर कलर का कवच पहना हुआ था। वो एक चट्टान के किनारे पर खड़ा था और उसके हाथ में एक तलवार थी जो ऊपर की ओर उठी हुई थी। उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी, जैसे उगता हुआ सूर्य हो। बहुत सारे जाइंट्स इसके चारों ओर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जाइंट किंग का बेटा, गॉड ऑफ ऑन बैड हेल, क्लेन ने सोचा। उसने म्यूरल के मेन कैरेक्टर का चेहरा देखा, जो एक मास्क से ढका हुआ था। उसकी आंखों से बस सुबह की रोशनी जैसी चमक आ रही थी। ये तो बैकलैंड के अंडरग्राउंड रूइंस में मिले गॉड ऑफ कॉम्बैट के स्टैच्यू जैसा ही था। उसका चेहरा भी पूरी तरह से मास्क के पीछे छिपा था। क्वीन मिस्टिक ने एक बार कहा था कि गॉड ऑफ कॉम्बैट एक जाइंट है जो पुराने जमाने से जिंदा है। तो क्या गॉड ऑफ कॉम्बैट ही जाइंट किंग का बेटा है? क्या गॉड ऑफ डॉन किंग के कोर्ट के विनाश से बच गया था और बाद में उसने अपने पिता की अथॉरिटी वापस हासिल कर ली? ये एक बहुत बड़ा गेस था, लेकिन क्लेन के पास इसका कोई सबूत नहीं था। उसने हॉल की दूसरी दीवार पर देखा, वहां भी एक म्यूरल था, लेकिन इस बार मेन कैरेक्टर गॉड ऑफ डॉन नहीं, बल्कि एक फीमेल जाइंट थी जिसने लेदर वेस्ट और लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। वो साइड में खड़ी थी। उसके चेहरे के फीचर सॉफ्ट थे और उसकी अकेली सीधी नीचे की ओर देख रही थी। उसके डार्क ब्राउन बाल उसकी पीठ तक लंबे थे। उसके हाथ में गेहूं और फल जैसी चीजें थीं और उसके चारों ओर सुनहरे खेत, साफ झीलें और फलों से लदे पेड़ थे। ये जरूर जाइंट क्वीन, गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट ओमेबेला होगी। क्लेन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे जाइंट किंग ऑर्मिर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई म्यूरल नहीं मिला। शायद ये दूर के गार्ड्स का निवास था, इसलिए यहाँ प्राचीन भगवान का कोई चित्रण नहीं था। क्लेन धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसने क्रीपिंग हंगर को एक्टिवेट किया और एक ज़ॉम्बी की ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला। लेकिन बाहर वैसा महल नहीं था जैसा उसने सोचा था। बाहर एक ग्रे धुंधली दुनिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चट्टान के किनारे पर हो जिसके नीचे एक अथाह गड्ढा था। मिस जस्टिस के अनुभव के अनुसार ये सपने की बाउंड्री थी।
यहाँ से नीचे जाने का मतलब था ग्रोसेल के सबकॉन्शियस में उतरना और फिर कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समुद्र में पहुंचना। मिस जस्टिस को इंसानों के कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समुद्र में एक माइंड ड्रैगन मिला था, तो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन द्वारा बनाए गए इस बुक वर्ड में कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समुद्र में क्या होगा, ये सोचते हुए क्लेन ने एक सीढ़ी बनाई जो उस धुंधली दुनिया में नीचे की ओर जा रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ क्लेन ने उस अनजान दुनिया में अपना कदम रख दिया, ये जानने के लिए इस सपने की गहराई में कौन से राज छिपे हैं। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन ग्रोसेल नाम के एक जाइंट के सपनों की दुनिया में है जो एक जादुई किताब में फंसा हुआ है। अब इस चैप्टर में क्लेन और भी गहराई में जाने का फैसला करता है, सीधा ग्रोसेल के सबकॉन्शियस माइंड में। ये कोई मजाक नहीं था, ये किसी के दिमाग के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में उतरने जैसा था। वो एक सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करता है और जैसे जैसे वो नीचे जाता है आसपास की रोशनी धुंधली और ग्रे होती जाती है। पूरी दुनिया एकदम खामोश थी, इतनी खामोश कि क्लेन को अपने ही खून के बहने और दिलकन की आवाज सुनाई देने लगती है। और भाई, उसका दिल डर के मारे तेज धड़कने लगता है, एक ऐसा डर जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सीन बहुत ही इंटेंस है क्योंकि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। असली लड़ाई तो क्लेन के अपने दिमाग में चलने के लिए खुद को शांत कंडीशन वाली टेक्निक यूज करता है। वो अपने मन में रोशनी के गोलों की कल्पना करता है ताकि उसका इमोशनल बैलेंस बना रहे। उसके साइड में एक ग्रे व्हाइट चट्टान थी जो ग्रोसेल के कॉन्शियसनेस का सिंबल थी, एकदम शांत और मुर्दा, लेकिन आसपास की धूम में कभी कभी रोशनी चमकती थी और उन रोशनियों में ग्रोसेल की यादें दिख रही थीं। एक फ्लैश में क्लेन ने देखा कि एक जाइंट एक इंसान को फाड़ कर खा रहा है और बेचारा ग्रोसेल डर के मारे कांप रहा था। उस वक्त ग्रोसेल खुद भी छोटा था, शायद अपनी टीनेज में होगा। ये यादें एक पल के लिए चमकती और फिर गायब हो जाती, जैसे किसी पुरानी फिल्म की टूटी हुई रील हो। क्लेन अभी इन यादों से कोई काम की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे अचानक किसी जानवर के हाँफने जैसी आवाज सुनाई दी और फिर जोर से धुंध में से एक बहुत बड़ा हाथ निकला। उस हाथ की स्किन ग्रे ब्लू थी और वो पूरी तरह से सड़ा हुआ लग रहा था। उस पर पीला हरा लिक्विड लगा हुआ था। उस हाथ ने सीधा क्लेन के टखने को पकड़ने की कोशिश की और भाई, ये तो बस शुरुआत थी। उस हाँफने की आवाज के साथ नीचे सीढ़ियों से एक के बाद एक वैसे ही सड़े हुए हाथ निकलने लगे, जैसे वो क्लेन की आत्मा को खींचकर दिमाग की सबसे गहरी खाई में ले जाना चाहते हों। देखते ही देखते अनगिनत सड़े हुए हाथ एक झुंड की तरह ऊपर आने लगे और उनकी डरावनी हाँफने की आवाज से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि क्लेन डर के मारे 3 सीढ़ियां ऊपर कूदना पड़ा, लेकिन वो हाथ रुके नहीं। वो कीड़ों की तरह सीढ़ियों पर रेंगते हुए ऊपर बढ़ते रहे, हर एक इंच जगह को कवर करते हुए। क्लेन का पहला रिएक्शन था कि वो अपनी रिवॉल्वर डेथ नेल निकाले और प्यूरिफाइंग बुलेट्स का इस्तेमाल करके इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला था, उसके दिमाग में 2 सवाल आए, ये हाथ कहाँ से रहे हैं और ये ग्रोसेल के सबकॉन्शियस में क्यों हैं। ये सवाल आते ही उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन एक्टिवेट हो गया और उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने तुरंत डेथ नेल यूज करने का इरादा छोड़ दिया और वापस खुद को हाथ असली नहीं थे, ये ग्रोसेल के सबकॉन्शियस का बनाया हुआ एक जाल था, एक इल्यूजन। ये उसके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म था। और देखो, जैसे ही क्लेन ने ये रियलाइज किया और शांत हो गया, वो सड़े हुए हाथ जो उसके पैरों तक पहुंच चुके थे अचानक गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। यहाँ क्लेन को एक बहुत जरूरी बात समझ आई, किसी के दिमाग में घुसना सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं है। यहाँ 2 दिमाग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपके पास अपने मन को बचाने वाली बियॉन्डर पावर्स नहीं है तो आप जितना गहरा जाओगे उतना ही आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होने का खतरा बढ़ जाएगा। सामने वाले का सबकॉन्शियस धीरे धीरे आप पर हावी हो जाएगा, आपकी बियॉन्डर पावर्स को कट कर देगा और आप एक ऐसे मेंटल पेशेंट बन जाओगे जो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये कोई नॉर्मल स्पिरिट से बात करने जैसा नहीं था जहां सिर्फ होश में रहने से काम चल जाता है। यहाँ तो आप पहले से ही टारगेट की पावर के अंदर हो। ये सब समझने के बाद क्लेन ने फैसला किया कि और आगे जाना सुसाइड करने जैसा होगा। उसके पास अपने दिमाग को बचाने वाली कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो मुड़ा और वापस ऊपर चढ़ने लगा। उसने सोचा, जब मुझे इस काम के लिए कोई मिस्टिकर आइटम मिलेगा तब वापस एक्सप्लोर करने का सोचूंगा। ये एक स्मार्ट मूव था। हीरो बनने के चक्कर में जान गंवाने का कोई मतलब नहीं था। वो जल्दी से ऊपर चढ़ा और एक छलांग लगाकर वापस ग्रोसेल के ड्रीम एस्केप में यानी जाइंट किंग के कोर्ट के गार्ड क्वार्टर में पहुंच गया। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लेन उस किताब की दुनिया में घूम रहा है और कुछ बहुत जरूरी बात सोच रहा है। उसने सोचा, मैं अब तक ग्रोसेल मोबेट और सियाटास से मिल चुका हूं जो सब मर चुके थे। मैंने स्नोमैन और फिलॉसफर फ्रंजियर के बारे में भी सुना जो भी मर चुके हैं, लेकिन एंडरसन हुड, एडविना एडवर्ड्स डेनिट्स या मेरा खुद का कैरेक्टर गेरमन स्पैरो यहाँ नहीं है। इससे उसके दिमाग में 2 थ्योरी आईं। पहली कि इस किताब में सिर्फ मरे हुए लोग ही नए कैरेक्टर बनकर जिंदा होते हैं, या दूसरी जो ज्यादा खतरनाक थी कि जो लोग इस किताब में ज्यादा वक्त बिताते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं, उनका सबकॉन्शियस कॉपी होकर एक नया कैरेक्टर बन जाता है। अगर दूसरी थ्योरी सच थी तो क्लेन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। इसका मतलब था कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुका तो गेरमन स्पैरो का एक परमानेंट कैरेक्टर इस किताब में बन सकता है।
उसने फैसला किया कि जब तक सच्चाई पता चले वो दूसरी थ्योरी को ही सच मानकर चलेगा और यहाँ कम से कम टाइम स्पेंड करेगा। सावधानी बरतना हमेशा सही होता है। वो जैसे ही ग्रे फॉग के ऊपर वापस जाने वाला था, उसे एक और जाना पहचाना चेहरा दिखा। फ्रंजियार, काले बालों और नीली आंखों वाला वो सोल्जर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा था और आसमान को घूर रहा था। क्लेन को याद आया कि इस सोल्जर की राख अभी भी उसी के पास है जिसे उसे बैकलैंड के चर्च में वापस भेजना था। वो चुपचाप फ्रंजियार के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने ऐसे ही पूछ लिया, क्या सोच रहे हो? फ्रंजियार ने बिना नजर हटाए एक सपने जैसी आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे वापस कैसे जाना है। और फिर वो खुद ही हंसकर बोला, मुझे हमेशा लगता है कि मैं नहीं हूं और कोई जगह है जो मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं ऐसे फालतू सवाल सोचता हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे फिलॉसफर का टाइटल दे दिया है। ये सीन बहुत ही गहरा और दुखद था। एक कैरेक्टर जो बस एक सबकॉन्शियस की कॉपी है, वो खुद अपनी असलियत पर सवाल उठा रहा है। क्लेन ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप उसके साथ बैठकर डूबते सूरज को देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से गायब हो गया। फ्रंजियार को पता भी नहीं चला कि उसके बगल में बैठा इंसान जा चुका है। वो बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह दूर देखता रहा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं मैन यानी एल्गर विल्सन के पास। एल्गर अपने जहाज ब्लू अवेंजर पर है और वो मिस्टर फूल से अपना इनाम पाने के लिए एक रिचुअल कर रहा है। एक चमकीला दरवाजा खुलता है और उसके सामने दो चीज प्रकट होती हैं। एक कागज का टुकड़ा था और दूसरा एक ट्रांसलूसेंट जेलीफिश जैसा बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। ये ओशन सॉन्गस्टर का कैरेक्टरिस्टिक था। एल्गर ने उसे चेक किया और पाया कि उसमें से एक औरत की आवाज आ रही है, जिसे सुनकर उसने राहत की सांस ली। इसका मतलब ये था कि ये कैरेक्टरिस्टिक चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के किसी हाई रैंकिंग मेंबर का नहीं है, क्योंकि चर्च में कोई भी फीमेल हाई रैंकिंग मेंबर नहीं थी। मतलब वो अभी भी सेफ था। इसके बाद उसने कागज खोला जिस पर ओशन सॉन्गस्टर पोशन का फॉर्मूला लिखा था, लेकिन जब उसने एडवांसमेंट रिचुअल पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। रिचुअल था, पोशन को एक ऑबनिंस के पेट में पियो। ऑबनिंस समुद्र के वो खतरनाक दैत्य थे जिन्हें ज्यादातर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स कंट्रोल करता था। अब एल्गर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चर्च से छिपकर एडवांस होने के लिए उसे चर्च के ही पाले हुए एक मॉन्स्टर को ढूंढना था। ये तो नामुमकिन लग रहा था। उसके दिमाग में दो रास्ते आए, या तो वो क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट से मदद मांगे जो बहुत रिस्की था, या फिर वो मिस्टर फूल से प्रार्थना करे। उसे याद आया कि मिस्टर फूल के पास ही गॉड की अथॉरिटी है और वो समुद्र के सारे जीवों को कमांड कर सकते हैं। मतलब मिस्टर फूल जरूर जानते होंगे कि ऐसा ऑबनिंस कहाँ मिलेगा जो चर्च के कंट्रोल में नहीं है। उसने फैसला किया कि वो चर्च में अपनी रिपोर्ट देने के बाद मिस्टर फूल से प्रार्थना करेगा। आखिर में उसने फॉर्मूला याद करके उसे जला दिया और एक मैप पर एक जगह को दे, बांसी हार्बर। ये वही जगह थी जो रहस्यमयी तरीके से तबाह हो गई थी और एल्गर अब वहां जाकर देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a